एग्जामिनर में लाइन लिखी होती है, उसकी लाइन स्कीम होती है सी। दोस्तों मैं अपनी इस कहानी को शुरू करता हूं क्वीन एलिजाबेथ से और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से। एलिजाबेथ कौन सी डायनेस्टी से थी आपको पता है? ट्यूडर डायनेस्टी से। एक हिस्टोरियन थे जॉन गाय, उन्होंने कहा है कि जब तक इस डायनेस्टी ने एक्टिवली इंग्लैंड पर कंट्रोल किया, इंग्लैंड तब तक इकोनॉमिकली बहुत हेल्दी था, खास करके क्वीन एलिजाबेथ के टाइम पर। इस टाइम पर इंग्लैंड में बहुत बड़ी-बड़ी चीजें हुई, जैसे कि ब्लैक डेथ, रेफॉर्मेशन और हेनरी VIII ने जब रेफॉर्मेशन के टाइम पर चर्च पर पूरा कंट्रोल कर लिया था। ऐसी बड़ी-बड़ी चीजें हुई। एलिजाबेथ से पहले अगर ट्यूडर डायनेस्टी में कोई मोनार्क सबसे फेमस है तो वो है हेनरी VIII। हेनरी VIII के बाद में एडवर्ड आया, फिर मैरी आई और उसके बाद में आती है एलिजाबेथ। इन सब में से अगर किसी को सबसे ज्यादा इंग्लैंड में पीस मेंटेन करने का क्रेडिट दिया जाए तो सबसे पहले आएगी क्वीन एलिजाबेथ। और इनकी एज को इंग्लिश हिस्ट्री में गोल्डन एज भी कहा जाता है। ब्रिटेन के लिए एक सिंबल का यूज किया जाता है दोस्तों, एक फीमेल वॉरियर है, इसको ब्रिटानिया कहा जाता है। ये अपने हाथ में कुछ हथियार लेकर, सिर पर इसने हेलमेट पहन रखा है। दोस्तों ये जो है ना, इसको कहा जाता है ब्रिटानिया, और ये ब्रिटेन की नेशनल आइडेंटिटी। और तो और वहां का एक पैट्रियोटिक सॉन्ग भी है, ब्रिटेन का रूल ब्रिटानिया। मतलब ये एक सॉन्ग भी है, पोएम भी है, जिसको लिखा था फेमस स्कॉटिश पोएट जेम्स थॉमसन ने। और दोस्तों फर्स्ट टाइम ये ब्रिटानिया नाम इंग्लैंड के लिए 1572 में यूज किया गया था। ये चीजें दिखाती है कि इस टाइम पर इंग्लैंड के लोग अपनी नेशनल प्राइड को लेकर कितना सीरियस थे। और इसी टाइम पर ये इंटरनेशनल एक्सपेंशन में भी लगे हुए थे दोस्तों, मतलब कॉलोनीज बसा रहे थे जगह जगह जाकर, नए देशों को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया था। लेकिन इस वक्त इंग्लैंड वालों के लिए प्रॉब्लम बढ़ गई थी। जब क्वीन एलिजाबेथ नई नई क्वीन बनी थी तो उस वक्त इंग्लैंड में कैथोलिसिज्म खत्म हो गया था। मैंने आपको बताया था कि इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन हुआ था। उसके बाद इंग्लैंड में कैथोलिसिज्म खत्म हो गया। और दूसरी चीज क्या थी, ऐसा कहा जाता है कि उस टाइम पर स्पेन का राजा था फिलिप, उसने एलिजाबेथ को प्रपोजल भेजा था शादी के लिए, तो एलिजाबेथ ने मना कर दिया था। उसकी वजह से स्पेन इससे नाराज हो गया इंग्लैंड से। और ऐसा भी कहा जाता है कि इंग्लैंड काफी पहले से स्पेन का अलायंस था और एलिजाबेथ के आते ही ये अलायंस टूट गई। उस टाइम स्पेन का राजा था फिलिप सेकंड, उसने प्रपोजल भेजा था, एलिजाबेथ ने रिजेक्ट कर दिया। और स्पेन के हाथों में पावर बहुत थी उस टाइम पर, उसने अटैक कर दिया इंग्लिश चैनल पर, जिसको स्पेनिश अर्माडा बोला जाता है। मैंने पहले भी वीडियोस में जिक्र किया है, लेकिन आज थोड़ा डिटेल में बता रहा हूं। ये अर्माडा फेल हो गया था। अब जिन भी रीजंस की वजह से फेल हो गया, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उस वक्त शायद स्पेन ने ढंग से तैयारी नहीं की थी। हालांकि इस एज में एलिजाबेथ के पास में मिलिट्री नहीं थी, एलिजाबेथ के पास में भी कोई खास मिलिट्री नहीं थी, इतनी मजबूत नहीं थी, लेकिन जितना हो सका इन्होंने अपनी एज में पीस मेंटेन करने के लिए लड़ाइयां जितना हो सका अवॉइड की। और इसी टाइम पर कहा जाता है कि इंग्लैंड को अपनी नेवी की ताकत का पता चला था। हेनरी VIII ने अपने टाइम पर रॉयल नेवी को लॉन्च किया था, लेकिन उनके बेटे एडवर्ड ने और मैरी ने इसको कंप्लीटली इग्नोर कर दिया। लेकिन दोस्तों एलिजाबेथ ने इसकी स्ट्रेंथ पहचानी और उस टाइम पर एलिजाबेथ का नेवी कमांडर था जॉन हॉकिंस। जॉन हॉकिंस के लिए ऐसा कहा जाता है कि स्लेव ट्रेड में इस बंदे का बड़ा नाम है और स्पेनिश अर्माडा को इसी ने खदेड़ा था। कैसे खदेड़ा था? इसने इंग्लिश नेवी को फिर से डिजाइन किया, ऐसे शिप्स बनाए जो स्पीड में चल सके, तेज चल सके और ज्यादा चल सके। जॉन हॉकिंस के अलावा और भी कमांडर्स थे जो इस काम में शामिल थे दोस्तों, और इन सबको सी डॉग्स कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि एलिजाबेथ इनके जरिए रेड्स डलवाती थी, जो भी इंग्लैंड के दुश्मन हो हाथ खड़ी करवाती थी। इन सी डॉग्स ने बड़ा सपोर्ट किया था। कैसे? देखो, शिप्स आते थे जिनमें गोल्ड और सिल्वर भरा रहता था, जो अपनी कॉलोनी से लूट लूट कर लाते थे, तो उन शिप्स पर ये रेड डलवाती थी। और ये काम कौन करता था? इनके सी डॉग्स। और दोस्तों इनके अमीर होने की दूसरी वजह थी स्लेवरी। इंग्लैंड इसी टाइम पर पैसे वाला बना था। एलिजाबेथ को इंग्लैंड कोई खजाने के रूप में भरा पूरा नहीं मिला था। इस टाइम पर लंदन का स्टॉक मार्केट भी एस्टैब्लिश हुआ था, जिसका नाम था रॉयल एक्सचेंज। आप समझ सकते हो कि इसको गोल्डन एज क्यों कहा जाता है। पैसा रहेगा तो शांति रहेगी, और शांति रहेगी तो लिटरेचर पलेगा बोलेगा। दोस्तों शांति कितनी भी थी, लेकिन ये सतह पर थी। अंदर क्या चल रहा था मैं आपको बताता हूं। एलिजाबेथ पर उस टाइम पर खतरा बहुत था। मतलब उस टाइम पर एलिजाबेथ को मारने की साजिश चल रही थी। जैसे कई लोगों ने कोशिश भी की थी। एक बंदे का नाम था रॉबर्टो रेडोल्फी। ये एक बैंकर था जिसने एलिजाबेथ को असैसिनेट करने की कोशिश की थी, जिसको रेडोल्फी प्लॉट के नाम से जाना जाता है। क्योंकि जो भी कैथोलिक्स एलिजाबेथ को मारना चाहते थे, एलिजाबेथ प्रोटेस्टेंट थी, इनको मारकर मैरी को इंग्लिश थ्रोन पर बैठाना चाहते थे। एक टॉप मॉडर्न नाम के आदमी ने भी एलिजाबेथ को मारने की कोशिश की थी, लेकिन वो भी फेल हो गया। इन सब प्लॉट्स का रीजन था एलिजाबेथ प्रोटेस्टेंट थी और वो लोग चाहते थे कि इंग्लैंड में फिर से रोमन कैथोलिक्स आ जाए, रोमन कैथोलिक्स राज आ जाए। लेकिन इनमें से एक भी एलिजाबेथ को मार नहीं पाया। क्यों? क्योंकि इनके जो सेक्रेटरी थे दोस्तों एलिजाबेथ के, फ्रांसिस वालसिंघम, वो उन स्मार्टेस्ट लोगों में से थे जिनको स्पाई मास्टर कहा जाता था। और एलिजाबेथ ने अपने डबल एजेंट से छोड़ रखे थे, खुफिया से खुफिया जानकारी निकाल कर लाने वाले दूसरे देशों से। और एक एक्ट आया था उस टाइम पर दोस्तों, एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी कहा जाता है इसको, जिसके तहत ऐसा कहा गया कि एलिजाबेथ इंग्लैंड के चर्च की सुप्रीम गवर्नर होगी। दोस्तों ये सेटलमेंट करने की कोशिश की थी उस टाइम पर, को एलिजाबेथ का रिलीजियस सेटलमेंट भी कहा जाता है, लेकिन ये सेटलमेंट फेल हो गया था क्योंकि उस वक्त लोगों की थिंकिंग ये थी कि एक औरत कैसे चर्च पर रूल कर सकती है, एक औरत कैसे चर्च की गवर्नर हो सकती है। इस एक्ट से लोग भड़क गए और प्लॉट्स बने एलिजाबेथ को मारने के। अब दोस्तों ये तो हो गया हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब हम चलते हैं थोड़ा सा लिटरेचर की तरफ। एक आदमी था, अब दोस्तों एक आदमी था जॉन प्लारियो। इस बंदे की लैंग्वेज पर अच्छी पकड़ थी, उस टाइम का फेमस लैंग्वेज कहा जाता है इसको, और उस वक्त का सबसे इंपॉर्टेंट रेनेसां ह्यूमनिस्ट कहा जाता है इसको। इसने इंग्लिश लैंग्वेज को 1149 वर्ड्स दिए। मतलब ये बंदा चौसर और शेक्सपियर के बाद में तीसरे नंबर पर था। और फादर ऑफ एसेज थे ना जो दोस्तों, मिशेल डी मॉन्टी, उनके वर्क्स को भी फर्स्ट टाइम इसी ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। इटालियन लिटरेचर से प्रभावित था क्योंकि इसके फादर भी इटालियन थे, और इटालियन प्रोज राइटर थे बोकाशियो, उनके वर्क्स को भी इसने ट्रांसलेट किया था। और इसी बंदे ने फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव इटालियन इंग्लिश डिक्शनरी लिखी थी। मतलब इटली और इंग्लिश लैंग्वेज को मिक्स करके एक डिक्शनरी लिखी थी, और इसकी डिक्शनरी से पहले विलियम थॉमसन की डिक्शनरी। तो कहने का मतलब यह है कि इटालियन लैंग्वेज को इंग्लिश में लाने का सबसे बड़ा क्रेडिट दिया जाता है जॉन प्लारियो को, क्योंकि इसका नाम आपको याद रखने की जरूरत है। अब क्यों याद रखने की जरूरत है? बेन जॉनसन की अच्छे फ्रेंड थे, और बेन जॉनसन इनको लविंग फादर कहकर बुलाते थे। शेक्सपियर ने भी जॉन प्लारियो से बहुत कुछ उधार लिया था दोस्तों। मैंने लिटरेचर वाला पार्ट इन्हीं से क्यों शुरू किया? क्योंकि दोस्तों हम सब जानते हैं कि पोएट्री हो या ड्रामा, एलिजाबेथन लिटरेचर के अंदर सबसे बड़ा इंफ्लुएंस था इस पर इटालियन लिटरेचर का। मतलब इटली से ही लिटरेचर ट्रांसलेट होकर यहाँ पर आया था। जो ग्रीक और रोमन लिटरेचर था वो ट्रांसलेट होकर इटली से ही इंग्लिश लोगों के पास में आया था। तो जॉन प्लारियो का नाम आपको याद रखना है। तो अभी तक ट्रांसलेशंस चल रहे थे। जब सारे लोग ट्रांसलेशंस करने में लगे हुए थे, तो इस एज में पहली सनसनी किसी ने मचाई थी, तो वो थे जॉन लिली। जॉन लिली अपनी एज के सबसे पहले सक्सेसफुल और फैशनेबल इंग्लिश प्लेराइट थे। उन्होंने अपने शुरुआती करियर में दो इंपॉर्टेंट वर्क्स लिखे। पहला था यूपीएस एंड एनाटॉमी ऑफ विट, और दूसरा था यूपीएस एंड हिज इंग्लैंड। तो दो शुरुआती वर्क्स ने तहलका मचा दिया इनके। पब्लिशर्स खुद इनकी तारीफ करते थे, फिर इनको कॉपी करने वाले भी आ गए मार्केट में। जैसे एक ऑथर थे बार्नबी रिच, रॉबर्ट ग्रीन ने भी मैराथन के लिए, और थॉमस लॉज ने रॉसलिन के लिए मटेरियल जॉन लिली से उधार लिया था। तो कह सकते हैं कि अपने एज के सबसे फेमस ड्रामेटिस्ट में से एक थे, और सबसे पहले सक्सेसफुल ड्रामेटिस्ट थे। उस टाइम पर इनका एक रॉयल फ्रेंड बन गया था दोस्तों, एडवर्ड डी वेरे। उसकी पार्टनेज मैंने आपको बताया था क्या होता है, इनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलने लग जाता है कुछ रॉयल फ्रेंड से, ठीक है ना। उसकी पार्टनेज की वजह से लिली को एक्सेस मिली रॉयल कोर्ट में। उस टाइम पर ब्लैक फ्रायर्स नाम का प्ले हाउस चलता था, और फेमस प्ले हाउस था। तो इस फ्रेंड की मदद से, रॉयल फ्रेंड की मदद से उस प्ले हाउस की लीज मिल गई लिली को। तो लिली ने अपने जो फर्स्ट दो ड्रामास थे, एक था कैंपस पे और दूसरा था सफो एंड पाओ, तो दोनों को यहीं पर परफॉर्म करवाया था। तो पहले तो इन वर्क्स को ब्लैक फ्रायर्स प्ले हाउस पे परफॉर्म करवाया गया, फिर बाद में एलिजाबेथ के सामने परफॉर्म करवाया गया। इनकी कंपनी का नाम था चिल्ड्रन एंड द चैप। से लिली का करियर चढ़ने लगा, लेकिन बाद में लिली की किस्मत ऐसी खराब हुई कि इनको गरीबी में मरना पड़ा दोस्तों। इनकी जो डेथ हुई थी
बहुत गरीबी में हुई थी। दोस्तों लिली के अलावा जो सबसे पहले ड्रामेटिस्ट थे इस एज के वो थे थॉमस नैश। थॉमस नैश उस टाइम पर पैम्पलेट और सटायर्स लिखते थे दोस्तों। इनका सबसे फेमस वर्क था द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर, आपने नाम सुना होगा। नैश ने अपने स्टार्टिंग करियर में फिलिप सिडनी की एस्ट्रोफेल और स्टेला जो पोएम थी उसमें सपोर्ट किया था, लेकिन असली ऑथराइज्ड वर्जन में नैश के वर्क को बाहर निकाल दिया गया ऐसा कहा जाता है। लेकिन दोस्तों उस वक्त पैम्पलेट्स लिखने की वजह से इन लोगों को बड़ी कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ा। उस कंट्रोवर्सी को मार्पलेट कंट्रोवर्सी कहा जाता है। मार्पलेट कंट्रोवर्सी का नाम आप लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये लोग एनोनिमसली मार्टिन मार्पलेट के नाम से पैम्पलेट्स लिखते थे, जिसमें ये एंग्लिकन चर्च के लोगों का मजाक उड़ाते थे कि देखो इंग्लिश चर्चेस में कितना करप्शन है, सड़क छाप लैंग्वेज का यूज करके एकदम अजीब तरीके से। तो इसमें तीन लोग शामिल थे, जॉन लिली, थॉमस नैश और ग्रीन। तो ये लोग क्या करते थे, मार्टिन मार्पलेट के नाम से पैम्पलेट को छाप देते थे, इसलिए शायद इन लोगों का करियर शुरू होने से पहले खत्म हो गया। अब इन दोनों के अलावा जॉर्ज पुटनहम वक्त के लिटरेरी क्रिटिक थे जिन्होंने आर्ट ऑफ इंग्लिश पॉइजी को लिखा है। एक और बंदा था जिसने पोएट्री के साथ एक्सपेरिमेंट्स किए थे दोस्तों। इस बंदे ने लैंग्वेज को सिविलाइज करने के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज को सिविलाइज करने के लिए एक ख्वाब देखा था कि इंग्लिश लैंग्वेज को बाकी यूरोपियन लैंग्वेज के बराबर रैंक तक पहुंचा दो। इसका नाम था थॉमस पाइट। और जरिया क्या था, इटालियन लिटरेचर। हां जी, इटालियन लिटरेचर को ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया। इटली के सबसे बड़े पोएट पेट्रार्क को ट्रांसलेट करने लगे। पेट्रार्क की सोनेट्स होती थी 14 लाइनों की शॉर्ट पोएम्स। तो सब्जेक्ट मैटर उनकी पोएम्स से उठाया, उनकी पोएम्स को ट्रांसलेट किया, कुछ पोएम्स खुद की भी थी इसमें, लेकिन राइम स्कीम को चेंज कर दिया। उसमें ऑक्टेव सेस्टेट होता था, लेकिन इन्होंने अपनी सोनेट्स के अंदर कपलेट को भी ऐड किया। तो ये एक काम हो गया। दूसरा काम क्या किया, स्टैंजा की फॉर्म्स में एक्सपेरिमेंट्स करके, मतलब एक नए टाइप का मीटर इंट्रोड्यूस किया दोस्तों इन्होंने, ऑल्टर्स मेजर। ये 12 से 14 सिलेबल्स होते थे इसके अंदर, तो इसको लिख लो तो ज्यादा बेटर रहेगा। और आइएम्बिक टेट्रामीटर का तो मास्टर कहा जाता था थॉमस पाइट को। इनकी पोएट्री क्लासिक और इटालियन मॉडल का रिफ्लेक्शन होती थी। भले इनकी पोएट्री बहुत छोटी होती थी, लेकिन नंबर्स में बहुत ज्यादा होती थी। तो इनकी 96 लव पोएम्स को इनकी मौत के बाद 1557 में पब्लिश करवाया गया, 1557 में। और उस कलेक्शन का नाम था टोटल्स मिसैलेनी। मैंने पहले भी आपको टोटल्स मिसैलेनी के बारे में बताया है। पोएम्स तो इनकी थी, लेकिन नाम टोटल्स मिसैलेनी क्यों दिया था, क्योंकि इस वर्क के पब्लिशर के नाम पर इस वर्क का नाम पड़ा था, रिचर्ड टोटल के नाम पर इसका वर्क नाम पड़ा था। इनके अलावा हेनरी हॉवर्ड, जिन्हें अर्ल ऑफ सरी भी कहा जाता है, उन्होंने भी इस पेट्रार्कन मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया। हाँ दोस्तों, जो भी पेट्रार्क को ट्रांसलेट करने में लगे हुए थे उन्हें पेट्रार्कन मूवमेंट का पार्ट माना जाता था। अर्ल ऑफ सरी के बारे में बताता हूं। अर्ल ऑफ सरी पहला इंग्लिश पोएट था जिसने वर्जिल के वर्क इलियड को ट्रांसलेट किया था ब्लैंक वर्ड्स में, यानी कि आइएम्बिक पेंटामीटर का यूज करके। इन्होंने जब वर्जिल की सेकंड और फोर्थ बुक को ट्रांसलेट किया था तब ब्लैंक वर्ड्स का यूज किया था दोस्तों। बाकी पेट्रार्क को ट्रांसलेट करने की वजह से इन दोनों को, थॉमस पाइट को और अर्ल ऑफ सरी को, फादर्स ऑफ इंग्लिश सोनेट्स कहा जाता है। और अर्ल ऑफ सरी को तो इंग्लिश पेट्रार्क भी कहें तो गलत नहीं होगा। इन दोनों के अलावा एडमंड स्पेंसर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट दोस्तों इस एज के। इनके बारे में मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूं काफी सारी वीडियोस के अंदर, लेकिन मैं आज वही डिस्कस करूंगा जो मैंने पहले डिस्कस नहीं किया। इनका फर्स्ट मेजर वर्क था शेफियर्ड्स कैलेंडर। करियर की शुरुआत में इस वर्क को लेकर एडमंड स्पेंसर ने वर्जिल की बराबरी करने की कोशिश की थी दोस्तों। वर्जिल का एक फेमस वर्क था एग्लॉग्स, जिसको वर्जिल ने 10 पार्ट्स में लिखा है। वैसे ही सेम टू सेम एडमंड स्पेंसर ने भी अपना शेफियर्ड्स कैलेंडर 12 पार्ट्स में लिखा है, साल के एक एक महीने के लिए। तो वर्जिल से काफी इंस्पायर्ड थे। फिर इन्होंने लिखा अपना मास्टरपीस फेयरी क्वीन। लेकिन दोस्तों इसमें ऐसा कहा जा सकता है कि क्वीन एलिजाबेथ को प्लीज करने की कोशिश की थी इन्होंने, मतलब खुश करने की कोशिश की थी। लेकिन ये दोनों ही पोएम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके अलावा शॉर्ट पोएम्स लिखी थी, इंक्लूडिंग सोनेट्स। सोनेट्स जरूर लिखी थी, सोनेट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। इनके सोनेट्स की कलेक्शन को एक नाम दिया गया था अमॉरिटी, जिसमें इनकी 84 सोनेट्स, 84 सोनेट्स शामिल थी, जिसमें हमें दिखता है कि ये कैसे एलिजाबेथ बॉयल को कोट करने की कोशिश कर रहे हैं। इनका नाम जरूर नोट कर लेना, एलिजाबेथ बॉयल को कोट करने की कोशिश करते हैं। और इस कलेक्शन को छापा था उस टाइम के फेमस पब्लिशर विलियम पॉन्सनबी ने। इस पब्लिशर ने उस टाइम पर फिलिप सिडनी के वर्क्स को भी छापा था, और एलिजाबेथन टाइम्स के लीडिंग लिटरेरी फिगर्स थे ना जो, उन सब के वर्क्स को इसने छापा था। ये सबसे इंपॉर्टेंट पब्लिशर है उस वक्त का। तो आप इसका नाम नोट कर लो, आगे भी मैं आपको बताऊंगा कि इस बंदे ने क्या-क्या छापा था। फेयरी क्वीन, शेफियर्ड्स कैलेंडर, आर्केडिया, डिफेंस ऑफ पॉइजी, एस्ट्रोफेल और स्टेला, ये सारे वर्क्स इसी ने छापे थे। और इसके अलावा कुछ इसी बंदे ने पब्लिश किया था। तो नाम याद कर लो, पूछा जा सकता है कि कौन सा वर्क किस पब्लिशर ने छापा। बाकी इन पोएम्स के अलावा आपको स्पेंसरियन स्टैंजा एडमंड स्पेंसर में इंपॉर्टेंटली पढ़ने हैं। स्पेंसरियन स्टैंजास पर मैंने पहले भी वीडियो बना किया दोस्तों। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो स्पेंसर क्लासिकल लिटरेचर को अच्छे खासे पढ़कर बैठे थे। स्कॉलर्स ऐसा बोलते थे कि पोएट्री की लैंग्वेज पढ़कर, स्पेंसर की पोएट्री की लैंग्वेज पढ़कर ऐसा लगता है कि एक क्लास फॉलो करते थे स्पेंसर, क्योंकि उन्होंने वर्जिल और ओविड के लेवल पर जाने की कोशिश की थी। लैंग्वेज भी ऐसी पुरानी यूज करते थे। क्वीन एलिजाबेथ के तो भक्त थे एक तरीके से, और कैथोलिक चर्चों के करप्शन को अपनी आंखों से इन्होंने देखा था। ये बिल्कुल पसंद नहीं करते थे कि कैसे हमारी क्वीन के लिए, क्वीन के खिलाफ इस तरीके के प्लॉट्स बनाए जा रहे हैं उनको मारने के लिए। इनको चार्ल्स लैम्ब ने पॉइंट्स पार्ट बोला था, और अलेक्जेंडर पोप ने इनके लिए ऐसा बोला था कि स्पेंसर एक ऐसी मिस्ट्रेस की तरह है जिसके पार्ट्स भले हमें दिखते हो, लेकिन हम उसे उसके पार्ट्स के साथ ही अपनाना पसंद करेंगे, प्यार करते हैं। जॉन मिल्टन ने भी अपने वर्क एरियोपेजेटिका में स्पेंसर को एक सेज और सीरियस पोएट बोला था, और स्पेंसर को स्कॉट से बेटर टीचर भी बोला था मिल्टन। दोस्तों फिलिप सिडनी के लाइफ टाइम में इनका कोई भी वर्क पब्लिश नहीं हुआ था। सोनेट्स में इन्होंने ट्राई तो किया था, 108 लव सोनेट्स लिखी थी। फिर वही पेट्रार्क से सीखकर इन्होंने भी वही सोनेट्स को लिखा। शेक्सपियर के बाद सबसे ग्रेट सोनेटर कहा जाता है इनको सीज। इन्होंने अपनी इन सोनेट्स को अपनी मिस्ट्रेस लेडी पेनेलोपे रिच के लिए लिखा था। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, एडमंड स्पेंसर ने अपनी पोएम शेफियर्ड्स कैलेंडर को सिडनी को डेडिकेट किया है। से अपनी जिंदगी का ज्यादातर टाइम इन्होंने मिलिट्री में निकाला था। इस समय के स्पाई मास्टर के बारे में आपको बताया था, फ्रांसिस वाल्सिंघम, खुफिया जासूस, सिडनी के फादर इन लॉ थे वो। वैसे मैं आपको बता दूं, एडमंड स्पेंसर से पहले ही सिडनी की डेथ हो गई थी। तो सिडनी की डेथ पर एक पास्टोरल एलिजी लिखी थी एडमंड स्पेंसर ने, एस्ट्रोफेल नाम की। उसमें भी पब्लिशर कौन था, विलियम पॉन्सनबी, मैंने आपको बताया था, आप नाम नोट कर लो। और सिडनी की बायोग्राफी लिखी थी फल्की ग्रेवल ने, जो कि स्कूल टाइम से सिडनी का दोस्त था। सिडनी ने क्वीन एलिजाबेथ के लिए एक वन एक्ट प्ले भी लिखा था दोस्तों, द लेडी ऑफ मे नाम का। दोस्तों सबसे कम फेमस वर्क है सिडनी का ये। बाकी इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स तो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं एक वीडियो में, लेकिन दोस्तों इनके काफी सारे वर्क्स लिखे गए थे म्यूजिक पे सेट करने के लिए। वैसे आप में से कितने लोगों को पता है कि क्वीन एलिजाबेथ खुद भी एक पार्ट थी, अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी। ऑन मसीहस डिपार्चर नाम की छोटी सी पार्टी है जिसे कभी पब्लिश नहीं करवाया गया, लेकिन बाद में जब इसकी मैन्युस्क्रिप्ट मिली तो लोगों ने मान लिया कि एलिजाबेथ ने खुद ने इस पोएम को लिखा था, क्योंकि वो अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी। और इसके अलावा एक इनकी कजन थी मैरी, क्वीन ऑफ स्कॉट्स, उनके लिए भी एक पोएम लिखी थी, द डाउट ऑफ फ्यूचर फोज नाम से। एलिजाबेथ भी अपने आप में एक पोएटेस थी, लेकिन उनके वर्क्स को पब्लिश नहीं करवाया गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। उस टाइम पर पोएट्री में एक टर्म चलती थी दोस्तों, उस टर्म को आप नोट कर लो, सिल्वर पोएट्स। इसमें कौन-कौन शामिल थे सिल्वर पोएट्स में? सर थॉमस पाइट, अर्ल ऑफ सरी, वाल्टर रॉली, फिलिप सिडनी और मैरी हर्बर्ट, जो कि सिडनी की खुद की बहन थी, ड्रेटन और जॉन डेविल। इन लोगों को सिल्वर पोएट्स कहा जाता है। इस टर्म को आप याद रखना। तो इनमें से ये जो रॉली थे दोस्तों, ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड प्लेन टाइप की पोएट्री लिखते थे, लेकिन इनका मेन काम पोएट्री लिखना नहीं था। कैरियर के एंड में इनको जेल में भी डाल दिया गया था, और उस वक्त इन्होंने पोएट्री लिखी थी। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने उस वक्त क्रिस्टोफर मार्लो की फेमस पोएम थी द पैशनेट शेपर्ड टू हिज लव, आपको याद होगी वो फेमस पोएम जो थी, उसके रिस्पांस में एक पोएम लिखी थी, द नेंस रिप्लाई टू द शेपर्ड। सो वाल्टर रॉली ने इंग्लैंड में स्पेनिश आर्माडा से लड़ने में बहुत हेल्प की थी, लेकिन इनको इनकी लाइफ के एंड में जेल में डाल दिया गया और इनकी गर्दन काट के इनकी जान ले ली गई। पॉइंट्स के बारे में तो मैं आपको खूब बता चुका हूं, लेकिन इस टाइम के फेमस एक म्यूजिशियन भी थे जो बराबर रैंक रखते थे म्यूजिक के अंदर ही सही, थॉमस कैंपियन। थिएटर और म्यूजिक की बात बहुत हो गई, अब हम बात करते हैं थिएटर की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इंग्लैंड में सबसे पहला परमानेंट इंग्लिश थिएटर कौन सा था आपको पता है? रेड लॉयन। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे द थिएटर का नाम क्यों नहीं दिया? दोस्तों द थिएटर फेमस तो है, लेकिन पहला
जो थिएटर खुला था इंग्लैंड में, रेड लॉयन था 1567 में। कुछ लोग आपको द थिएटर बताएंगे, लेकिन दोस्तों वो पहला सक्सेसफुल थिएटर था जो 1576 में खुला था। रेड लॉयन सबसे पहला थिएटर था। अब थिएटर में इतना इंटरेस्ट भी इंग्लैंड वालों को इटालियन रेनेसां से ही आया था। मैंने आपको बताया था इटालियन लिटरेचर का बहुत रोल था। उस टाइम पर एंशिएंट ग्रीक और रोमन थिएटर की रीडिस्कवरी की गई इटली में। मतलब ड्रामा तो इंग्लैंड में पहले से चल रहे थे, लेकिन मिस्ट्री और मिरेकल टाइप के प्लेस जो थे, मोरालिटी प्ले, जो मिडिल एजेस से चलते आए थे, इटालियंस ने क्या किया, पुराने जो ग्रीक और रोमन ड्रामा थे उनको रीडिस्कवर किया। मोस्ट इंपोर्टेंटली दो प्लेराइट थे, एक थे सेनेका जो कि एंशिएंट रोमन टाइम के ग्रेट ट्रेजिक प्लेराइट थे, और दूसरे थे प्लॉटस जो कॉमिक प्लेराइट थे। तो इन दोनों प्लेराइट से इंस्पिरेशन ली इटली वालों ने, और इटली वालों से इंस्पिरेशन ली अंग्रेजों ने, इंग्लिश लोगों ने। ये लोग इटालियन मॉडल को जानने के लिए, समझने के लिए डेस्परेटली बहुत इंटरेस्टेड थे। इवन उस टाइम पर इटालियन एक्टर्स की एक कम्युनिटी लंदन में आकर सेटल हो गई थी। दोस्तों मैंने आपको बताया था जॉन पेरालियो के बारे में, चॉसर और शेक्सपियर के बाद में सबसे बड़ा लैंग्वेज जिसने इंग्लिश लैंग्वेज में इतने सारे वर्ड्स को इंट्रोड्यूस किया, 1100 से ज्यादा वर्ड्स को, उसने इटालियन लैंग्वेज को इंग्लिश में ला दिया अपनी डिक्शनरी के जरिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट प्ले था दोस्तों गॉर्बोडक। इसके बारे में काफी लोगों ने बताया, मैंने बताया इवन, जिसे थॉमस सैकवेल और थॉमस नॉर्टन ने मिलकर लिखा था। इस गॉर्बोडक का एक और टाइटल है पेरेक्स एंड पॉरेक्स, वो आपको ध्यान में रखना है। ये प्ले उस टाइम पर फेमस क्यों हो गया, क्या कारण रहे कि ये फेमस हो गया? सबसे पहला रीजन तो ये था कि ये पहला वर्ड्स ड्रामा था जिसने इंग्लिश लैंग्वेज में ब्लैंक वर्ड्स का यूज किया था। ये पहला वर्ड्स ड्रामा था इंग्लिश लैंग्वेज में जिसमें ब्लैंक वर्ड्स का यूज किया गया था। दूसरा, इसमें पॉलिटिकल सब्जेक्ट मैटर को यूज किया गया था। मतलब गद्दी के लिए डिस्प्यूट जो उस टाइम पर चल रहा था, एलिजाबेथन टाइम्स का बड़ा टची एरिया था, इसलिए ये गॉर्बोडक फेमस हो गया। ये पहला इंपॉर्टेंट ड्रामा था। इसके अलावा थॉमस किट की रिवेंज ट्रेजेडी, जिसे स्पेनिश ट्रेजेडी भी कहा जाता है दोस्तों। रिवेंज ट्रेजेडी इसका नाम बाद में पड़ा था, ध्यान देना। शुरू से इसका नाम रिवेंज ट्रेजेडी था, इसका नाम था स्पेनिश ट्रेजेडी। बाद में आपको पता होना चाहिए कि इस टर्म का यूज एशले हॉरेस थॉर्नडाइक ने किया था, जो एक अमेरिकन एजुकेटर थे। 1902-3 के आसपास इस टर्म का यूज किया था शेक्सपियर और दूसरे एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट पर बहुत अच्छी रिसर्च करके बैठे थे। तो इन्होंने ये रिवेंज ट्रेजेडी टर्म का यूज किया था, दुनिया के सामने लगा इस टर्म को कि ना उस वक्त एलिजाबेथन थिएटर के अंदर एक नई स्टाइल को इंट्रोड्यूस किया था स्पेनिश ट्रेजेडी के जरिए थॉमस किट ने। और इन्होंने कौन सा आर्टिकल लिखा था ये भी ध्यान में रख लो, रिलेशन ऑफ हैमलेट टू कंटेम्परेरी रिवेंज प्लेस। ठीक है, इस आर्टिकल के अंदर इन्होंने रिवेंज ट्रेजेडी के बारे में बताया। अब जब रिवेंज ट्रेजेडी की बात छिड़ी गई है तो मैं आपको कुछ काम की बात बता देता हूं। वैसे तो लोग शेक्सपियर के हैमलेट को एक रिवेंज ट्रेजेडी बोलते हैं दोस्तों, लेकिन सही मायने में आप उनका प्ले टाइटस एंटोनिकस पढ़ोगे ना तो वो आपको असली रिवेंज ट्रेजेडी लगेगी। उसमें 14 हत्याएं की गई है। और टीएस एलियट ने भी ऐसा बोला था कि हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स नाम का एक वर्क लिखा था, उसमें कहा था कि लगता ही नहीं हैमलेट पढ़कर कि हैमलेट अपने बाप का बदला लेने के लिए उतावला है, कि हैमलेट को पढ़कर ऐसा लगता है कि अभी तक उसको ये बात हजम नहीं हो रही है कि उसकी मां ने उसके चाचा से इतनी जल्दी शादी कैसे कर ली, बजाय कि वो अपने बाप की मौत का बदला ले। तो इसलिए हैमलेट को एक आर्टिस्टिक फेलियर बोला था। काफी सारे रीजंस बताए मैंने उस वाली वीडियो में। तो रिवेंज ट्रेजेडी की थीम को इंट्रोड्यूस करना एक रेवोल्यूशन था इंग्लिश थिएटर में, क्योंकि इसके बाद शेक्सपियर, जॉनसन, मार्लो, इन सब ने इस थीम का यूज किया। अब दोस्तों मैंने आपको इतना सब कुछ बता दिया, इन सारे मर्दों के बीच में एक वुमन का नाम भी नोट कर लो, जो एक ट्रांसलेटर थी, जेन लम्बलर। इनको अक्सर जॉना के नाम से भी जाना जाता है। तो इन्होंने क्या किया था, क्लासिकल एथेंस के एक फेमस ट्रेजेडियन थे यूरिपिडीज, उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया था। उनके एक वर्क इफिजिनिया एंड ऑलिस को, इस वर्क को दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज में एक वुमन का लिखा हुआ फर्स्ट ड्रामेटिक वर्क माना जाता है। देखो दोस्तों, शेक्सपियर, मार्लो, जॉनसन के बारे में मैं आपको पहले भी कई वीडियोस में बता चुका हूं, तो मैं कुछ भी रिपीट नहीं करूंगा, सिर्फ वही बताऊंगा जो अभी तक मैंने डिस्कस नहीं किया है। बेन जॉनसन के बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूं। वैसे तो जॉनसन अपनी कॉमेडीज के लिए बहुत ही फेमस है, लेकिन इन्होंने दो ट्रेजेडीज के अंदर भी हाथ आजमाया था। एक ट्रेजेडी थी सजॉनस इज फॉल, जिसे ग्लोब थिएटर में परफॉर्म करवाया गया था, लेकिन ये फेल हो गई थी। और दूसरी ट्रेजेडी थी कैटिलाइन हिज कॉन्स्पिरेसी, ये भी फेल हो गई थी दोस्तों। शायद बेन जॉनसन को समझ में नहीं आ रहा था कि ऑडियंस का टेस्ट क्या था, रेनेसां की ऑडियंस का टेस्ट क्या था। बेन जॉनसन ने पब्लिक थिएटर्स के लिए कॉमेडीज लिखना शुरू कर दिया। उस टाइम पर दोस्तों एक शराब खाना होता था मर्बेट नाम का, वहां पर ये सारे लोग ऐसा कहा जाता है जाकर मिलते थे, शेक्सपियर, जॉनसन, जॉर्डन। देखो ये एक पोर्ट्रेट है, ये एक पेंटिंग है जिसमें शेक्सपियर और जॉनसन आपस में कुछ बात कर रहे हैं। अब थोड़ी सी बात करते हैं थॉमस डेकर के बारे में। इनका सबसे फेमस वर्क है द शूमेकर्स हॉलिडे। लेकिन दोस्तों ये जो प्लेराइट थे थॉमस डेकर, इनको पैसे की प्रॉब्लम की वजह से जेल भी हो गई थी। मतलब जेल में रहकर इन्होंने पैम्पलेट्स वगैरह लिखे थे। देखो डेकर ने अपनी जिंदगी में पैसे की काफी तंगी देखी, तो वैसा ही ये लंदन की कॉमन लाइफ को लिखना पसंद करते थे, कॉमन लोगों पर। बाकी सारे लोग कोर्टली लाइफ को दिखाते थे, इंक्लूडिंग शेक्सपियर भी मतलब राजा महाराजाओं के बारे में लिखते थे, लेकिन ये कॉमन लाइफ को लिखना पसंद करते थे। इसलिए थॉमस डेकर हमें पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी इनकी सारी लाइफ कोलैबोरेशन में निकली। अब मैं आपको बताता हूं किट मार्लो के बारे में, क्रिस्टोफर मार्लो। इंपॉर्टेंट ही नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इनके बारे में मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बना रखी है। ये उन कुछ लोगों में से थे जिनको आप टैलेंट और किस्मत का नमूना कह सकते हो। कम उम्र में इनको सक्सेस मिल गई, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि फिलिप सिडनी के ससुर साहब जो थे फ्रांसिस वाल्सिंगम, उनकी फैमिली के साथ में इनके टर्म्स से स्पाई का काम किया था, स्पाई मास्टर की फैमिली के लिए। तो गवर्नमेंट के लिए स्पाई का काम करते थे, बहुत सारी सुविधाएं थी इनको। प्रीवी काउंसिल ने मार्लो को आसानी से एमए की डिग्री दिलवा दी थी, ऐसा कहा जाता है। और यूनिवर्सिटी में पढ़ने के दौरान लंबी छुट्टियों पर भी चले जाते थे, बहुत लविश फूड खाते थे, लविश लाइफ जीते थे। शायद ये कनेक्शंस मार्लो की डेथ का रीजन बने थे। जो वाल्सिंगम फैमिली थी, स्पाई मास्टर की फैमिली, उनका एक भतीजा था थॉमस वाल्सिंगम, उससे इनको पार्टनरशिप मिली थी दोस्तों। थॉमस वाटसन, थॉमस नैश, जॉर्ज चैपमैन, क्रिस्टोफर मार्लो, ऐसे बंदों को उस बंदे ने, थॉमस वाल्सिंगम ने पार्टनरशिप दी थी दोस्तों। और इसी आदमी के एम्प्लॉय ने ही मार्लो का मर्डर भी कर दिया था। मार्लो ने अपने करियर में सिर्फ 6 ड्रामास लिखे थे दोस्तों, और 6 के 6 हिट थे। दोस्तों मार्लो अपनी सारी जिंदगी कंट्रोवर्सीज में उलझे रहे। इन्होंने एक ट्रांसलेटर का काम भी किया था, लेकिन जब इन्होंने ओविड के वर्क्स को ट्रांसलेट किया तो वो ट्रांसलेशंस बैन हो गई। बैन कॉपीज को जला दिया गया पब्लिकली, क्योंकि जलाने वालों का ये मानना था कि मार्लो ने ट्रांसलेशंस में कुछ ऑफेंसिव मटेरियल्स को डाला था, इसलिए इसको जला दिया। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये एथिस्ट थे, भगवान में नहीं मानते थे शायद, इसलिए। लास्ट में आपको मैं बताऊंगा रॉबर्ट ग्रीन के बारे में। इनसे कंक्लूड करना बहुत जरूरी है। इनके बारे में अगर मैंने नहीं बताया तो किसी के बारे में नहीं बताया एलिजाबेथ एज में। देखो रॉबर्ट ग्रीन पैम्पलेट्स लिखते थे और अपने साथ वालों पर अटैक करते थे। तो उन्होंने शेक्सपियर के लिए लिखा था, और देयर इज एन अपस्टार्ट क्रू ब्यूटीफाइड विद ऑल फीदर्स। रॉबर्ट ग्रीन शेक्सपियर को सिर्फ एक एक्टर मानते थे कि एक एक्टर कैसे यूनिवर्सिटी के स्कॉलर्स की बराबरी कर सकता है ब्लैंक वर्ड्स लिखकर। एक चीज आप जान लो कि रॉबर्ट ग्रीन ने शेक्सपियर के लिए एक बड़ी यूनिक टर्म यूज की थी, शेक सीन, ये बताने के लिए कि वो सिर्फ एक एक्टर थे, सिर्फ एक एक्टर जो स्कॉलर्स की बराबरी कैसे कर सकते हैं। देखो खून जलने की बू आ रही है ना 600 साल बाद भी। दोस्तों इंग्लिश लिटरेचर में 1603 से 1625 तक का टाइम, छोटा सा टाइम, 22 साल का छोटा सा टाइम था ये, जैकोबियन एज कहलाता है, क्योंकि जेम्स फर्स्ट इस वक्त इंग्लैंड के राजा बने थे। इसको जेम्सियन एज ना बोलकर जैकोबियन एज इसलिए बोला जाता है क्योंकि किंग जेम्स का लैटिन में नाम था जैकब। इनसे पहले जो वर्जिन क्वीन थी, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, उन्होंने शादी नहीं की थी, तो उनकी बच्चा नहीं था। तो 1601 तक उनकी तबियत, आखिरी साल चल रहे थे उनकी तबियत बहुत खराब थी। तो उस टाइम पर क्वीन के चीफ मिनिस्टर थे रॉबर्ट सेसिल। हिस्ट्री में बहुत ही कंट्रोवर्शियल फिगर है दोस्तों रॉबर्ट सेसिल। जेम्स को राजा बनवाने में सबसे बड़ा रोल था रॉबर्ट सेसिल का। जेम्स एक्चुअली स्कॉटलैंड से था, वहां पर ये जेम्स 6 था और उसकी फैमिली थी स्टुअर्ट। तो सत्ता जब ट्यूडर्स, क्योंकि एलिजाबेथ ट्यूडर डायनेस्टी थी, ट्यूडर्स से स्टुअर्ट के हाथ में गई, तो इसी के डायरेक्शन में गई, रॉबर्ट सेसिल के डायरेक्शन में। मैंने आपको पहले वाली वीडियो के अंदर बताया था एलिजाबेथ एज वाली में, जैसे एलिजाबेथ के टाइम पर स्पाई मास्टर फ्रांसिस वाल्सिंगम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, वैसे ही जेम्स के टाइम पर यही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे रॉबर्ट सेसिल।
उनकी डेथ के बाद में, फ्रांसिस वाल्सिंघम की डेथ के बाद में। और दोस्तों जेम्स जब राजा बना तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इंग्लैंड में, बड़ा स्मूथली पावर ट्रांसफर हो गई एक हाथ से दूसरे हाथ, ट्यूडर डायनेस्टी से स्टुअर्ट डायनेस्टी के हाथों में। और इस सब का क्रेडिट दिया जाता है रॉबर्ट सेसिल को। ऑफ कोर्स जेम्स ने भी आकर राजा बनकर रॉबर्ट सेसिल को कुछ ना कुछ तो दिया ही होगा। पहले तो पीएरेज का टाइटल दिया, लॉर्ड ट्रेजर बना दिया, सारे पब्लिक अफेयर्स इनके हाथों में दे दिए, सारे पब्लिक अफेयर्स यही संभालते थे। कह सकते हैं कि बहुत खास थे जेम्स फर्स्ट के लिए, क्योंकि जेम्स फर्स्ट को राजा बनने में सबसे ज्यादा हेल्प की थी। उस टाइम पर जब क्वीन एलिजाबेथ बीमार थी उस वक्त ये बोल के आए थे जेम्स की मदद से कि जिस वक्त मैं बोलूंगा उस वक्त जेम्स को इंग्लैंड में भेज देना। जेम्स जब राजा बनने के लिए इंग्लैंड में आया तो स्कॉटलैंड में बोलकर आया था कि हर 3 साल में आता रहूंगा। कहा जाता है कि पंखों के बने हुए क्राउन के लिए पत्थर का तकिया लेकर जा रहा था, ऐसा कहा जाता है। ये जब आया तो लंदन के सारे लोग आंखें फाड़े इसको देख रहे थे राजा बनने के लिए। थॉमस बेकन ने लिखा कि उस वक्त सड़कों पर आदमियों की भीड़ थी, बच्चे स्टॉल्स पर खड़े थे और औरतों की भीड़ खिड़कियों पर खड़ी थी। फ्रांसिस बेकन ने उनको इंग्लैंड का राजा या स्कॉटलैंड का राजा नहीं बल्कि पूरे ग्रेट ब्रिटेन का राजा कहा, क्योंकि इसके राजा बनने की वजह से यूनियन ऑफ क्राउन्स हुआ, मतलब स्कॉटलैंड और इंग्लैंड साथ में आ गए थे। ये देखो दोस्तों, एक सिंबल था यूनियन ऑफ क्राउन का जिसमें ट्यूडर का रोज और स्टुअर्ट का कांटा दोनों साथ में है। तो ये जेम्स का पर्सनल सिंबल था, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। भले ये स्मूथली राजा बन गया लेकिन ये प्रोटेस्टेंट था, तो मारने की साजिश इसको भी वैसे हुई जैसे इससे पहले एलिजाबेथ को मारने की साजिश हुई थी। 1605 में इसे एक गन पाउडर प्लॉट करके एक प्लॉट रचा गया था जिसके थ्रू इसको मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन ये प्लॉट फेल हो गया था। कुछ स्मार्ट लोगों की टीम तो जेम्स भी लगता था, जैसे रॉबर्ट सेसिल कम थोड़ी थे, लेकिन कुछ कमियां भी मैं आपको गिनवा देता हूं। जेम्स जब स्कॉटलैंड से यहां पर आया तो पहले स्कॉटलैंड में जब ये था तब भी कर्जे में डूबा हुआ था, और इंग्लैंड में आकर भी यही हुआ। कुछ कर्जा एलिजाबेथ छोड़ कर गई थी, कुछ कर्जा इसने कर लिया तो कर्जा बढ़ गया। और यही कर्जा जेम्स से जब चार्ल्स फर्स्ट इसके बेटे तक पास ऑन हुआ तब प्रॉब्लम और बढ़ गई पार्लियामेंट और चार्ल्स फर्स्ट के बीच में। यही एक बड़ा कारण बना, बड़ा रीजन बना सिविल वॉर का, ठीक है। हालांकि सबसे अच्छी बात ये थी कि जेम्स को पीस मेंटेन करके रखना बहुत अच्छा लगता था, ये शांति कायम रखना चाहता था, इसलिए इसने खुद को एक नाम दे रखा था रेक्स पैसिफियस, मतलब किंग ऑफ पीस कहकर बुलाता था खुद को। जिस स्पेन के साथ में एलिजाबेथ के टाइम पर लड़ाई चल रही थी, जेम्स ने उसी स्पेन के साथ में समझौता कर लिया और 1604 में एक ट्रीटी हुई दोस्तों जिसको ट्रीटी ऑफ लंदन कहा जाता है, जिसमें जेम्स ने अपनी बेटी दे दी, मतलब शादी कर दी स्पेनिश प्रिंस के साथ में। लेकिन फिर भी ये एलिजाबेथ जितना स्ट्रांग monarch नहीं था, क्योंकि बाकी यूरोपियन देश इसको एकदम टूल की तरह यूज करते थे। क्योंकि भाई साहब सिर्फ इंग्लैंड में पीस थोड़ी रखना चाहते थे, पूरे यूरोप में पीस रखना चाहते थे, शांति रखना चाहते थे। उस टाइम पर इसका एक बहुत ही खास आदमी था दोस्तों जिसका नाम था लॉर्ड बकिंघम। उस वक्त ये सारी फॉरेन पॉलिसी दिखता था, इसका इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा था कोर्ट पर। इसने क्या किया, जेम्स के बेटे चार्ल्स फर्स्ट को स्पेन ले गया, स्पेन की प्रिंसेस मारिया को पटवाने के लिए। वहां दोस्तों चार्ल्स को भी ह्यूमिलेट किया गया और इसको लॉर्ड बकिंघम को भी ह्यूमिलेट किया गया। अब आप ये जरूर सोचोगे कि इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस कैसे कि चार्ल्स फर्स्ट को ले गया वहां पर। तो इसका रीजन ये दिया जाता है कि जेम्स खुद होमोसेक्सुअल था और जेम्स के इसके साथ में सेक्सुअल रिलेशन थे। तो ऐसा जाता है जेम्स ने इसको स्टीनी निकनेम दे रखा था, स्टीनी कहकर बुलाता था। इसी के सपोर्ट से हमारे फ्रांसिस बेकन भी बने थे लॉर्ड चांसलर। अब मैं थोड़ा फ्रांसिस बेकन के बारे में बताता हूं, बहुत हिस्ट्री। फ्रांसिस बेकन लिटरेचर में वो फिगर थे दोस्तों, जेम्स फर्स्ट के राजा बनने के बाद में सबसे ज्यादा प्रॉफिट इन्हीं को हुआ था, सबसे ज्यादा फेवर मिला था। क्या फायदा था कि 1603 में जेम्स के आते ही इनको नाइट बना दिया गया। इन्होंने एक वर्क लिखा था, बहुत ही फेमस वर्क था दोस्तों, एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, जिसे एम्पिरिकल यानी साइंटिफिक मेथड को इंट्रोड्यूस करने वाला वर्क माना जाता है कि फ्रांसिस बेकन ने अपने साइंटिफिक मेथड को इसी से इंट्रोड्यूस किया था। और इस वर्क में वो जेम्स फर्स्ट की तारीफ करते हैं कि एक किंग सोलोमन थे जो मानते थे कि नॉलेज एंजाइटी को बढ़ाती है, एक हमारे जेम्स फर्स्ट हैं, उनकी तारीफ की कुल मिलाकर, तो इनको नाइट की उपाधि दी गई। किंग जेम्स का राजा बनना सेलिब्रेट किया था फ्रांसिस बेकन ने, इसलिए बहुत सारी पॉलिसीज में जेम्स को एडवाइसेस भी दी थी फ्रांसिस बेकन ने। 1613 में बेकन को अटॉर्नी जनरल बना दिया गया था इन्हीं एडवाइसेस की वजह से। 1618 में लॉर्ड चांसलर बना दिया गया था, जिसमें सबसे ज्यादा हेल्प किसने की थी दोस्तों, लॉर्ड बकिंघम ने। लेकिन दोस्तों 1621 में फ्रांसिस बेकन की किस्मत ने उन्हें धोखा दे दिया, वो करप्शन के चार्ज में अंदर चले गए, उनको करप्शन के लिए अक्यूज किया था। उस वक्त इनके कट्टर दुश्मन थे एडवर्ड कॉक। दोस्तों ये बंदे की पुरानी दुश्मनी थी फ्रांसिस बेकन के साथ में, ये जस्टिस था उस टाइम का, फेमस जस्टिस था, जूरिस्ट। इसकी वाइफ ने मतलब फियांसी ने इसके साथ में रिलेशन तोड़ दिया था फ्रांसिस बेकन के चलते। इस वजह से शायद उसी गुस्से में फ्रांसिस बेकन पर करप्शन के चार्जेस लगे, और जिस वक्त ये करप्शन के चार्जेस उन पर लगे तो कोई सामने नहीं आया, ना तो खुद राजा आया बचाने के लिए, ना वो लॉर्ड बकिंघम। बलि का बकरा कहा जाता है कि फ्रांसिस बेकन को उस वक्त बना दिया गया था। मैं थोड़ा और डिटेल से आपको फ्रांसिस बेकन की लाइफ के बारे में बताता हूं। तो जब आप फ्रांसिस बेकन को पढ़ते हो तो एक चीज मेरी ध्यान में रखो, आपको जितने इनके फैंस मिलेंगे ना उतने ही ज्यादा इनके क्रिटिक्स भी मिलेंगे। एक तरफ तो वो लोग हैं जो इनके वर्क्स को लेकर, इनके एक्सपेरिमेंट्स को लेकर, इनके कामों को लेकर इनकी तारीफ करते हैं, वहीं दूसरी तरफ वो लोग भी हैं जो इनको बुरी तरह क्रिटिसाइज करते हैं। उनका कहना ये है कि अपनी पावर्स को बड़ा यूज करते थे, एक नंबर के पॉलिटिशियन, कैलकुलेटिंग, कोल्ड और सेल्फिश टाइप के आदमी थे। इनके सपोर्टर्स की माने तो वो कहते थे कि साइंटिफिक मैन भी तो थे, नेचर की सीक्रेट्स को सामने लाने के लिए कितना काम किया था, पावर की कितनी जरूरत पड़ती है ऐसे काम करने के लिए। तो कुल मिलाकर हमें तो कुछ नहीं करना, हमें बस ये ध्यान में रखना है कि ये डबल नेचर आदमी थे, क्योंकि इनमें दिमागी इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ तो बहुत थी लेकिन मॉरल वीकनेस भी थी। तो उनके कैरेक्टर को जज करने वाले हम कोई नहीं होते, हमें बस उन्हें पढ़ना है। ये लॉर्ड कीपर निकोलस बेकन के बेटे थे, इनके फादर लॉर्ड कीपर थे और इनकी मां का नाम था एन कुक। इनकी मां क्वीन एलिजाबेथ की खास आदमी लॉर्ड बर्ली की बहन थी। लॉर्ड बर्ली इनका मामा था, मतलब तो अच्छी फैमिली में पैदा हुए थे, कोर्ट तक एक्सेस आसानी से मिल गई थी। एलिजाबेथ खुद इनको बचपन में प्यार से लिटिल लॉर्ड कीपर कहकर बुलाती थी। क्या कहकर बुलाती थी, लिटिल लॉर्ड कीपर। हो सकता है सवाल बन जाए। 12 साल की एज में इनके फादर ने इनको पढ़ने के लिए भेजा कैम्ब्रिज में। 2 साल की पढ़ाई करने के बाद 14 साल की एज में यूनिवर्सिटी को इन्होंने छोड़ दिया। 14 साल की एज कितनी होती है दोस्तों, इतनी समझ कहां होती है। उस एज में ये बोलते हैं कि वहां पढ़ाने का तरीका रेडिकली गलत है। कहां पर, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। इवन किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का तरीका रेडिकली गलत है, क्योंकि उस टाइम पर प्रॉब्लम क्या थी कि सारे के सारे एरिस्टोटल की फिलॉसफी को बेस बनाकर पढ़ा रहे थे, कोई नई चीज तो प्रोड्यूस ही नहीं की थी उस टाइम तक। इनके हिसाब से ये जो सिस्टम है ना, ये ड्राई और यूजलेस ब्रांचेस का जंगल है, ऐसा जंगल जिसमें सूखी और बेकार लकड़ियां मिलेगी, जिस जंगल ने अभी तक कोई फ्रूट प्रोड्यूस नहीं किया है। 14 साल की एज में ये सिस्टम को क्रिटिसाइज कर रहे थे और 15 साल की एज में ये एक इंग्लिश एम्बेसडर था जो फ्रांस जा रहा था, उसके साथ हो रही है डिप्लोमेसी सीखने के लिए, स्टैटिस्टिक्स सीखने के लिए, समझने के लिए, कुल मिलाकर प्रैक्टिकल स्टडीज के लिए बाहर निकल पड़े। लेकिन 2 साल बाद इनको वापस लंदन बुला लिया गया, क्योंकि इनके फादर की डेथ हो गई थी। तो पैसे की जरूरत थी नॉलेज के लिए, नॉलेज ऐसे नहीं आती, उसके लिए एक स्ट्रांग फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, या तो खुद कमाओ या फिर किसी से एक सप्लाई मिलती रहे। दूसरा लग्जरी लाइफ की आदत थी, बाप तो रहा नहीं, अब किसके पास जाए। अंकल बर्ली एलिजाबेथ का खास, लेकिन अंकल बर्ली को बेकन खास पसंद नहीं थे। उनको लगता था कि बेकन सिर्फ अपने दिखता है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है, सेल्फ सेंटर्ड है, तो सपोर्ट करना तो बहुत दूर की बात है। अंकल बर्ली ने क्या किया, एलिजाबेथ को मना कर दिया कि कोई जरूरत नहीं इसको पैसा देने की, ताकि खाएगा सीख जाएगा। तो फिलॉसफी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो एक्सपीरियंस लेने के लिए पैसे की एक सप्लाई मांगता है, जो बेकन के पास में नहीं थी। तो करने को क्या था, इन्होंने फिलॉसफी को छोड़ा और लॉ की पढ़ाई करना शुरू कर दी। छोड़ा नहीं, परमानेंटली नहीं छोड़ा, लॉ पढ़ते वक्त ये अपनी फिलॉसफी की नॉलेज नहीं भूले थे, वो अपनी लॉ की पढ़ाई में इस फिलॉसफी को डालते थे। डिडक्टिव मेथड जो सेंचुरी से यूज होता आया था उसको रिजेक्ट करके इंडक्टिव मेथड पर जोर दे रहे थे। इन्होंने बोला कि प्रोग्रेस के लिए 3 चीजें हैं जो हमें चाहिए। पहला, हम नेचर को फ्रीली इन्वेस्टिगेट कर सकें। दूसरा, हमें थ्योरी से ज्यादा फैक्ट्स पर फोकस करना चाहिए, थ्योरीज पर फोकस करने के बजाय फैक्ट्स पर फोकस करना चाहिए। और तीसरा, रिजल्ट्स हमेशा एक्सपेरिमेंट से आते हैं, आर्गुमेंट से नहीं आते। तो ये ABC है साइंस की, जो आर्ट साइंस हम पढ़ते हैं ना, फ्रीली इन्वेस्टिगेट करना, फैक्ट्स पर फोकस करना, और तीसरा एक्सपेरिमेंट्स करना, आर्गुमेंट्स करने के बजाय। इसलिए आप देखना एज अ लॉयर भी बेकन काफी सक्सेसफुल हुए। जब इन्होंने अपने ऐसे के छोटे से कलेक्शन को पब्लिश करवाया जिसमें 10 एक ऐसे शामिल किए थे, तब इनको एक ग्रेट फेम मिल गई एज एन ऑथर।
लेकिन उस वक्त तक इनका ध्यान बहुत सारी जगहों पर था, जैसे आयरलैंड में शांति, इंग्लिश लॉ में सुधार करना, चर्च में सुधार करना, नेचर को स्टडी करना और एक नए टाइप की फिलॉसफी मार्केट में लाना। अब इतनी सारी चीजें दिमाग में थी, लेकिन तभी इनसे एक गलती हो गई। अब इसको गलती तो क्या कहें, इन्होंने खुद के फायदे के लिए पॉलिटिक्स के गेम्स खेलना शुरू कर दिए। ये पॉलिटिक्स में घुस गए थे। किस तरीके से, मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूं। अर्ल ऑफ एसेक्स था उस टाइम पर, उससे इन्होंने दोस्ती बनाई, उससे खास बन गए। क्वीन एलिजाबेथ को वो बंदा बिल्कुल पसंद नहीं था, उससे दोस्ती की फ्रांसिस बेकन ने, और एसेक्स को अपने फायदे के लिए यूज करने लगा फ्रांसिस बेकन। फिर जब एसेक्स ने क्वीन से गद्दारी करने की कोशिश की, तो फ्रांसिस बेकन ने खुद अपने दोस्त को, इतने खास दोस्त को पकड़वाया था और अपने दोस्त का गला कटवा दिया एक तरीके से, मतलब गला काट दिया था उस टाइम पर एसेक्स का। वो बोले कि जस्टिस जरूरी था, फ्रांसिस बेकन बोले जस्टिस जरूरी था, लेकिन दोस्तों दोस्ती दोस्ती का क्या हुआ। इसलिए दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि उनको अपनी मॉरल सेंसिटिवनेस की कोई परवाह नहीं थी। आप उनकी एसेज ऑफ लव और फ्रेंडशिप को पढ़कर देखो, ऑफ लव और ऑफ फ्रेंडशिप को पढ़कर देखो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। शायद उनकी इंटेलेक्चुअलिटी उनको अंदर से कोल्ड और डेड बना चुकी थी। एलिजाबेथ के राज में इन्होंने बहुत बार कोशिश की ऊपर उठने की, लेकिन चाचा बर्ली आगे बढ़ने नहीं देता, रास्ता रोक देता, ब्लॉक कर देता रास्ता। शायद क्वीन भी उस वक्त बहुत चालाक थी, दूर लोगों को समझने में, इसलिए वो चाहती तो क्या नहीं कर सकती थी, खुद भी बेकन की तरक्की करवा सकती थी, लेकिन जानबूझकर एक पायदान नीचे रखा, डिस्टेंस बना के रख, दूरी रख। लेकिन दोस्तों 1603 में जब क्वीन की डेथ हुई और जेम्स फर्स्ट राजा बना, तो बेकन ने खुद को एक तरीके से नए राजा को खुश करने के लिए एक तरीके से झोंक दिया, और बेकन को सपोर्ट भी मिला, खूब फेवर मिला कि जेम्स फर्स्ट का सबसे पहले नाइट बना दिया गया। फिर एक पैसे वाली लड़की से शादी भी हो गई। फिर 1605 में एक वर्क लिखा था, फेमस वर्क था, एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, वो लिखकर अलग फेम मिल गई फ्रांसिस बेकन को, जेम्स का सपोर्ट मिल गया। 1613 में अटॉर्नी जनरल बन गए, बड़ा तेजी से तरक्की कर रहे थे। लेकिन दोस्तों जितना तेजी से इंसान तरक्की करता है ना, उतना ही तेजी से उसका दुश्मन भी बनता जाता है। ये हमेशा से अपनी पावर्स का खुद के फायदे के लिए गलत यूज करते आए और क्या बोलते थे कि मुझे जितनी ज्यादा पावर्स मिलेगी, जितना ज्यादा पैसा मिलेगा, मैं साइंस के लिए उतना ज्यादा काम कर पाऊंगा, ये आर्गुमेंट देते थे वो। और दोस्तों 1617 में अपनी खुद की मेहनत से ये अपने फादर की पोजीशन तक पहुंचे थे, लॉर्ड की पोजीशन तक, और अगले ही साल इनको लॉर्ड चांसलर भी बना दिया गया और इनको एक टाइटल भी मिला लॉर्ड बैरन का। फिर बाद में एक और ग्रेट वर्क लिखा इन्होंने, नोवम ऑर्गेनम। ये दोस्तों फ्रांसिस बेकन का सबसे इंपॉर्टेंट फिलोसॉफिकल वर्क है, जो उन्होंने लैटिन में लिखा था। इस वर्क का टाइटल जो है एरिस्टोटल के वर्क ऑर्गेनम से लिया गया। नोवम ऑर्गेनम का मतलब है नए टाइप के लॉजिक, जिनको आज हम बेकोनियन मेथड के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों जितना तेजी से आगे बढ़ रहे थे, जिस तरीके से इनको पॉलिटिकल सक्सेस मिलती जा रही थी, उस तरीके से ये पॉलिटिकल सक्सेस को ज्यादा टाइम तक एंजॉय नहीं कर पाए। एक तूफान था जो जेम्स की कोर्ट में लंबे टाइम से पनप रहा था, और वो सर फ्रांसिस बेकन के सिर पर उठा। 1621 में इन पर आरोप लगे, इनको अक्यूज किया गया कि इन्होंने ब्राइब लिया। इन्होंने खुद इस चीज को एक्सेप्ट किया था और माफी की गुहार लगाई थी जजेस से। लेकिन उस वक्त फ्रांसिस बेकन का कट्टर दुश्मन एडवर्ड कोक जैसा, उसने बेकन के लिए कोई मर्जी नहीं दिखाई और इन पर 40,000 पाउंड का जुर्माना लगाया गया, जेल में डाल दिया गया अलग, और हमेशा के लिए कोर्ट से बाहर कर दिया गया अलग। जेल से तो ये बाहर आ गए और फाइनली सेटल हो गया, लेकिन एक ऑनर, एक इज्जत और सेल्फ रिस्पेक्ट को एक ठेस लगी थी। आप इनका ऐसे ऑफ ग्रेट प्लेस पढ़ना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। दोस्तों परमानेंटली पब्लिक लाइफ से बाहर हो गए इसके बाद में फ्रांसिस बेकन, और अपना सारा ध्यान लिटरेरी वर्क्स पर लगाया और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स पर, साइंटिफिक वर्क्स पर लगाया। अपने एसेज कंप्लीट किए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, अपनी थ्योरी लिखी, बहुत सारे साइंटिफिक आर्टिकल्स लिखे और साइंटिफिक नोवेल भी लिखी थी, जिसका नाम मैं आपको बाद में बताऊंगा। और एक ग्रेट फिलोसॉफिकल वर्क लिखा था दोस्तों, इंस्टिट्यूशन मैग्ना, जो अधूरा रह गया था, क्योंकि 1626 में अधूरा क्यों रह गया मैं आपको बताता हूं। 1626 में ये एक एक्सपेरिमेंट पे लगे हुए थे। कैसा एक्सपेरिमेंट कि बर्फ का यूज करके कैसे हम मीट को प्रिजर्व कर सकते हैं, जैसे आज फ्रिज में करते हैं, वैसे ही बर्फ के साथ में एक्सपेरिमेंट करने में लगे हुए थे। तो निमोनिया हो गया इनको और इनकी डेथ हो गई। इनकी वर्क्स की अगर हम बात करें तो एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, नोवम ऑर्गेनम और इंस्टिट्यूशन मैग्ना, ये तीनों वर्क्स फिलोसॉफिकल वर्क्स है दोस्तों। फिर इनकी एसेज जो आज हर लिटरेचर के स्टूडेंट को पढ़ने ही पड़ते हैं, मतलब पढ़ाए जाते हैं और पढ़ने भी चाहिए। तो लैटिन लैंग्वेज को लेकर इनके दिल में बहुत प्यार था। दुनिया इनकी लैटिन वर्क्स को इतना पढ़ती नहीं, नेगलेक्ट करती है और इंग्लिश वर्क्स को पढ़ती है, जबकि लैटिन में इन्होंने ग्रेट वर्क्स लिखा है। इनके एसेज 3 एडिशन में पब्लिश हुए थे। फर्स्ट एडिशन 1597 में आया था, जिसमें सिर्फ 10 एसेज को इन्होंने पब्लिश करवाया था, और उस टाइम पर ये जो सारा ज्ञान इन्होंने एसेज में डाला है, वो सब इनके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से इकट्ठे करके एक बुक आई थी छोटी सी। फिर 15 सालों तक इन्होंने कोई एसेज पब्लिश नहीं करवाया, और फिर 1612 में सेकंड एडिशन में अपने 38 एसेज को इन्होंने पब्लिश करवाया। फिर लास्ट एडिशन जो आया था वो 1625 में आया था, उसमें इन्होंने अपने पुराने कुछ एसेज को पब्लिश किया और कुछ एसेज नए ऐड किए और जाकर 58 एसेज को पब्लिश करवाया लास्ट वाले एडिशन में। इनके एसेज इतने छोटे होते थे कि 4 या 5 घंटे में आप सारे एसेज को कंप्लीट कर लोगे, लेकिन उनको समझने के लिए आपको उन्हें दर्जनों बार पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, तब जाके इनके एसेज समझ आएंगे, क्योंकि बहुत ही प्रैक्टिकल एसेज लिखते थे। अब मैं इनकी साइंटिफिक नोवेल का नाम बताता हूं, जैसे मैंने कहा था, न्यू अटलांटिस, जिसमें इन्होंने यूटोपिया की बात की है सर टॉमस मोर की तरह। अब सबसे कमाल का काम इस वक्त ये हो गया था कि शेक्सपियर को, मैं शेक्सपियर बता रहा हूं, रॉयल पैटर्नेज मिल गई थी। पैटर्नेज के बारे में मैं पहले भी कई वीडियोस में आपको बता चुका हूं। पैटर्नेज वो होती है जब रॉयल लोग, मतलब किंग और क्वीन, ऐसे राइटर्स को अपने अंडर ले लेते हैं, उनको पैसे वैसे की हेल्प करते हैं, तो उसको पैटर्नेज कहा जाता है। तो शेक्सपियर को रॉयल पैटर्नेज मिल गई थी किंग जेम्स की मदद से, लेकिन किंग जेम्स ही आर्ट में इंटरेस्ट नहीं रखते थे, बल्कि उनकी वाइफ एन ऑफ डेनमार्क भी आर्ट में उतना ही इंटरेस्ट रखती थी जितना किंग जेम्स रखा करते थे। तो मजे हो गए राइटर्स के उस टाइम। बल्कि आप किंग जेम्स की वाइफ एन ऑफ डेनमार्क की आर्ट के लिए किस कदर दीवानगी देखोगे कि वो अपनी कोर्ट के अंदर प्ले परफॉर्म करवाती थी। बेन जॉनसन जैसे नए नए लड़कों को, नए नए टैलेंट को कमीशन देती थी, जिन प्लेस को कहा जाता है मास्क, जिनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। और आर्किटेक्चर में बड़ी दिलचस्पी थी क्वीन की। दोस्तों शेक्सपियर के बारे में मैं पर्टिकुलर वीडियोस के अंदर बता चुका हूं, मैं उनकी ट्रेजेडीज के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा बाद में, लेकिन मैं आपको इस वक्त के कमाल के आदमी का नाम बताता हूं, जॉर्ज चैपमैन। ये उस वक्त ट्रांसलेशंस का बादशाह था दोस्तों। हालांकि पैसा नहीं था, लेकिन ट्रांसलेशंस बहुत ही गजब की थी। कैसे? इससे पहले ग्रीक वर्क्स को और लैटिन वर्क्स के ट्रांसलेशंस आपको इंग्लिश दुनिया को कैसे मिलते थे? एक कैक्सटन था जिसने प्रिंटिंग प्रेस को इन्वेंट किया था, आपको याद होगा। द रिकायल ऑफ हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय नाम का वर्क लिखा था 1464 में, उस टाइम के ट्रांसलेशंस किए हुए थे कैक्सटन की, तो वही खिंच रहे थे। मतलब अभी तक इंग्लिश ट्रांसलेशंस वहीं के चलते आ रहे थे। फिर जॉर्ज चैपमैन आया और रज के काम किया ट्रांसलेशंस में। जॉर्ज चैपमैन बड़ा कमाल का ट्रांसलेटर था, लेकिन इसको पैटर्नेज नहीं मिली दोस्तों, तो कर्जा बहुत बढ़ गया। जॉन कीट्स ने इनके ट्रांसलेशंस की बहुत तारीफ की है। 1598 में एलियट की ट्रांसलेशंस को करना शुरू किया, इंस्टॉलमेंट्स में पब्लिश करवाए, और 1616 तक, मतलब इतने सालों तक एलियट और ओडिसी दोनों को कंप्लीट करके इंग्लिश में कंप्लीट ट्रांसलेशंस तैयार किए। और इनके बराबर ट्रांसलेशंस पोप तक कोई भी नहीं कर पाया दोस्तों, अलेक्जेंडर पोप। इनके बाद में अलेक्जेंडर पोप ने ट्रांसलेशंस में नाम कमाया था, लेकिन कमाल की बात ये थी कि ओडिसी को इन्होंने आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा था और एलियट को इन्होंने आयम्बिक हेप्टामीटर में लिखा। दोस्तों आज की डेट में ट्रांसलेशंस करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन उस टाइम पर थी। और ट्रांसलेशंस के साथ-साथ सबसे बड़ी बात क्या होती है कि उसमें ट्रांसलेशन में आप अपनी तरफ से डिस्क्रिप्टिव डिटेल्स को भी ऐड करो, जो चैपमैन ने बड़ा बखूबी बहुत अच्छे तरीके से किया था। जॉन कीट्स ने जब चैपमैन की हॉमर के ट्रांसलेशंस को पढ़ा तो बड़ा एडमायर किया, और एक फेमस सोनेट भी लिखी ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स हॉमर, आपने पढ़ी होगी, मैंने पढ़ा रखी चैनल पर। कीट्स को ड्राइडन और अलेक्जेंडर पोप के ट्रांसलेशंस कम पसंद थे, क्योंकि वो दोनों हीरोइक कपलेट्स का यूज करते थे। लेकिन चैपमैन एक टैलेंटेड ट्रांसलेटर थे, पोएट थे, ड्रामेटिस्ट थे, कुल मिलाकर अंडररेटेड आदमी थे, इसलिए इनको माइनर पार्ट्स में गिना जाता है उस टाइम के। लेकिन दोस्तों इन्होंने विद एन एज की कई पोएम्स को कंप्लीट किया, जैसे कि क्रिस्टोफर मार्लो की हीरो एंड लिएंडर को, बहुत सारे कोलैबोरेशन में ड्रामास भी लिखे। बेन जॉनसन के साथ में अच्छी दोस्ती थी इनकी। चैपमैन ने कॉमेडीज में एक्सपेरिमेंट किए दोस्तों, सुनना, कॉमेडीज में सबसे पहले एक्सपेरिमेंट्स इन्होंने किए एंड ह्यूमरस डेज मर्थ नाम की कॉमेडी लिखकर उन्होंने ह्यूमरस कॉमेडी में एक्सपेरिमेंट किए। बाद में बेन जॉनसन ने एवरी मैन इन हिज ह्यूमर और एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर में इसी टेक्निक का यूज किया।
ट्रैजिक कॉमेडी में भी सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करने वाले थे जॉर्ज चैपमैन। उन्होंने एक प्ले लिखा था द विडोज टीयर्स, जिसमें कॉमेडी के साथ में कुछ सीरियस थीम्स को मिक्स कर दिया बाद में, और फिर बाद में फ्रांसिस ब्यूमंट और जॉन फ्लेचर ने इसका क्रेडिट ले लिया कि ट्रैजिक कॉमेडी को इन दोनों ने इंट्रोड्यूस किया। लेकिन दोस्तों चैपमैन ने पहले एक्सपेरिमेंट कर लिया था द विडोज टीयर्स नाम के प्ले में। चलो अब चैपमैन से आगे बढ़ते हैं, जैकोबिन एज के मास्क को डिस्कस करते हैं। ये एक टाइप का कोटी एंटरटेनमेंट था दोस्तों, उस टाइम पर चलता था, जिसको मास्क कहा जाता है। एंड मैंने आपको बताया था जो कि जेम्स की वाइफ थी वो परफॉर्म करवाती थी। मास्क एक टाइप का एंटरटेनमेंट होता था जिसमें डांसिंग, म्यूजिक, सिंगिंग, एक्टिंग ये सब चीजें चलती थी। जेम्स की वाइफ एन को ये बहुत पसंद थी और वो खुद भी डांस करती थी। दोस्तों हिस्ट्री में भी ऐसा कहा जाता है कि हेनरी 8 भी अपनी कोर्ट में इसको परफॉर्म करवाते थे और चार्ल्स फर्स्ट एन का बेटा वो भी परफॉर्म करवाता था। इन्हीं की तरह उस टाइम पर डम शोज होते थे दोस्तों। डम शोज क्या होते थे? मास्क की तरह होते थे, इंटरल्यूड्स होते थे, जिसमें कैरेक्टर्स कुछ बोलते नहीं थे, बस एक्शंस करते थे, इसलिए इसका नाम डम शोज था। कहा जाता है कि ये मॉडर्निटी प्लेस से निकल कर आए थे, क्योंकि इनमें भी एलेगरी का यूज किया जाता था। देखना स्पेनिश ट्रेजेडी और हैमलेट में भी आपको प्ले विद इन अ प्ले दिखेगा, जो ये डम शोज होते थे और ये इंटरल्यूड्स होते थे इस टाइप के। लेकिन 1630 के बाद से ये डम शोज वगैरह मेन स्ट्रीम ब्रिटिश ड्रामा से खत्म हो गए। जॉर्ज चैपमैन ने भी एक फेमस मास्क लिखा था दोस्तों उस टाइम का, द मेमोरेबल मास्क ऑफ द मिडिल टेंपल एंड लिंकन्स इन। अब अगर हम मास्क की बात कर रहे हैं तो नीगो जोन्स का नाम अगर मैं नहीं लूं तो बड़ी नाइंसाफी होगी भाई। ये उस टाइम पर फर्स्ट सिग्निफिकेंट आर्किटेक्ट था दोस्तों इंग्लैंड का। लिटरेचर, म्यूजिक, ये पेंटिंग, इन सब चीजों ने इतनी ग्रोथ नहीं की थी जितनी आर्किटेक्चर ने ग्रोथ की थी उस टाइम पर। तो बेन जॉनसन के साथ में अच्छी दोस्ती थी इनिगो जोन्स की। बेन जॉनसन क्वीन एन के लिए राइटिंग करते थे और ये इनिगो जोन्स उस टाइम पर कॉस्ट्यूम डिजाइनर का काम करते थे, स्टेज डिजाइनिंग का काम करते थे, और इनको भी बेन जॉनसन के साथ में पार्टनरशिप मिली थी क्वीन की उस टाइम पर। जॉनसन थे राइटर और ये थे आर्किटेक्ट। शुरू में दोनों का काम बहुत ही अच्छा चल रहा था, मतलब 500 से ज्यादा इन्होंने मास्क लिखे थे क्वीन के लिए। 15 साल तक दोनों ने साथ में काम किया दोस्तों। लेकिन पार्टनरशिप किसकी चली है जो इन दोनों की चलेगी? बात तब बिगड़ी जब दोनों में लड़ाई हो गई इस बात को लेकर कि किसका काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टेज को डिजाइन करने वाले का या लिटरेचर लिखने वाले का। इसलिए दोनों में बात बिगड़ गई, दोनों की दोस्ती टूट गई, दोनों एक दूसरे पर सटायर्स करते थे। खास करके बेन जॉनसन ने सटायर्स की शुरुआत कर दी थी यहां से, जब उनकी जोन्स के साथ में दोस्ती बिगड़ गई। तो अभी तक अगर आपको ऐसा लगता है कि शेक्सपियर को किंग जेम्स का सपोर्ट मिल गया इसलिए उन्होंने प्रोग्रेस कर ली जैकोबिन एज में, लेकिन एक बार आप सोचो बेन जॉनसन को भी तो क्वीन का सपोर्ट मिला था, फिर भी वो मास्क ही लिखते रहे। सपोर्ट मिलना अच्छी बात है, लेकिन अपना भी तो कुछ बेटर करना पड़ता है। अब दोस्तों शेक्सपियर बड़े स्मार्ट ड्रामेटिस्ट थे इस टाइम पर, क्योंकि उन्होंने इस टाइम पर मैकबेथ इसलिए लिखा था। दोस्तों सारी ट्रेजेडीज बहुत फेमस है शेक्सपियर की जो जैकोबिन एज में लिखी गई थी, इंपॉर्टेंट ट्रेजेडीज। लेकिन मैकबेथ उन्होंने इसलिए लिखा था क्योंकि उन्हें पता था कि जेम्स फर्स्ट विचक्राफ्ट में बड़ा इंटरेस्ट, चुड़ैलें, भूत प्रेत वगैरह ये सब चीजें। जेम्स ने खुद एक वर्क लिखा था, डीमोनोलॉजी नाम का वर्क लिखा था, जिसमें उन्होंने विचक्राफ्ट, ब्लैक मैजिक की बात की थी। यहीं से शेक्सपियर ने अपने मैकबेथ का कंटेंट उठाया था। जेम्स ब्लैक मैजिक में ही नहीं बल्कि धर्म में भी बड़ा इंटरेस्ट रखते थे, इसलिए उन्होंने बाइबल की ट्रांसलेशन शुरू करवाई। ऑथराइज्ड वर्जन में इस बाइबल को ट्रांसलेट करने में सबसे पहले काम किया था जॉन विक्लिफ ने। जॉन विक्लिफ के ट्रांसलेशंस मैन्युस्क्रिप्ट में चलते थे उस टाइम पर, जब तक कि किंग जेम्स की बाइबल नहीं आई। आप में से काफी सारे बच्चों को ये गलतफहमी होती है कि जेम्स ने खुद ये ट्रांसलेशन किए थे। नहीं दोस्तों, 47 लोगों की 47 लोगों की स्कॉलर्स की एक टीम लगाई थी, तब जाकर ये वर्क तैयार हुआ था। और इस एज में इंग्लैंड ही नहीं पूरा यूरोप साइंटिफिक रेवोल्यूशन में इंटरेस्ट ले रहा था। साइंटिफिक रेवोल्यूशन की शुरुआत हो गई थी। एलिजाबेथन एज के भी पहले एक पॉलिश मैथमेटिशियन थे निकोलस कॉर्पनिकस, जिन्होंने दुनिया को बताया था कि ये सोलर सिस्टम पृथ्वी के चारों तरफ नहीं बल्कि पृथ्वी और बाकी ग्रह इस सूरज के अराउंड घूम रहे हैं। इनके इस रेवोल्यूशन को जर्मनी में आगे बढ़ाया जोहान्स केपलर ने, इटली में गैलीलियो गैलीली ने, इंग्लैंड में साइंटिफिक रेवोल्यूशन को आगे बढ़ाने का काम किया था फ्रांसिस बेकन ने। ऐसा माना जाता है दोस्तों रॉयल सोसाइटी जो चार्ल्स सेकंड के टाइम पर खुली थी ना, रॉयल सोसाइटी के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, आगे मतलब नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। तो उस रॉयल सोसाइटी को खोलने में फ्रांसिस बेकन एक गाइडिंग स्पिरिट की तरह थे। 16th सेंचुरी के फ्रेंच एनलाइटनमेंट को भी गाइडेंस इन्हीं से मिला था दोस्तों। इनको फ्रांसिस बेकन को फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फिलॉसफी भी कहा जाता है। लेकिन फाइन आर्ट मतलब पेंटिंग वगैरह जैकोबिन एरा की इतनी स्ट्रांग नहीं थी। मैंने आपको बताया जितने भी प्रोमिनेंट पेंटर्स थे वो सब बाहर के थे। जैसे एक फ्लेमिश आर्टिस्ट थे पॉल वेन सॉमर फर्स्ट, जिन्होंने फ्रांसिस बेकन का ये पोर्ट्रेट बनाया था, वो भी बाहर से थे। अब थोड़ा सा मैं शेक्सपियर की बात करता हूं, शेक्सपियर की ट्रेजेडीज की बात करता हूं, जिसकी बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम जैकोबिन एज पढ़ रहे हैं तो। लेकिन इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि डार्क थीम्स जो थी ना वो इस एज के लिटरेचर का बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट थी। इस टाइम पर जो राइटर्स थे सारे एलिजाबेथन एज के थे और डार्क बहुत लिखा जाता था। इस टाइम पर सैटारिकल प्लेस भी लिखे जाने शुरू हो गए थे। बेन जॉनसन का द अल्केमिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो जैकोबिन सोसाइटी की करप्शन और ह्यूमन ग्रीड को दिखाता है। इस टाइम पर बहुत डर का भी माहौल था दोस्तों। हर वक्त डर लगा रहता था कि पार्लियामेंटेरियंस की नाराजगी की वजह से सिविल वॉर ना हो जाए। चलिए अब हम बात करते हैं शेक्सपियर की ट्रेजेडीज के बारे में, जो कि इस एज में सबसे फेमस है। सबसे पहले किंग लियर। दोस्तों ये किंग लियर बेस्ड है एक पुराने राजा पर, जो कि ब्रिटेन का राजा था, एक लेजेंडरी किंग था लेयर। इसकी स्टोरी लिखी थी जॉफरी ऑफ मॉनमाउथ ने। ब्रिटेन के राजाओं के बारे में मतलब लिखा था उसने, तो उसमें राजा लेयर की स्टोरी थी, लेयर ऑफ ब्रिटेन के नाम से। सेम टू सेम स्टोरी जैसे शेक्सपियर की किंग लियर की थी। उस राजा की भी एक्चुअली 3 बेटियां थी, तीनों कोई बेटा नहीं था, तीनों बेटियों का नाम था सेम, गोनोरिल, रीगन और पर्डिल। वहां से कंटेंट उठाया और शेक्सपियर ने किंग लियर को मॉडिफाई कर दिया। लेकिन पहली बार शेक्सपियर ने इसको मॉडिफाई नहीं किया था, एक और प्ले लिखा गया था किंग लियर नाम से। स्पेलिंग देख लेना आप, याद रखना। शेक्सपियर वाला किंग लियर अलग है, लेकिन इस प्ले के राइटर का पता नहीं कि किसने लिखा। किसी ना किसी को एट्रीब्यूट किया जाता है कि किसी ने लिखा होगा, लेकिन इसके राइटर का पता नहीं एक्चुअली। तो कहानियां पहले से मौजूद थी, शेक्सपियर ने बस स्मार्टली उनको मॉडिफाई किया। और आप देखना एडमंड स्पेंसर की फेयरी क्वीन में भी कॉर्डेलिया का कैरेक्टर अपीयर होता है जो फांसी खा के मर जाती है। शेक्सपियर ने प्लॉट में चेंज क्या किया, देखो क्या चेंज किया था कि असल कहानी में क्या हुआ था कि किंग लियर को उसका थ्रोन वापस मिल गया था, लेकिन शेक्सपियर ने क्या किया एंड में कॉर्डेलिया और किंग लियर की डेथ, जिससे ये ट्रेजेडी बन गई और शेक्सपियर का ड्रामा हिट हो गया। लोगों ने फील किया इसको अंदर तक, इसलिए हिट हो गया। और अब मैं बात करता हूं जैकोबिन एज की सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेजेडी मैकबेथ के बारे में। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि खुद ऐसा कहा जाता है शेक्सपियर ने किंग जेम्स को प्लीज करने के लिए इस ट्रेजेडी को लिखा था। कहा जाता है कि इसकी 3 विचेस वाला कांसेप्ट शेक्सपियर ने हॉलिंशेड क्रॉनिकल्स से उठाया था। जेम्स को भी विचक्राफ्ट में बड़ा इंटरेस्ट था, कुछ जेम्स के वर्क से इस प्ले का कंटेंट उठाया था। बाइबल में विच ऑफ एंडर के कैरेक्टर से इसका कंटेंट उठाया था और गन पाउडर प्लॉट भी इस प्ले के लिए एक बड़ा सोर्स था। इसलिए जैकोबिन एज का सबसे इंपॉर्टेंट प्ले है मैकबेथ। और टेम्पेस्ट जो कि ट्रेजेडी नहीं थी, ट्रैजिक कॉमेडी थी, जिसके लिए काफी सारे सोर्सेस शेक्सपियर ने बाकी प्लेस की तरह बाहर से उठाए थे। लेकिन इस प्ले में शेक्सपियर ने टाइम, प्लेस और एक्शन की 3 यूनिट्स को ढंग से फॉलो किया है। पहले जो भी प्लेस लिखे थे उनमें इतना अच्छे से इन तीनों को फॉलो नहीं किया था, टाइम, प्लेस और एक्शन को, लेकिन इसमें बखूबी फॉलो किया। ये एज फेमस है शेक्सपियर की ट्रेजेडीज की वजह से, फ्रांसिस बेकन की वजह से। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बता दिया। जेम्स फर्स्ट की बाइबल भी एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट था, जिससे बहुत सारे ड्रामेटिस्ट को अपने लिटरेचर के लिए बहुत सारा कंटेंट मिला इनके ट्रांसलेशन से। इस एज के दौरान ड्रामा में रैपिडली गिरावट हो रही थी दोस्तों। मतलब अब ड्रामा इतने सक्सेसफुल नहीं लिखे जा रहे थे जो एलिजाबेथन एज में लिखे जा रहे थे। देखो मैंने आपको मेटाफिजिकल पार्टी के बारे में नहीं बताया क्योंकि उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बन सकती है। विलियम शेक्सपियर फेमस अपने ड्रामास की वजह से। एक टाइम था जब बाइबल के बाद सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाला टेक्स्ट था विलियम शेक्सपियर के ड्रामास। शेक्सपियर को बार्ड ऑफ एवन भी कहा जाता है क्योंकि वो एवन की पैदाइश थे। स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन में उनका जन्म हुआ था। बार्ड का मतलब होता है पोएट, यानी कि पोएट ऑफ एवन। इनके वर्क्स थे लगभग 38 to 39 ड्रामास इन्होंने लिखे, 154 सोनेट्स इन्होंने लिखी और
दो लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स इन्होंने लिखी और दूसरी कुछ पोएट्री इन्होंने लिखी थी। 1564 स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन में इनका जन्म हुआ था, वहीं इनकी डेथ भी हुई थी 1616 में। इन्होंने अपने लाइफ टाइम में एलिजाबेथन एज भी देखी और जैकोबियन एज भी देखी और इन्हीं के टाइम पर इंग्लैंड में रेनेसां भी आया था। वाइफ का नाम था एन हैथवे, जो इनसे 8 साल बड़ी थी। 3 बच्चे थे उनसे, इनको 2 बेटियां और 1 बेटा। शेक्सपियर का सिर्फ एक ही बेटा था जिसका नाम था हैमलेट शेक्सपियर। हैमलेट शेक्सपियर की 11 साल की उम्र में डेथ हो गई थी और इसका नाम ध्यान से देखो, शेक्सपियर के एक प्ले हैमलेट से मिलता जुलता है। तो कई सारे स्कॉलर्स ये मानते हैं कुछ तो कनेक्शन है हैमलेट प्ले में और शेक्सपियर के बेटे में। शेक्सपियर के पेरेंट्स का नाम था जॉन और मैरी। 18 साल की उम्र में शेक्सपियर की एन से शादी हो गई थी। एन इनसे 8 साल बड़ी थी, यानी कि 26 साल की एज थी एन की उस वक्त और शेक्सपियर की थी 18 साल की एज। शादी के 6 महीने बाद इनकी एक बेटी हुई, सबसे बड़ी बेटी इनकी। अब आप ये पूछोगे कि शादी के 6 महीने बाद बेटी कैसे हुई, तो इनकी वाइफ एन पहले से ही प्रेग्नेंट थी, तो इनकी सबसे बड़ी बेटी हुई इनकी शादी के 6 महीने बाद और उसके बाद 2 बच्चे और हुए जो कि जुड़वा थे, भाई बहन थे, जिसमें से भाई था हैमलेट, इनका बेटा हैमलेट शेक्सपियर। वो 11 साल की उम्र में गुजर गया। फिर 1585 के आसपास शेक्सपियर लंदन आ गए और वहां अपना करियर शुरू किया। पार्टनरशिप में खुद की ड्रामा कंपनी के ये मालिक बन गए, जिसका नाम था, उस ड्रामा कंपनी का नाम था लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन और इसी कंपनी को बोलते हैं किंग्समैन। कैसे इसका नाम किंग्समैन पड़ा मैं आगे बताऊंगा। अभी के लिए ये याद रख लो कि 1613 तक एक्टिवली शेक्सपियर ने अपना राइटिंग का काम किया, उसके बाद वो रिटायर हो गए थे कंप्लीटली। 49 की एज में उन्होंने पूरी तरह से रिटायरमेंट ले लिया था और 52 की एज में वो गुजर गए। 1585 से 1613 तक जो भी इन्होंने वर्क्स लिखे वो माना जाता है कि इन्होंने खुद ने नहीं लिखे। बहुत सारे इनके कंटेम्पररीज भी बोलते थे और बाद के ऑथर्स भी बोलते थे, बाद के क्रिटिक्स भी बोलते थे कि इन्होंने बहुत सारे काम खुद से नहीं लिखे बल्कि किसी और ने इनके वर्क्स को लिखा है और क्रेडिट शेक्सपियर खा गए। और इसके रीजंस वो देते हैं, सबसे पहले तो शेक्सपियर कभी यूनिवर्सिटी नहीं गए थे, तो इतने बड़े-बड़े ड्रामा उन्होंने कैसे लिखी है। दूसरा, शेक्सपियर ने जहां भी अपने सिग्नेचर किए हैं वहां कहीं भी अपने नाम की स्पेलिंग उन्होंने ठीक नहीं लिखी, तो ये रीजन देते हैं, तो वो इतने बड़े-बड़े ड्रामा कैसे लिख सकते हैं। तीसरा, उनको तो अपना नाम बोलना तक नहीं आता था, वो विलियम शेक्स ऐसे कुछ बोलते थे अपने नाम को। ये सब थ्योरीज हैं, ये सब सिर्फ माना जाता है। शेक्सपियर ने अपनी लाइफ में सबसे पहले कॉमेडीज लिखी, उसके बाद हिस्ट्री प्लेज लिखे, उसके बाद ट्रेजेडीज लिखी और शेक्सपियर की लाइफ का सबसे बेस्ट हिस्सा था ट्रेजेडीज। जो ट्रेजेडीज थी वो सबसे ज्यादा फेमस है। फिर ट्रेजेडीज के बाद अपने करियर के आखिरी हिस्से में उन्होंने ट्रैजिक कॉमेडीज लिखी, जिसे रोमांस भी कहा जाता है। उसके बाद बहुत सारे वर्क्स को शेक्सपियर ने कोलैबोरेशन में लिखा, लेकिन कोई भी प्ले शेक्सपियर ने नाम कमाने के लिए नहीं लिखा था। कहा जाता है कि उन्होंने सारे प्लेज पैसा कमाने के लिए लिखे थे। शेक्सपियर की उसी ड्रामा कंपनी में उनके 2 एक्टर दोस्त थे जिनके नाम है जॉन हैमिंजेस और हेनरी कॉन्डन। उन्होंने शेक्सपियर के प्लेज का फर्स्ट फॉलियो पब्लिश करवाया 1623 में और इसी फर्स्ट फॉलियो का प्रीफेस लिखा था बेन जॉनसन ने। बेन जॉनसन शेक्सपियर के एक अच्छे दोस्त थे। उन्होंने शेक्सपियर के लिए प्रीफेस में एक कोटेशन लिखी थी, नॉट फॉर एज बट फॉर ऑल टाइम। ये कोटेशन शेक्सपियर के लिए बेन जॉनसन ने लिखी थी उनके फर्स्ट फॉलियो के प्रीफेस के अंदर। शेक्सपियर के फादर एक क्लब मेकर थे, यानी कि दस्ताने बनाने का काम करते थे और उनकी एजुकेशन हुई थी किंग्स न्यू कॉलेज से, एक ग्रामर स्कूल था ये। वहां पर इनको वो क्या है चैरिटी से चलता था, इसलिए वहां पर इनको एजुकेशन मिली थी किंग्स न्यू स्कूल से। अब दोस्तों यहाँ पे 1582 में जब शेक्सपियर की शादी हो गई और उनके बच्चे हो गए, उसके बाद 1585 से 1592 तक का 7 सालों का ये जो हिसाब है ये कहीं नहीं है। इन सालों को कहा जाता है शेक्सपियर्स लास्ट ईयर्स और कई लोगों का मानना है कि इन 7 सालों के बीच शेक्सपियर अपने घर से भागकर लंदन स्ट्रगल करने के लिए आ गए थे। फिर वो लंदन स्टेज में परफॉर्मेंस देने लगे। 1592 के आसपास उन्होंने लंदन स्टेज में प्लेज लिखे और परफॉर्मेंस दिया और तब जाकर शेक्सपियर का नाम सामने आने लगा। अब उस टाइम पर जो न्यूज़पेपर्स थे उन्होंने शेक्सपियर पर बड़ा अटैक किया, उनके क्रिटिक्स उन पर अटैक करते थे। इतने अटैक होने के बाद में ये चीज तो तय हो गई थी कि ये प्लेराइट लंबी रेस का घोड़ा, ये बहुत आगे जाएगा। और 1594 आते आते इनके प्लेज इनकी खुद की कंपनी परफॉर्म करती थी। इनकी कंपनी हो गई थी जिसका नाम था लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन और 1603 में क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हो गई थी। उसके बाद जेम्स फर्स्ट ने इस कंपनी को रॉयल पेटेंट दे दिया और इस कंपनी का नाम बदलकर इस कंपनी का नाम कर दिया किंग्समैन। याद रखना दोस्तों, पहले ये था, इसका नाम था कंपनी का लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन। 1603 में क्वीन एलिजाबेथ की डेथ के बाद में जेम्स फर्स्ट जब इंग्लैंड की गद्दी पर बैठा, उसने इस कंपनी को एक रॉयल पेटेंट दे दिया और उसके बाद इसका नाम बदलकर कर दिया किंग्समैन। और इससे पहले यानी कि 1599 में शेक्सपियर ने टेम्स रिवर के सदर्न हिस्से पर पार्टनरशिप में खुद का थिएटर भी खोल लिया था जिसका नाम था ग्लोब थिएटर। ग्लोब थिएटर किसका थिएटर था? शेक्सपियर का। और शेक्सपियर का थिएटर उस टाइम पर ऐसा थिएटर था जहां पर सब टाइप की ऑडियंस आ सकती थी। जरूरी नहीं था कि कोई अपर क्लास के ही लोग आए वहां पर। उनका मानना था कि भीड़ भीड़ को कहती है, तो वो भीड़ को आने से कभी मना नहीं करते थे। ऐसे ही अपने प्लेस को परफॉर्म करके ग्लोब थिएटर से बहुत सारा पैसा कमाने के बाद में विलियम शेक्सपियर ने लंदन में और स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन में अपनी प्रॉपर्टीज खरीद ली, बहुत सारी प्रॉपर्टीज खरीद ली और उस टाइम पर जो इन्वेस्ट किया था अपने पैसे को, वो उनकी प्रॉपर्टीज एकदम डबल हो गई। यानी कि जब तक शेक्सपियर रिटायर हुए तब तक बहुत पैसे वाले हो चुके थे। लंदन में ज्यादातर अपनी प्रॉपर्टीज उन्होंने खरीदी थी, लेकिन एक प्रॉपर्टी इन्होंने स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन में भी खरीदी थी अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए। 1610 में शेक्सपियर अपनी पब्लिक लाइफ से रिटायर हो गए। राइटिंग से रिटायर नहीं हुए बल्कि पब्लिक लाइफ से रिटायर हो गए, क्योंकि उस वक्त लंदन में प्लेग फैल गया था। लेकिन पता नहीं इतनी कम उम्र में रिटायरमेंट लेने का फैसला शेक्सपियर का सही था या गलत। खैर फिर भी जब रिटायर हो गए, इसके बावजूद वो लंदन आया जाया करते थे अपने दामाद, सबसे बड़े दामाद के पास में, और जॉन फ्लेचर जैसे प्लेराइट्स के साथ मिलकर वो उस वक्त कोलैबोरेशन में लिखते थे अपने राइटिंग्स को। उस वक्त वो अपने बड़े दामाद के साथ में टाइम स्पेंड करते थे और 1613 में उन्होंने अपना राइटिंग का काम पूरा किया, यानी कि अपना लास्ट प्ले कंप्लीट किया। उस प्ले का नाम भी आगे मैं आपको बताऊंगा। और 1613 में उन्होंने अपने राइटिंग करियर से भी रिटायरमेंट ले लिया। फिर वो अपना ज्यादातर टाइम स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन में अपने घर में गुजारते थे और आने वाले 3 सालों तक उन्होंने वहां पर टाइम गुजारा। 1616 में अप्रैल के महीने में उनकी डेथ हो गई और शेक्सपियर को वहीं के पास के चर्च में एक कब्र में दफनाया गया और उसके ऊपर एक लाइन लिखी हुई है, शेक्सपियर की कब्र के ऊपर, जिसका मतलब ये है कि मेरी हड्डियों को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है और अगर किसी ने भी इसको खोदने की या पत्थर को हाथ लगाने की कोशिश की तो उसको शाप लगेगा। हाथ लगाने का मतलब तोड़ने की कोशिश की। ये वो लाइन है। शेक्सपियर का आखिरी प्ले टू नोबल किंग्समैन माना जाता है दोस्तों। और शेक्सपियर हमेशा फैशन को ध्यान में रखकर लिखा करते थे, यानी कि जो चीज ज्यादा चल रही है वही लिखा करते थे। उनके करियर का बेस्ट पार्ट था उनकी ट्रेजेडीज का, जो उन्होंने जैकोबियन एज में लिखी थी। लेकिन फिर भी क्रोनोलॉजिकली इनके प्लेस को अगर आप देखो तो आपको खुद लगेगा कि शेक्सपियर हमेशा फैशन के हिसाब से लिखते थे। फैशन के हिसाब से उन्होंने खुद को चेंज किया था कि किस चीज का ट्रेंड चल रहा है आजकल मार्केट में। उनको एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट जरूर कहा जाता है, लेकिन उन्होंने अपने बेस्ट वर्क्स यानी कि उनकी ट्रेजेडीज जैकोबियन एज में लिखी थी। अब बात की जाए इतनी बिजी लाइफ के अंदर पोएट्री कहां से लिखी शेक्सपियर ने? 1593 से 1594 के आसपास लंदन में प्लेग फैल गया था। उस वक्त थोड़े टाइम के लिए शायद थिएटर्स को क्लोज कर दिया गया था। उस वक्त शेक्सपियर ने पोएट्री लिखी। ये उन 2 वॉल्यूम्स के नाम है जिनको शेक्सपियर ने उस वक्त लिखा था। और इसी बीच अ लवर्स कंप्लेन को भी शेक्सपियर ने लिखा और इसमें शेक्सपियर की सोनेट्स भी शामिल थी। वो अपनी सोनेट्स को अपनी प्राइवेट डायरी में लिखते थे। पब्लिश करवाना तो दूर की बात है, वो तो ये तक नहीं चाहते थे कि कोई इनको पढ़े। ये जो 154 सोनेट्स है शेक्सपियर की, इन सोनेट्स को डार्क लेडी और फेयर यूथ में बांटा गया है। ड्रामा तो ड्रामा शेक्सपियर अपने पोएटिक वर्क्स की वजह से भी इंग्लिश लिटरेचर में ऑल टाइम फेवरेट है, ऑल टाइम पॉपुलर पोएट बन गए अलॉन्ग विद एमिली डिकिंसन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट एंड वॉल्ट व्हिटमैन। इसके अलावा शेक्सपियर ने आयम्बिक पेंटामीटर को भी इन्वेंट किया था, जो आज पोएट्री में सबसे ज्यादा यूज होता है। सबसे पहले शायद शेक्सपियर ने इसका यूज किया था और अपनी लाइफ टाइम में शेक्सपियर किसी भी कंट्रोवर्सी में नहीं फंसे। उनको कंट्रोवर्सी से डर लगता था। जिंदगी भर उन्हें बस तारीफ मिली और डेथ के बाद भी उनको बस तारीफ मिली।
स्पेशली उनको तारीफ मिली रोमांटिक एज के बाद विक्टोरियन एज में। रोमांटिक्स भी उनकी बहुत तारीफ करते थे, जैसे एस्ट्री कॉलरेज जैसे पोएट्स उनकी तारीफ करते नहीं थकते थे। कीट्स तो अपने डेस्क के पास में माना जाता है शेक्सपियर की फोटो रखते थे, एक फोटो रखते थे। और क्योंकि विक्टोरियंस बहुत ज्यादा शेक्सपियर करते थे, तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने 1901 में एक टर्म को कॉइन आउट किया जिसका नाम था बार्डोलेट्री। यहाँ पर ध्यान देना दोस्तों, बार्डोलेट्री एक टर्म है जिसको कॉइन आउट किया था जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने, ये बताने के लिए, समझाने के लिए कि शेक्सपियर के अलावा विक्टोरियंस को कुछ और दिखता नहीं है। शेक्सपियर के लिए जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने लिखा है, देयर इज नो एमिनेंट राइटर whom I can despise so entirely as I despise Shakespeare when I measure mine against him। एंड में उन्होंने लिखा है सो मच फॉर बार्डोलेट्री। तो ये बार्डोलेट्री टर्म किसने कॉइन आउट की थी? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने शेक्सपियर के लिए। 1592 में रॉबर्ट ग्रीन ने पहली बार जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बोलकर शेक्सपियर को क्रिटिसाइज किया था और कहा था कि शेक्सपियर क्रिस्टोफर मार्लो जैसे अपने कंटेम्पररीज की तरह यूनिवर्सिटी एजुकेटेड नहीं है। और उन्हीं के कंटेम्पररी बेन जॉनसन ने पहली बार उनको सोल ऑफ द एज, अपलॉज, डिलाइट, वंडर ऑफ आवर एज कहकर उनकी तारीफ की थी। और उनका जो प्ले था हैमलेट, वो एक बहुत ही फेमस स्कैंडिनेवियन फिगर था जिसका नाम था, एक लेजेंड था जिसका नाम था हैमलेट, उसकी कहानी है। और सैमुअल जॉनसन का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। सैमुअल जॉनसन ने जो अपनी डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को लिखा था, उसमें सबसे ज्यादा कोटेशंस शेक्सपियर की थी। और दोस्तों शेक्सपियर ने इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत सारे वर्ड्स दिए हैं, लगभग 17,000 से 29,000 वर्ड्स माना जाता है शेक्सपियर ने दिए हैं। लेकिन ये भी माना जाता है कि शेक्सपियर जाते जाते अपनी वाइफ को अपनी प्रॉपर्टी में से एक बैट देकर गए थे। दोस्तों प्रोफेसर शेक्सपियर में डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने शेक्सपियर के प्लेस का क्रिटिसिज्म किया है। ये एक ऐसे टाइप का मान लो कोई ऐसे है जिसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला पार्ट है शेक्सपियर जनरल नेचर एक्सीलेंसी, दूसरा है शेक्सपियर फॉल्ट्स और तीसरा है द थ्री यूनिटीज टाइम प्लेस एक्शन। तीनों के बारे में बताऊंगा। पहले तो ये वर्क पब्लिश हुआ था 1765 में। तो सबसे पहले जॉनसन बोलते हैं कि जिस टाइम पर वो थे यानी कि ऑगस्टन एज में, उस टाइम पर लोग क्या करते थे कि ओल्ड को तो ग्लोरीफाई करते थे, ओल्ड की तारीफ करते थे, ओल्ड राइटर्स जो अपना वर्क लिख कर गए, जबकि कंटेम्पररीज की कोई वैल्यू नहीं थी, साथ के राइटर्स की कोई वैल्यू नहीं थी। जॉनसन यहाँ पर बताते हैं कि कैसे डिसाइड किया जाए पीस ऑफ लिटरेचर अच्छा है या नहीं। सबसे पहले तो ये देखो कि वो लंबे टाइम के लिए रहने लायक है या नहीं। दूसरा, टाइम के साथ धीरे-धीरे ग्रेजुअली उसकी पहचान बढ़ रही है या नहीं। तीसरा, दूसरे वर्क से अगर उसका कंपैरिजन किया जा रहा है तो क्या कंडीशन है उस वर्क की। ये तीन चीजें बताई है कि पीस ऑफ लिटरेचर अच्छा है या नहीं, ऐसे डिसाइड किया जाए। शुरू करता हूं मैं प्रोफेसर शेक्सपियर, बहुत ही कुछ नया जानने को मिलेगा। इस वर्क में सैमुअल जॉनसन ने शेक्सपियर के प्लेस का एनालिसिस किया है, उनकी क्वालिटीज भी बताई है और डिफेक्ट्स भी। इनका किया हुआ क्रिटिसिज्म बहुत ही जरूरी है दोस्तों मॉडर्न क्रिटिसिज्म के लिए। तो कुछ मानते हैं जॉनसन ने इस वर्क का क्रिटिसिज्म करते हुए प्रेजुडिस रखा है, लेकिन सच तो ये है कि 18वीं सेंचुरी में इससे बेहतर लिटरेरी क्रिटिसिज्म पर कोई वर्क नहीं रहा दोस्तों, क्योंकि इसको लिखने से पहले डॉक्टर साहब ने 9 साल लगा दिए शेक्सपियर के वर्क्स को ठीक से पढ़ने में और इस वर्क को प्रोड्यूस करने में। उन्होंने ऐसा जजमेंट दिया इस वर्क के अंदर कि शेक्सपियर को सारे यूरोपियन राइटर्स में सबसे ऊपर चढ़ा दिया। अब वो इस वर्क में बोलते हैं शेक्सपियर के प्लेस प्रैक्टिकल नॉलेज का खजाना है, उसमें लाइफ की फिलॉसफी मिलती है। इनमें सिर्फ एक पैशन नहीं होता, सिर्फ लव का पैशन नहीं होता, बल्कि डिफरेंट टाइप के पैशंस होते हैं, जैसे लस्ट, एंगर, प्राइड वगैरह वगैरह। तो इसलिए जॉनसन बोलते हैं नोट कर लेना कि शेक्सपियर के प्लेस मिरर ऑफ लाइफ, जिंदगी का आईना होते थे। अब क्या होता है कि आज हमारी एज में कोई राइटर होगा तो हम उसे इतना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन पुराने राइटर को हम लोग ग्लोरीफाई करेंगे, उसको जीनियस कहेंगे। तो शेक्सपियर के टाइम पर भी कुछ ऐसा ही था, क्योंकि कंटेम्पररी राइटर्स को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उन्होंने ट्रेजेडी और कॉमेडी को मिक्स करके ट्रेजिक कॉमेडी बना दिया था। और ये चीज फॉल्ट मानी जाती थी उस वक्त, क्योंकि उस वक्त माना जाता था क्लासिकल रूल्स के हिसाब से ट्रेजेडी और कॉमेडी को सेपरेट रखो। लेकिन जॉनसन ने इसमें शेक्सपियर को डिफेंड किया है कि अच्छा ही किया शेक्सपियर ने दोनों को मिक्स कर दिया, क्योंकि रियल लाइफ में भी सब नहीं होता कि सिर्फ हमारे साथ बुरी बुरी चीजें हो रही हो या फिर सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें होती हो। तो दोनों चीजों का मिक्सचर होती है लाइफ, जॉय, सॉरो, टीयर्स और स्माइल्स, गुड और इविल, दोनों का मिक्सचर होती है जिंदगी। भले ये चीज क्लासिकल रूल्स के खिलाफ है, लेकिन ट्रेजिक कॉमेडी करके शेक्सपियर ने रियल लाइफ के दोनों देते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि शेक्सपियर ने ट्रेजिक कॉमेडी का यूज किया तो यहाँ पर किसी तरह से ट्रेजेडी की पावर कमजोर हो गई, कि ट्रेजिक कॉमिक प्लेस के अंदर कॉमेडी कहीं भी ट्रेजेडी के पैशन की प्रोग्रेस को बीच में इंटरप्ट नहीं करती। इसलिए इनफैक्ट शेक्सपियर खुद जानते थे कि प्लेजर बहुत सारी वैरायटीज में मिलना चाहिए, सिर्फ मेलंकोली और तकलीफ मिलती रही ये चीज प्लीजिंग नहीं होती। कि पावर थी, वो अच्छे से जानते थे कि कैसे लोगों को रुलाते रुलाते हंसाना है। बात की जाए कॉमेडी की, तो कॉमेडी के तो शेक्सपियर जीनियस थे, क्योंकि उनको पड़ता था और ये कॉमेडी सीन्स टाइम के साथ ड्यूरेबल थे, टाइम के साथ उनकी पॉपुलैरिटी पर कोई भी खास असर नहीं पड़ा। और कॉमिक सीन्स की लैंग्वेज जो होती थी वो भी रियल लाइफ वाली होती थी, ज्यादा उसको रिफाइन करके नहीं लिखते थे, इसलिए अब तक वो पुराने नहीं हुए। और ट्रेजेडीज को लिखने में उनको ट्रायल करना पड़ता होगा, स्टडी करनी पड़ती होगी, तो ट्रेजेडीज में तो स्किल्स लगाते थे और कॉमेडी नेचुरली आती थी। अभी यहाँ मैं शेक्सपियर के फॉल्ट्स की भी बात करूंगा, लेकिन पहले बात करते हैं जॉनसन ने शेक्सपियर के यूज ऑफ यूनिटीज को डिफेंड किया है। यूज ऑफ यूनिटीज कैसे? क्लासिकल रूल्स क्या बोलते हैं एरिस्टोटल के, टाइम प्लेस और एक्शन की यूनिटी होनी चाहिए। लेकिन शेक्सपियर की जो हिस्ट्रीज थी, गौर से सुनना, यहाँ पे जॉनसन क्या बोलते हैं कि शेक्सपियर की जो हिस्ट्रीज थी वो ना तो ट्रेजेडी थी ना कॉमेडी थी, इसलिए उसमें शेक्सपियर को क्लासिकल रूल्स को फॉलो करने की जरूरत क्या थी यूनिटीज को। इसमें भी टाइम प्लेस और एक्शन को फॉलो करो, क्योंकि हिस्ट्री तो हिस्ट्री होती है। हिस्ट्री प्लेस के अंदर कहां से वो टाइम प्लेस और एक्शन की यूनिटी को फॉलो करते? उनको इन हिस्ट्री प्लेस के अंदर बस कंसिस्टेंसी और नेचुरलनेस को मेंटेन करना था अपने कैरेक्टर्स में, जो उन्होंने बड़े अच्छे से किया है। बाकी हिस्ट्री के अलावा दूसरे वर्क्स की अगर बात की जाए तो वहां पर भले टाइम और प्लेस को ढंग से मेंटेन नहीं किया हो, लेकिन एक्शन की यूनिटी अच्छे से मेंटेन किया है। वो एक्शन की यूनिटी पर ज्यादा ध्यान देते थे, लेकिन टाइम और प्लेस की यूनिटीज पर शेक्सपियर ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन ऐसा माना जाता था कि टाइम और प्लेस की यूनिटी को फॉलो करने से ड्रामा में विश्वास बना रहता है। लेकिन जॉनसन यहाँ पर बोलते हैं कि ऑडियंस अच्छे से ये बात जानती है कि फिक्शन कभी भी रियल नहीं बन सकता। ड्रामा देखने वाले तो कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं, ड्रामा एक रिलीजन होता है और रिलीजन की कोई लिमिट्स नहीं होती, उसमें कुछ भी हो सकता है। ये बात कहीं भी गलत नहीं है कि शेक्सपियर अपने एक्शन को किसी भी जगह दिखा रहे हैं। जरूरी नहीं है कि कैरेक्टर अगर डर रहा है तो चारों तरफ डर वाला माहौल क्रिएट करना जरूरी है, बिजली कड़क रही है ऐसा माहौल बनाना जरूरी है, डर तो कहीं भी लग सकता है कैसे भी। तो शेक्सपियर फोकस करते थे कि एक्शन के इवेंट्स एक दूसरे से कनेक्टेड हो। आगे जॉनसन बोलते हैं ड्रामा हमको आगे लेकर के जाता है, इसलिए नहीं कि जो सब हो रहा है वो सब रियल है, ड्रामा में जो कुछ भी हो रहा है वो रियल है, बल्कि इसलिए कि ऑडियंस भी ये फील कर सके कि ड्रामा में जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे साथ भी हो सकता है। जैसे एक फिल्म है बागबान, वो बड़ी डेंजरस फिल्म है। जॉनसन बोलते हैं कि ड्रामा में यूनिटी ऑफ एक्शन हो ये सफिशिएंट है, जरूरी नहीं है टाइम और प्लेस की यूनिटी भी हो, क्योंकि ये ड्यूटी असम्पशंस को बढ़ावा देती है। ये अच्छा हुआ कि शेक्सपियर ने उन पर ध्यान नहीं दिया। अब जॉनसन शेक्सपियर के कुछ फॉल्ट्स भी गिनवाते हैं। अब दोस्तों इनको ढंग से सुनना, इनको ढंग से डिस्कस करने जा रहा हूं। सबसे पहला तो शेक्सपियर कभी भी मॉरल पर्पस के लिए नहीं लिखते थे, उनका मकसद होता था ऑडियंस को मजा देना बजाय कुछ सिखाने के, और ये उनकी प्लेस के साथ पार्टी जस्टिस नहीं हुआ। ये एक फॉल्ट है जिसके लिए उनको उनकी ही एज में शायद क्रिटिसाइज जरूर किया गया होगा। जैसे आपने शेक्सपियर का एक प्ले पढ़ा होगा मर्चेंट ऑफ वेनिस, उसके अंदर पोर्शिया जब आदमी का फेस बदलकर एक लॉयर बनकर कोर्ट में जाती है ट्रायल अटेंड करने, तो उस टाइम पर ये चीज मॉरली एक्सेप्टेड नहीं थी कि उस टाइम पर वुमेन ऐसा कुछ करते। लेकिन शेक्सपियर ने इसके पीछे कोई भी अपना मॉरल पर्पस नहीं छोड़ा, और अगर मान लो उस वक्त अगर कोर्ट में उसको कोई पहचान लेता तो पूरा प्लॉट खराब हो जाता। दूसरी गलती, वो अपने प्लॉट को बड़ा लूजली डिजाइन करते थे, कभी भी प्लॉट को इंप्रूव करने की कोशिश नहीं करते थे। गलती हो गई तो हो गई, उसको सुधारना नहीं है। जैसे मर्चेंट ऑफ वेनिस में एक कमी आपने नोटिस की होगी नहीं की होगी, एंटोनियो शैलोक से क्या कहकर पैसे उधार दिलवाता है कि मेरे जहाज समुद्र में यहाँ पहले हुए, जैसे वो वापस आ जाएंगे तो मैं तुमको तुम्हारा पैसा वापस कर दूंगा। लेकिन क्या पता, क्या खबर आती है कि जहाज डूब गए। अब यहाँ जहाज पहले हुए तो सारे जहाज एक साथ डूब गए, एक साथ हो गए, या एक साथ ही नहीं लौटे सारे के साथ, तो ये चीज गलती है। और एक बात ये कि शेक्सपियर ने इजिप्ट, इटली, डेनमार्क इन सब कंट्रीज के बारे में, इन सब के कैरेक्टर्स के बारे में बताया, लेकिन इनके कैरेक्टर्स से इनको देखने से ऐसा लगता नहीं है, कोई डिफरेंस नजर नहीं आता कि बंदा इटली से है तो लगे भी, बस नाम ही होता था इटालियन, नीचे इंग्लिश वाला ही होता था उसका। प्ले की स्पीच कभी-कभार बहुत ही कोल्ड और वीक हो जाती थी, ये पंच का यूज बहुत करते थे। पंच के लिए ये रीजन और ट्रुथ से भी सैक्रिफाइस करते थे। जैसे किंग लियर के अंदर किंग और फूल साथ में थे, लेकिन वो साथ में रहने के बावजूद ऐसा लगता है किंग तो कभी फूल की लैंग्वेज बोल रहा है और फूल कभी किंग की लैंग्वेज बोल रहा है। अब पता नहीं क्यों, क्या रीजन था कि शेक्सपियर को आदत थी वो लोअर कैरेक्टर से हमेशा एक लोअर कैरेक्टर था उससे नोबल लैंग्वेज बुलवाते थे। दूसरा, वो अपनी स्पीच को थोड़ा सा इफेक्टिव बना सकते थे कैसे, कि वो अपने वर्ड्स के अंदर ग्रीक और इटालियन कल्चर्स के, क्लासिकल कल्चर्स के रेफरेंस जरूर उठाते थे, लेकिन वो ऐसे क्लासिकल रेफरेंस ये सोचकर उठाते थे कि इससे स्पीच स्ट्रांग हो जाएगी। जैसे मर्चेंट ऑफ वेनिस में पोर्शिया शैलोक से बोलती है कि ठीक है तुम एंटोनियो का 1 पाउंड मांस काट लो, लेकिन एक भी बूंद खून की बहाए बिना। तो अब मैं जहां तक जानता हूं ये प्ले का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन शेक्सपियर ने इसको सिर्फ एक सिंगल लाइन में खत्म कर दिया। इसलिए ये चीज पावरलेस, अनसरप्राइजिंग और कोल्ड सी लगती है। स्पीच को थोड़ा बड़ा करके इफेक्टिव बनाया जा सकता था। और एक दो पार्ट ये कि प्लॉट को थोड़ा लंबा खींचते थे, जैसे हैमलेट के अंदर वो अपने चाचा को मारने से हिचकिचाता है हैमलेट, तो एक दो एक्ट के अंदर तो ये चीज सही लगती है, लेकिन उसके बाद वो बाउल लगने लगती है चीज। मर्चेंट ऑफ वेनिस में भी तीन लड़के पोर्शिया को देखने आते हैं। अब वो एक लड़के से भी काम चल सकता था। कॉमेडीज के अंदर जोक्स अक्सर कभी-कभार मनमाने तरीके से गंदे भी हो जाते थे,
और वो इस टाइप के नरेशन में कुछ अजीब बातें बहुत ही ज्यादा हाईलाइट करके दिखाते थे। कभी-कभी नरेशन को टाइप का भी हो जाता था। ये सब पार्ट्स गिनवाने के बाद में डॉक्टर सैमुअल जॉनसन उनकी मेरिट्स की बात करते हैं क्वालिटीज की। एक सबसे बड़ी अच्छी चीज शेक्सपियर ने ब्लैंक वर्ड्स को परफेक्ट कर दिया इसमें फ्लेक्सिबिलिटी लाकर, और ऐसा करके ये इसे प्रोज वाली लैंग्वेज के करीब ले आए। तो विलियम शेक्सपियर या फिर बार्ड, जो लोग इनको बोलते हैं बार्ड वगैरह, इनको हमने अपनी क्लासरूम्स में, टेलीविजन में, थिएटर्स में, सिनेमा में इनके बारे में कहीं ना कहीं सुना होगा, जो अपने ड्रामा के थ्रू उनसे बातें करते हैं। शेक्सपियर उनके थ्रू सोसाइटी और कल्चर पर कमेंट करते हैं। आज भी एक्टर्स रेगुलरली मॉडर्न स्टेजेस पर, स्क्रीन्स पर इनके प्लेस को परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल 1990s में रोमियो जूलियट, हैमलेट, ओथेलो, मिडसमर नाइट्स ड्रीम और भी इनके वर्क्स हैं जिनकी सिनेमैटिक वर्जन्स रिलीज हुए हैं। इन एडिशन इनके प्लेस की पॉपुलैरिटी इनके अलावा दूसरे प्लेराइट्स ने बढ़ाई है। जैसे जैसे इनके प्लेस को मॉडर्नाइज तरीके से उन्होंने मॉडिफाई किया और अपने हिसाब से लिखा। जैसे जॉन ड्राइडन ने इनके वर्क को मॉडिफाई करके ऑल फॉर लव को लिखा, तो उन्हीं के प्लेस को पॉपुलर किया है दूसरे प्लेराइट्स ने। वो प्लेराइट्स बाकी के लोग इमेजिन करते हैं कि इनके कैरेक्टर्स के साथ आगे क्या हुआ होगा और इनके वर्क्स को फिर से लिखते हैं दोबारा। इतना सब होने के बावजूद इनके बारे में बहुत सारी चीजें सस्पेंस भी है दोस्तों। इनके वर्क्स इतनी सारी वैरायटी में इतने लोग इनको कॉपी करते थे, इसके बावजूद बहुत सारी चीजें के बारे में सस्पेंस है। मतलब ये नहीं पता कि इतनी सारी वैरायटी में इन्होंने जो पेज लिखे वो अकेले लिखे हैं या दूसरे प्लेराइट्स के साथ मिलकर लिखे हैं या फिर दूसरे प्लेराइट्स लिखे हैं इन्होंने सिर्फ अपना नाम यूज किया है, पर इनकी कौन से प्ले का वर्जन सिर्फ पढ़ने के लिए था और कौन सा परफॉर्म करने के लिए था। तो मॉडर्न स्कॉलर्स का एक ग्रुप है दोस्तों, एंटी स्टैटफोर्डियन। वो लोग शेक्सपियर की ऑथरशिप को मानते नहीं। ये ग्रुप तो शेक्सपियर की ऑथरशिप को मानता नहीं है, बल्कि ये ग्रुप तो शेक्सपियर को नहीं मानता था कि शेक्सपियर जैसा आदमी कभी एग्जिस्ट करता था। और ये करता था तो ये सारे प्लेस जो हम जिसकी ऑथरशिप हम शेक्सपियर को देते हैं तो ये उसने नहीं लिखे। सर फ्रांसिस बेकर और क्वीन एलिजाबेथ जैसे हिस्टोरिकल फिगर्स थे जिन्होंने उसका नाम यूज किया उसको पॉपुलर करने के लिए, शेक्सपियर जैसे नाम को अमर बनाने के लिए। अब फैमिली लाइफ की बात करते हैं दोस्तों। स्कॉलर्स को शेक्सपियर की एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ तक पता नहीं है। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के हिसाब से इनके पेरेंट्स मैरी और जॉन शेक्सपियर ने 26 अप्रैल 1564 में स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन में इनको बैप्टाइज किया था। ये बैप्टाइज क्या होता है? जब बच्चों का जन्म होता है तो उसके कुछ ही दिनों के बाद में उनको बैप्टाइज किया जाता है। तो इसलिए स्कॉलर्स मानते हैं कि 26 को अगर इनको बैप्टाइज किया गया था तो 23 अप्रैल को इनका जन्म हुआ होगा। एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम, इसलिए कहते हैं कि 23 अप्रैल इनकी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ नहीं है। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि 23 अप्रैल को ही 52 साल की एज में इनकी डेथ हुई थी। जिस दिन इनका जन्म हुआ था उसी दिन इनकी डेथ मानी जाती है। इनके फादर पहले स्मिथविल नाम की जगह पर रहते थे, फिर इनकी मां से शादी करके वो 1552 में स्ट्रेटफोर्ड आ गए और एक ग्लव मेकर का काम करते थे। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के डीलर थे और इनको अपने लाइफ टाइम में अलग-अलग पोस्ट मिली, बहुत ही बड़ी-बड़ी पोस्ट मिली शुरुआती लाइफ टाइम में। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आया जब इनको बहुत सारी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज हो गई, बहुत सारे इन पर फाइन्स लगे और इनसे इनकी सीट भी छीन ली गई। ये सब का रीजन इनकी सीट छीनने रहा। फिर स्कॉलर्स ऐसा भी मानते हैं कि शेक्सपियर के फादर के साथ रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन की वजह से ऐसा सब कुछ हुआ, रिलीजियस भेदभाव, क्योंकि ये कैथोलिसिज्म को मानते थे और उस वक्त इस रिलीजन को फॉलो करना इलीगल था इंग्लैंड में। जबकि दूसरे स्कॉलर्स के मानते हैं कि ऐसा नहीं है, क्योंकि और भी कैथोलिक और रेडिकल प्यूरिटन धर्म को फॉलो करने वाले हाई पोस्ट पर थे, तो उनको क्यों नहीं हटाया गया? शेक्सपियर के फादर के साथ ही क्यों भेदभाव किया गया? लेकिन फिर भी शेक्सपियर के फादर जॉन शेक्सपियर को अपने लाइफ के एंड के टाइम पर इनकी फैमिली को वही रेपुटेशन वापस मिल गई थी। और ये सब हुआ था इनके बेटे विलियम शेक्सपियर के रिक्वेस्ट पर, क्योंकि उस वक्त तक इनकी लाइफ के एंड के टाइम पर शेक्सपियर लंदन के एक सक्सेसफुल ड्रामेटिस्ट बन चुके थे। तो कम से कम लड़के ने 1601 में अपने फादर की डेथ से पहले इज्जत और सीट वापस दिलवा दी। खैर फैमिली के वही पहले वाले स्टेटस, वही रेपुटेशन को वापस दिलवा दिया। अब इनके बचपन और एजुकेशन की बात करते हैं। इनकी एजुकेशन के बारे में जितनी बातें हम जानते हैं सब स्पेकुलेटिव है, मतलब काल्पनिक है, क्योंकि इनकी एजुकेशन के कोई लीगल रिकॉर्ड्स मिलते नहीं है, क्योंकि उस टाइम पर इतने लीगल रिकॉर्ड्स रखे नहीं जाते थे। और माना जाता है कि इन्होंने किंग्स न्यू स्कूल ज्वाइन किया था जिसे ऑक्सफोर्ड के रेप्यूटेड ग्रेजुएट्स चलाते थे। इनकी अच्छी खासी इज्जत थी, वो ग्रेजुएट्स को चलाते थे और पिटी स्कूल में ही गए थे 4 से 5 साल की एज में। फिर 2 साल बाद ही गए थे ग्रामर स्कूल में ट्रांसफर हो गए थे। वहीं पर दोस्तों इन्होंने ग्रामर स्कूल में लैटिन सीखी थी और रोमन ऑथर जैसे ओविड और हॉरेस इन सबको पढ़ना शुरू किया था। और इन्हीं ऑथर्स का इन्फ्लुएंस आप इनके वर्क्स में देख सकते हो आज। अब ग्रामर स्कूल खत्म होते होते इन्होंने थोड़ी सी कमांड ग्रीक लैंग्वेज पर भी पाली थी। अब थोड़ी सी कमांड पाई थी इसलिए इनके पढ़े लिखे दोस्त बैन जॉनसन ने कहा कि शेक्सपियर न्यू स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। इसका मतलब ये नहीं है कि जॉनसन यहाँ पर बोल रहे हैं कि शेक्सपियर कम पढ़े लिखे हैं, बस ये कह रहे हैं कि शेक्सपियर ने कभी अगर यूनिवर्सिटी की एजुकेशन ली होती, कहा जाता है कि शेक्सपियर के पास यूनिवर्सिटी की नॉलेज रही थी, उन्होंने यूनिवर्सिटी अटेंड नहीं की थी कि जहाँ पर उनको शायद लैटिन और ग्रीक के बारे में ज्यादा जानकारी मिल सकती थी। अब टाइम की बात है, जैसे आज हमारे यहाँ पर लोग सोचते हैं कि अगर मैं इंग्लिश सीख जाऊँ, इंग्लिश बोलना आ जाए तो पढ़ा लिखा हो जाऊंगा, वैसे उस टाइम पर वहाँ पर लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज सीखना एजुकेशन होती थी। टाइम बदल गया, आगे चलकर के साइंस और टेक्नोलॉजी एजुकेशन होने लगी, शायद आने वाले टाइम में कुछ और एजुकेशन होगी। तो एजुकेशन का भी मतलब बदलता रहता है। तो उस टाइम पर लैंग्वेज सीखना, लैंग्वेज जो पढ़ सकता था लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज, तो वो एजुकेटेड था। अब शादी की बात की जाए तो शेक्सपियर जब एडल्ट हुए तो उस वक्त तक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स रखना बढ़ गया था। पहले नहीं रखे जाते थे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स वगैरह। तो नवंबर 1582 में जब 18 साल की एज में थे तो इन्होंने शादी कर ली 26 साल की एक लड़की एन हैथवे से, जो कि पास ही के गांव से थी, शॉर्टरी से। अब एज में इतना डिफरेंस था, लेकिन शादी का रीजन ये था कि इनकी वाइफ एन हैथवे से पहले से प्रेग्नेंट थी, तो इमीडिएटली लोगों ने शादी कर ली। इनकी शादी के 6 महीने बाद इनकी बेटी हुई सुज़ैना मई 1583 में। इसके 2 साल बाद फरवरी 1585 में शेक्सपियर के 2 जुड़वा भाई बहन होते हैं। तब शेक्सपियर के बच्चे भाई बहन हुए, एक लड़का एक लड़की। एक का नाम था हैमलेट जो लड़का था और दूसरी थी जुडिथ। लेकिन हैमलेट की 11 साल की छोटी सी एज में डेथ हो गई जब शेक्सपियर अपनी फैमिली से दूर लंदन में रह रहे थे। अब इनके इन दोनों बच्चों के होने के 7 साल बाद के रिकॉर्ड शेक्सपियर की लाइफ के किसी को नहीं पता। इनको साइलेंट ईयर्स बोला जाता है, जिसके बारे में किसी को नहीं पता। इसी टाइम पर इसी बीच में वो लंदन गए होंगे, थिएटर्स के लिए उन्होंने काम किया होगा। 21 से 28 साल की उम्र के बीच में ये शायद उनकी स्ट्रगल के साल रहे होंगे। कहते हैं कि एक स्कूल मास्टर के असिस्टेंट बन गए थे और फिर लंदन में एक्टिंग करने लगे। और अब इन 7 सालों के बाद में शेक्सपियर का नाम 1592 में सामने आता है। ये नाम कौन सामने लाता है? यूनिवर्सिटी वेट्स में एक बंदा रॉबर्ट ग्रीन, जिसके बारे में आपको पहले बता चुका हूं। रॉबर्ट ग्रीन जब उस वक्त शेक्सपियर एक उभरते हुए एक्टर और प्लेराइट थे, बढ़ते हुए प्लेराइट थे, अच्छे एक्टर बन चुके थे लंदन के स्टेज में। तो रॉबर्ट ग्रीन खुद तो एक बहुत सक्सेसफुल प्लेराइट नहीं थे। उन्होंने यूनिवर्सिटी वेट्स में बाकी प्लेराइट्स को शेक्सपियर के लिए वार्निंग दी थी, एक अपस्टार्ट क्रो बोलकर, एक ऐसा कौवा जिसने अभी अपनी उड़ान शुरू किया है और ये हमारे खूबसूरत पंख लगाकर उड़ रहा है और इतना अच्छे से ब्लैंक वर्ड्स का यूज कर रहा है प्लेस लिखने में, और हम जैसे स्कॉलर ये चीज कर सकते हैं। और इनको बोला था, और शेक्सपियर को इन्होंने बोला था जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। ये एक दोस्तों फिगर ऑफ स्पीच है। ये ऐसे आदमी के लिए यूज की जाती है जो हर एक चीज में अपना हाथ आजमाता है बजाय किसी एक चीज पर फोकस करने के। दूसरी भाषा में कहें तो थोड़ी नॉलेज सब चीजों की लेता है, मतलब चीजों को ठीक-ठाक कर सकता है, लेकिन किसी एक चीज की परफेक्ट डीपली नॉलेज नहीं होती उसको। तो ये चीज जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, ये यूज किया था शेक्सपियर के लिए रॉबर्ट ग्रीन ने। ये पूरी स्टेटमेंट है रॉबर्ट ग्रीन ने जो दी थी, ये बताने के लिए कि जिनको यूनिवर्सिटी की एजुकेशन नहीं मिली होती, ऐसे लोग जैसे कि शेक्सपियर, वो यूनिवर्सिटी वेट्स की ग्रेट ड्रामेटिस्ट की बराबरी करते हैं तो क्या होता है। फिर बाद में शेक्सपियर का हिस्ट्री प्ले हेनरी जब सक्सेसफुल हो गया तो उस वक्त रॉबर्ट ग्रीन के पब्लिशर थे उस टाइम पर, उन्होंने शेक्सपियर से माफी मांगी कि कंटेम्परेरीज को भड़काने का और ज्यादा काम किया था इनकी पोएट्री राइटिंग ने। पोएट्री इनकी ठीक-ठाक फेमस थी। खैर फिर 1593 में अगले ही साल गवर्नमेंट ने पूरे लंदन के थिएटर्स को बंद करवा दिया क्योंकि प्लेग फैल रहा था। और इस टाइम पर ये प्लेग क्यों फैला बार-बार ये बताऊंगा मैं आपको। इस टाइम पर पब्लिकेशन हिस्ट्री के अकॉर्डिंग शेक्सपियर ने अपनी नैरेटिव पोएम्स को लिखा था जिस वक्त ये प्लेग फैला था यहाँ पर लंदन में और लंदन के थिएटर्स को बंद करवा दिया गया था। उस टाइम पर 2 नैरेटिव पोएम्स वीनस एडोनाइस और रेप ऑफ ल्यूक्रेसी को लिखा था, जो कि शेक्सपियर के फ्रेंड एचडब्ल्यू को डेडिकेशन थे। इसके बाद 1594 में थिएटर्स रीओपन होते हैं तो इस वक्त शेक्सपियर ने लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन को ज्वाइन कर लिया था। ये ड्रामा कंपनी थी। अब इन्होंने अपने शुरुआती करियर में ज्यादातर हिस्ट्री प्लेस को लिखा और रोमांटिक कॉमेडीज को। तो शुरुआती पीरियड्स में हिस्ट्री लिखकर ये सक्सेसफुल हो गए थे क्योंकि इन्होंने टाइमिंग पर हिस्ट्री लिखी थी, जो कि इनकी सक्सेस का रीजन बनी। इनके लिखने का स्टाइल भी काफी अच्छा था। फिर 1597 आते-आते ये इतने लायक तो हो गए थे कि खुद का अपना बड़ा सा घर खरीद सके स्ट्रीटफोर्ड में और अपनी फैमिली को कुछ दे भी सकते थे। लेकिन 1597 में ही लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन, ये जो कंपनी का प्ले हाउस था जिसमें ये प्ले परफॉर्म करते थे, उसका लीज खत्म हो गया था। उसकी लीज खत्म हो गई थी, मतलब जो पट्टा इन्होंने लिया था उस जगह का वो खत्म हो गया था और उस जगह के मालिक ने उस लीज को रिन्यू करने से मना कर दिया था।
और उस वक्त इस कंपनी ने अलग अलग दूसरे प्ले हाउस में जाकर अपने प्लेस को परफॉर्म किया, दूसरे के प्लेस को भी परफॉर्म करने लगे, लेकिन इस वक्त तक इनके पास अपना प्ले हाउस नहीं था, जब तक कि 1599 में शेक्सपियर ने पार्टनरशिप में फेमस ग्लोब थिएटर नहीं खोल लिया। ये ग्लोब थिएटर में बाद में आग लग गई थी दोस्तों। ये एक ओपन एयर थिएटर था, टेम्स रिवर के किनारे पर ओपन हुआ था। मैंने शेक्सपियर को पार्टनर इसलिए बोला कि शेक्सपियर भी इसके बहुत बड़े इन्वेस्टर थे और ये अब एक कंपनी मैन बन गए थे, ड्रामेटिस्ट से एक कंपनी मैन बन गए थे और ये नया स्टेटस इनको मिल गया था और थिएटर की प्रॉफिट में अब इनको हिस्सा मिलता था, बजाय इसके कि अपने प्लेस लिखने से पैसे कमाए। सिर्फ तो ध्यान रखना उस टाइम पर यहाँ पर छोटी सी बात याद रखना कि उस टाइम पर पब्लिशर्स ने क्वार्टर्स को पब्लिश करना शुरू कर दिया था। ये क्वार्टर्स क्या होते थे? छोटी छोटी बुक्स होती थी, लेकिन ये एविडेंस कहीं भी नहीं मिलता कि शेक्सपियर ने अपने किसी भी टाइप के पब्लिकेशन में पार्टिसिपेट किया हो। मतलब वो बस ड्रामा लिखते थे, परफॉर्म करवाते थे, पब्लिकेशन में उनका कोई हाथ नहीं था। और इनकी डेथ के 7 साल बाद एक्टिंग कंपनी के कुछ मेंबर्स ने इनके वर्क्स को कलेक्ट किया और पब्लिश करवाया इनके पोर्टफोलियो में। इन्होंने खुद ने कभी नहीं सोचा था कि इनके वर्क्स की बुक्स बनेगी और स्कूल में पढ़ाई जाएगी, सिर्फ इन्हीं की कंट्री के स्कूल्स में नहीं बल्कि पूरी दुनिया की स्कूल्स में। कभी नहीं सोचा था। और तो और उस एक्टिंग कंपनी के प्रिंटिंग इन्वेस्टर जिसने शेक्सपियर के प्लेस के सारे राइट्स को खरीद लिया था, उसने भी कभी नहीं सोचा होगा। अब 1600 के बाद का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी लाइफ का। 1599 में जूलियस सीजर को परफॉर्म करवाया, फिर उसके बाद 1600 से 1601 के बीच में हैमलेट, 1603 में एलिजाबेथ की डेथ, फिर लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन कंपनी किंग्समैन बन गई, किंग जेम्स फर्स्ट के अंडर आकर, फिर 1603 से 1604 के बीच में ओथेलो, फिर 1605 से 1606 के बीच में किंग लियर, फिर 1606 में ही एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, फिर 1606 में ही मैकबेथ। इतने सारे ग्रेट वर्क्स लिख दिए और इतना सब कुछ हो गया। दोस्तों 1609 में इन्होंने एक इंडोर थिएटर ब्लैक फ्रायर्स में इन्वेस्ट किया। इंडोर थिएटर क्या था? ओपन एयर थिएटर तो इनका ग्लोब थिएटर था, एक और थिएटर था ब्लैक फ्रायर्स, उसमें इन्होंने इन्वेस्ट किया था, जो कि इनका सही फैसला था, जो आगे इनको काम आने वाला था। इस टाइम पर ये रोमांस और ट्रेजेडीज लिखते थे और फिर ग्लोब थिएटर में आग लग गई, जिसके बाद इनकी कंपनी ब्लैक फ्रायर्स में मूव कर गई। मतलब बाद में वही थिएटर काम आया और फाइनल डेज में हम सबको पता है कि इन्होंने अपने कंटेम्पररी राइटर जॉन पेचर के साथ मिलकर कोलैबोरेट किया था, टू नोबल किंग्समैन को लिखा था। फिर 1616 में इनकी डेथ हो गई और अपने लिखे हुए वर्क्स के लिए खुद तो लापरवाह थे, लेकिन इनकी डेथ के 7 साल बाद जॉन हैविंग और हेनरी कॉन्डन नाम के दो फेलो मेंबर्स जो इनकी कंपनी में फेलो मेंबर्स थे, तो उन्होंने इनके कलेक्टेड वर्क्स को पब्लिश करवाया और ये क्लेम किया उसके प्रीफेस में, फर्स्ट फोलियो के प्रीफेस में, कि हम लोग शेक्सपियर के प्लेस का ट्रू वर्जन पब्लिश करवा रहे हैं। इससे पहले इनके 18 प्लेस के जो क्वार्टो पब्लिश हुए हैं उनके रेस्पॉन्स में फर्स्ट फोलियो पब्लिश हुआ, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं शेक्सपियर की लैंग्वेज की बात करते हैं। अब दोस्तों जब मैंने फर्स्ट टाइम शेक्सपियर को पढ़ा तो मेरा क्या एक्सपीरियंस था? बड़ा डिफिकल्ट लगा था पढ़ना, क्योंकि ये प्लेस उस टाइम पर दोस्तों अर्ली मॉडर्न लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, जो कि आज की इंग्लिश लैंग्वेज से बहुत ही अलग है, लेकिन फिर भी इनके प्लेस में लिखी हुई लैंग्वेज बड़ी रिच है। मैंने सबसे पहले उनके यूज ऑफ प्रोनाउंस को नोटिस किया। जेम्स फर्स्ट की बाइबल के वर्जन की तरह इनके प्रोनाउंस भी डिफरेंट टाइप के होते थे, जैसे दाओ, दी, जी, दाई। ये वर्ड्स को आपने नोटिस किया होगा जब आपने इनके प्लेस पढ़े होंगे। बाकी की उस टाइम की पोएम्स भी उस टाइम पर ऐसे लिखी जाती थी, दाओ मतलब यू, तुम्हारे लिए यूज होता था ये वर्ड। तो ये वर्ड्स आपको इनके प्लेस में बहुत मिलेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा इन वर्ड्स की आदत बनाने में। आयमिक पेंटामेटर का यूज भी करते थे, क्योंकि ये अपने प्लेस को ब्लैंक वर्ड्स में लिखते थे, तो आयमिक पेंटामेटर का यूज करते थे, जैसे टू बी और नॉट टू बी। अच्छा एग्जांपल है आयमिक पेंटामेटर का। इन्हीं के प्ले हैमलेट का ये डायलॉग। अब खास बात ये थी कि ये वर्ड्स के साथ गेम भी खेलते थे, मतलब डबल मीनिंग वर्ड्स का यूज करते थे, बहुत ज्यादा यूज करते थे, जिनको हम पंच बोलते हैं। अब ये पंच का यूज बहुत ही चालाकी से करते थे, जिसका सरफेस का मीनिंग तो अलग होता था और डीप मीनिंग जानना मुश्किल हो जाता था। शुरू में बहुत मुश्किल लगेंगे इन पंच को ढूंढना। अगर शेक्सपियर के प्लेस का टेक्स्ट पहली बार पढ़ने जा रहे हो तो कुछ चीजें जानना जरूरी है दोस्तों। इनकी लाइनें, इनके डायलॉग्स बोलने के लिए लिखे गए हैं, तो समझना है तो जोर जोर से पढ़ना जरूरी है, जिससे वो अच्छी तरह से समझ आएंगे। दूसरा, ये लाइनें पार्टिक है और इसका मतलब ये है कि कंप्लीट सेंटेंस पढ़ना जरूरी है अगर ढंग से समझना है तो। पीरियड टू पीरियड, लाइन टू लाइन मूव करना होगा। शुरू में लैंग्वेज थोड़ी टफ लगेगी, लेकिन बाद में लैंग्वेज समझ में आएगी, इसकी रिचनेस भी समझ में आएगी। अब ये तो हो गया इंट्रोडक्शन शेक्सपियर का। अब मैं आपको बताता हूं कि उस टाइम पर अर्ली मॉडर्न इंग्लैंड में क्या हालात थे, सोशल कंडीशंस, पॉलिटिकल, रिलीजियस कंडीशंस। शेक्सपियर इंग्लिश रेनेसां के टाइम के राइटर थे। रेनेसां का मतलब है दोस्तों, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, रीबर्थ ऑफ आर्ट, साइंस और दूसरी डेवलपमेंट्स हुई थी इसी एज में। कुल मिलाकर रीबर्थ ऑफ क्लासिकल नॉलेज। दोस्तों यहाँ पर स्कॉलर्स के दो ग्रुप हैं जिन्होंने इंग्लिश रेनेसां के अगेंस्ट अपने अपने रीजंस दिए हैं। दो ग्रुप्स मतलब दो रीजंस चैलेंज किया है। सबसे पहला ग्रुप तो ये बोलता है कि इसको रेनेसां बोलना ठीक नहीं होगा, क्योंकि इस टाइम पर वुमेन का कोई रोल नहीं था, वुमेन का सोशल स्टेटस आदमियों से इस टाइम पर बहुत डाउन था। और दूसरे ग्रुप का ये रीजन है कि रेनेसां को रेनेसां बोलने का मतलब ये है कि ये लोग सिविलाइज्ड हुए थे। इसी टाइम पर नॉलेज का रीबर्थ हुआ था, मतलब ये लोग सिविलाइज्ड हुए थे। इसका मतलब ये हुआ कि इससे पहले की जो एज थी वो सिविलाइज्ड नहीं थी, तो उन एजेस का अपमान करना हो गया एक तरह से। अब इसको रेनेसां मानने से इनकार कर दिया, तो कुछ स्कॉलर्स ये कहते हैं इस एज को एलिजाबेथ और जैकोबियन एज बोलना भी ठीक नहीं है। रीजन, क्वीन एलिजाबेथ का टाइम और किंग जेम्स का टाइम दोनों अलग अलग हैं, दोनों छोटी छोटी एजेस हैं, तो इतनी बड़ी एज नहीं है ये। और शेक्सपियर दोनों के टाइम के प्लेराइट थे, एलिजाबेथ के टाइम के और जेम्स के टाइम के, तो इसको अर्ली मॉडर्न एज बोलना सही रहेगा। आज ज्यादातर इसको अर्ली मॉडर्न एज बोला जाता है। अर्ली मॉडर्न टाइम के लोग यूनिवर्स को वैसे नहीं देखते थे दोस्तों जिस टाइम से आज हम लोग देखते हैं, क्योंकि उस वक्त डिस्कवरीज होना शुरू हुई थी और इतनी नॉलेज नहीं थी और लोग बदलने लगे थे। इससे पहले लोगों को ये भी पता नहीं था कि सोलर सिस्टम में सूरज बीच में है और बाकी प्लैनेट उसके आसपास चक्कर काट रहे हैं, और ऊपर वाले ने एक चेन सी क्रिएट कर रखी है, गॉड ने एक चेन सी क्रिएट कर रखी है, जिसमें सबसे ऊपर है गॉड, उसके बाद एंजल्स, मैन, वुमेन, एनिमल्स, प्लांट्स और रॉक्स, ऐसे चेन बना रखी है। और शेक्सपियर के कंटेम्पररीज मानते थे कि दुनिया में सब कुछ चार ऑब्जेक्ट्स से बना हुआ है, मिट्टी, हवा, पानी और आग। रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो ये उस एज में रहते थे जहां फुल ऑफ रिलीजियस अनसर्टेनिटी थी, डिस्प्यूट था। प्रोटेस्टेंट रिफॉर्म्स जब से हुए थे, मतलब क्वीन एलिजाबेथ के टाइम से भी पहले, तो यूरोप में कैथोलिक चर्च का राज था उससे पहले, यूनिवर्सल चर्च, फिर मार्टिन लूथर और जॉन कैल्विन जैसे बुद्धिजीवियों ने चर्च की पावर को क्लीन किया करप्ट बोलकर, और फिर प्रोटेस्टेंट रिफॉर्म हुए। प्रोटेस्टेंट्स ये चाहते थे कि बाइबल पर हर आदमी की पहुंच हो। शुरू में तो बहुत सारे लोगों ने प्रोटेस्टेंट्स के इन आइडिया का विरोध किया, लेकिन फिर 1527 में हेनरी 8 के टाइम पर इंग्लैंड में एक रिफॉर्मेशन हुआ। उस वक्त बिना चर्च की परमिशन के हेनरी 8 ने अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दिया और दूसरी शादी कर ली, तो चर्च उनसे नाराज हो गया, बिना चर्च की परमिशन ले किया था। तो 1534 में पार्लियामेंट में एक एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी आया। दोस्तों एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी के बारे में पहले भी कई वीडियोस में बात कर चुका हूं, लेकिन इतना लाइटली बात की थी कि समझ में नहीं आया था। ये एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी क्या था? उसमें ये कहा गया कि हेनरी 8 जो कि क्वीन एलिजाबेथ के फादर थे, वो चर्च ऑफ इंग्लैंड में सुप्रीम है। तो ये था एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी, वो चर्च के भी सुप्रीम माने गए, लेकिन इसका बहुत विरोध हुआ यहाँ पर। दोस्तों हेनरी 8 की डेथ के बाद में उनकी बेटी मैरी आई, उसकी भी डेथ हो गई। इस टाइम पर कभी प्रोटेस्टेंट भारी होते थे तो कभी कैथोलिक्स भारी होते थे। फिर 1558 में क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट डॉटर ऑफ हेनरी 8 आती हैं और इनके आने से प्रोटेस्टेंट रीस्टोर हो गए इंग्लैंड में और कैथोलिक्स दब गए एक तरह से, लेकिन फिर भी इन्होंने ज्यादा से ज्यादा शांति कायम रखी अपने टाइम पर। कैसे? जब कैथोलिक्स दब ही गए हैं तो कैसे शांति कायम रखी? अब ये पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको बताऊंगा। अब एलिजाबेथ फर्स्ट खुद तो प्रोटेस्टेंट थी, ये बात हमको मालूम है, तभी प्रोटेस्टेंट्स ऊपर आ गए, लेकिन फिर भी ये खुद बीच का रास्ता पकड़ती थी, जिससे कोई भी नाराज ना हो। ये रिलीजियस मामलों में बीच का रास्ता पकड़ती थी। इन्होंने कैथोलिक्स को अलाउ कर दिया कि तुम अपने धर्म की प्रैक्टिस प्राइवेट में कर सकते हो। अगर एंग्लिकन चर्च इंग्लिश थ्रोन के लिए लॉयल है तो तुम अपने धर्म की प्रैक्टिस प्राइवेट में कर सकते हो। तो उस टाइम पर प्राइवेट में प्रैक्टिस होती थी, अभी नहीं होती थी। तो एलिजाबेथ ने यहाँ पर बीच का रास्ता पकड़ा रिलीजियस मामलों में, रिलीजियस मामलों में बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं लोग। लेकिन एलिजाबेथ के टाइम पर भी वो ऐसी सोसाइटी में रहती थी जहां पर वुमेन को पॉलिटिकल पर्सनल पावर्स नहीं थी, रेस्ट्रिक्शंस थी। वो खुद क्वीन होने के बावजूद उस वक्त इंग्लैंड में वुमेन का स्टेटस बढ़ा नहीं सकी। अपने 45 इयर्स के राज में उन्होंने कभी भी शादी नहीं की, इसलिए उनको वर्जिन क्वीन कहते हैं। उनकी प्योरिटी इंग्लैंड की प्योरिटी को रिप्रेजेंट करती है। शादी ना करके वो इंडिपेंडेंट रही, शायद वो शादी कर लेती तो शायद उनकी इंडिपेंडेंस पे असर पड़ता। इसके बाद उनकी कजन मैरी का बेटा जेम्स किंग बन गया इनकी डेथ के बाद में 1603 में। तो जेम्स 6 ऑफ स्कॉटलैंड इंग्लैंड में जेम्स फर्स्ट बना और इसके आने से जैकोबियन एज शुरू हुई। तो एलिजाबेथ फर्स्ट डिवाइन राइट्स ऑफ किंग्स को मानती थी, मतलब ऊपर वाले ने हमको किंग और क्वीन बनाकर अपॉइंट किया है, और किंग जेम्स भी इसी चीज को मानते थे। और उनके बाद में उनका बेटा चार्ल्स फर्स्ट, तो खैर उसकी बात नहीं की जाए। अब कई क्रिटिक्स मानते हैं कि शेक्सपियर ने मैकबेथ को जेम्स के किंग बनने के 3 साल बाद में ही किंग को ट्रिब्यूट करने के लिए लिखा था। ये जो प्ले था मैकबेथ, ये किंग जेम्स की राजा बनने पर उनको ट्रिब्यूट करने के लिए लिखा था, क्योंकि उस प्ले में कहीं ना कहीं डिवाइन राइट्स की बात हुई है। लेकिन फिर भी स्कॉलर्स ये
मानते हैं कि किंग जेम्स एलिजाबेथ जितना सक्सेसफुल नहीं था, वो बहुत एक सक्सेसफुल रूलर थे। लास्ट में हम लोग सोशल कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों। सोसाइटी शेक्सपियर के टाइम पर दो सोशल क्लासेस में बटी हुई थी। सिंपल ही है, दो सोशल क्लासेस कौन सी? पहली थी नोबल, नोबल लोग आते थे जिसमें एरिस्टोक्रेट्स जिनके पास बहुत पैसा था। दूसरे थे जिनमें नोबल लोगों के अलावा सब कुछ आते थे। इन दोनों में फर्क ये था वेल्थ और पावर का। नोबल लोगों के पास जन्म के साथ ही सब कुछ था कि जिनके पास स्किल्स थी उनके पास पैसा नहीं था। उस वक्त सोशल मोबिलिटी थी। शेक्सपियर ने खुद अपने थिएटर से कमाए हुए पैसों से खुद का स्टेटस सिक्योर करने के लिए उसको यूज किया, उस पैसों को, उन पैसों को। वो अलग बात है कि उनकी तरह दूसरे लोगों को उस टाइम पर अपना सोशल स्टेटस दिखाने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। उस टाइम पर वुमेन का स्टेटस भी ठीक नहीं था। हस्बैंड फैमिली का किंग था, जैसे स्टेट का किंग था वैसे हस्बैंड फैमिली का किंग हुआ करता था। उसके पास डिवाइन राइट थे। लोग एक फैमिली को आज जिस नजरिए से देखते हैं दोस्तों, उस टाइम पर नहीं देखते थे। उस टाइम पर बहुत अलग नजरिए से देखते थे। प्रॉपर्टी जाती थी फैमिली के फर्स्ट मेल चाइल्ड को। सिस्टम ऑफ पैट्रियार्की, वुमेन को ना तो वेल्थ मिलती थी ना टाइटल। क्वीन एलिजाबेथ दी क्वीन इसलिए बनी थी क्योंकि कोई भी मेल वारिस नहीं था इंग्लैंड की गद्दी पर बैठने के लिए, इसलिए क्वीन एलिजाबेथ क्वीन बनी। लेकिन उस पर भी अगर उनकी शादी हो जाती तब शायद सिचुएशन अलग होती। इसके अलावा वुमेन को एजुकेशन भी नहीं मिलती थी। प्रोफेशन की तो बात ही नहीं की जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि एजुकेशन नहीं मिलती तो प्रोफेशन में कहां से बात आ सकती थी। खासकर कि हम जब लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो एक्टिंग में तो वुमेन काम नहीं करती थी। लेकिन शेक्सपियर ने अपनी प्ले मैकबेथ में आप एक चीज नोटिस करोगे, लेडी मैकबेथ का कैरेक्टर कितना बोल्ड दिखाया उन्होंने। बड़ा एक्टिव रोल था लेडी मैकबेथ का। तो ये कई सारे प्लेस में आप देखोगे कि शेक्सपियर की वुमेन कैरेक्टर पावरफुल दिखाने की कोशिश करते थे। अब आप ये सोचोगे कि शेक्सपियर की आगे की सोचती या फिर कमर्शियल पर्पस के लिए पब्लिक को ये चीज नई टाइप की देखने को मिलती थी। क्योंकि शेक्सपियर के लिए पैसा और पब्लिक अटेंशन बहुत मायने रखती थी। वो तो क्लासिकल रेफरेंस भी उठाते थे। अब इसका मतलब ये थोड़ी वो सिखाने के लिए, वो तो इंटरेस्ट पैदा करने के लिए उठाते थे। हम लोग कमर्शियल पर्पस लाओ ये सब करने का। अब उस टाइम पर लंदन कैसा था? लगभग 2 लाख की आबादी थी दोस्तों। लंदन के बारे में बता दूं क्यों प्लेग आते थे उधर। उस वक्त लंदन में 2 लाख की आबादी थी, भीड़ बहुत थी, सिविल सिस्टम नहीं था, गंदगी फैली रहती थी। गंदगी की वजह से प्लेग फैलने का खतरा बहुत ज्यादा था। क्राइम रेट्स भी बहुत हाई थी क्योंकि लॉ इतना इफेक्टिव नहीं था, गलियों में लाइटें नहीं लगी हुई थी। तो ज्यादातर रात के टाइम पर दुश्मन मर्डर कर जाते थे। तो रात के टाइम पर घर से मत निकलना वरना दुश्मन मर्डर कर जाएंगे। 5 बजे लोगों का खाना भी हो जाता था। बहुत ज्यादा पर्सनल जा रहा हूं मैं, लेकिन इन सबके बावजूद लंदन कल्चरल, पॉलिटिकल और सोशल हार्ट था इंग्लैंड का। तभी तो शेक्सपियर भी हीरो बनने के लिए लंदन में गए थे, हीरो बनने के लिए, एक्टर बनने के लिए। अब थिएटर्स की बात करते हैं तो ज्यादातर थिएटर्स दोस्तों टेम्स रिवर के साउथ बैंक पर लोकेटेड थे। इतना बाहर क्यों बनाए जाते थे? ज्यादा बाहर ही थे क्योंकि प्यूरिटन्स इसको बुरा मानते थे। प्यूरिटन इनको इमोरल मानते थे, इसलिए थिएटर्स को बाहर बनाया जाता था जहां पर प्रोस्टिट्यूशन होते थे, मतलब कि वैश्यालय वगैरह, डॉग फाइटिंग होती थी, बुल बीटिंग होती थी, ये सब चीजें होती थी। लेकिन इतनी सब रेस्ट्रिक्शंस होने के बावजूद थिएटर्स उस टाइम पर दोस्तों सेंसरशिप से फ्री नहीं थे। मतलब सेंसर उस टाइम पर भी कहा जाता है कि पॉलिटिकल, सोशल और सेंसिटिव मैटर्स में आप प्लीज नहीं परफॉर्म करवा सकते। मतलब कि पहले तो टेक्स्ट को चेक किया जाएगा, कुछ केसेस में ऑपरेटिंग सेक्शंस में कटिंग होती थी, फिर जाके अप्रूवल मिलता था पब्लिक परफॉर्मेंस का। अब उस एज के थिएटर्स दोस्तों आज के हिसाब से बहुत अलग थे। आज जैसे थिएटर्स हैं, बंद थिएटर्स होते हैं आजकल, तो एसी भी लगे रहते हैं थिएटर्स में। लेकिन उस टाइम पे ओपन एयर थिएटर हुआ करते थे, नेचुरल लाइट्स मिलती थी, ज्यादा से ज्यादा पब्लिक थिएटर में आती थी और एक थिएटर ज्यादा से ज्यादा 2000 से 3000 लोगों को होल्ड कर सकता था। अब फायदा ये था कि ज्यादा लोग ओपन एयर थिएटर में आते थे, घुटन नहीं होती थी, ज्यादा लोग देख सकते थे, कुछ इस टाइप का थिएटर हुआ करता था। तो ग्रुप थिएटर भी इसी टाइप का था। अब लड़कियों के रोल किससे करवाते थे? जैसे शेक्सपियर की ड्रामा कंपनी में लड़की के रोल किससे करवाए जाते थे? जवान लड़कों से, जिनकी आवाज अभी भारी नहीं हुई थी। सबसे पहले दोस्तों हमको ये समझना पड़ेगा कि वर्ल्ड हिस्ट्री जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जैसे हमारी इंडियन हिस्ट्री 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, वैसे ही वर्ल्ड हिस्ट्री भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये 3 पार्ट्स हैं एंशिएंट यानी कि प्राचीन, मेडिवल यानी कि मध्य, और उसके बाद में मॉडर्न। तो हम लोग रेनेसां पढ़ रहे हैं तो हमको यूरोप की तरफ फोकस करना पड़ेगा। दोस्तों ये रेनेसां वर्ड जो आया है ये फ्रेंच लैंग्वेज से आया है। अब ये रेनेसां आया कैसे? ये जो 3 पार्ट्स में हिस्ट्री को डिवाइड कर रखा है, इसमें से ये जो बीच वाली एज मानी जाती है यूरोप के अंदर, ये मानी जाती है डार्क एज। इस डार्क एज के बाद आया रेनेसां। ये डार्क एज यूरोप में रही थी, यानी कि ये मिडिल एज यूरोप में रही थी 5th सेंचुरी से लेकर 14th सेंचुरी एडी तक। 5th सेंचुरी एडी से लेकर 14th सेंचुरी एडी तक। इसको डार्क एज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको वार, इग्नोरेंस, अकाल, मौतें, उसको भी जिसको हम बोलते हैं ब्लैक डेथ, तो ये उस टाइम का काल था। क्योंकि इस वक्त माना जाता है कि चर्च, नोबिलिटी और जो सामंत होते हैं उनका राज बढ़ गया था। इसलिए इस वक्त कोई ग्रोथ नहीं हुई आर्ट में, कल्चर में, खास तौर पे हमारे लिए लिटरेचर में। कुछ हिस्टोरियंस तो मानते हैं कि इस एज को, मिडिल एजेस को बड़ा चढ़ाकर डार्क एज बताया जाता है, ऐसा कुछ था नहीं। तो कुछ हिस्टोरियंस इसको सच मानते हैं। लेकिन दोस्तों इस मिडिल एजेस से पहले का टाइम जो था, एंशिएंट टाइम यानी कि क्लासिकल टाइम, उस टाइम पर सिविलाइजेशन ने बहुत अच्छी ग्रोथ कर रखी थी। क्योंकि इस वक्त ग्रीक और रोमन सिविलाइजेशन ने यूरोप को घेर रखा था अच्छे से, तो उस वक्त आर्ट की अच्छी ग्रोथ हुई थी। लेकिन ये बीच में मिडिल एजेस आ गई, जिसकी वजह से एक तरह से यूरोप सो गया। यानी कि ये पीरियड डार्क एज कहा गया, मिडिल पीरियड। डार्क पीरियड क्यों आ गया? क्योंकि इस वक्त पोप्स, चर्च, नोबिलिटी, इन सब ने, सामंतशाही, इन सब ने अपना बहुत ज्यादा वो प्रभुत्व कायम कर लिया था। तो हम सब जानते हैं कि ये वेस्ट की सिविलाइजेशन के मुकाबले उस वक्त ईस्ट की सिविलाइजेशन वेस्ट थी, बेहतर थी। तो अब क्या हुआ? अरब लोग पहले से इंडिया और चाइना जैसे देशों में जा चुके थे, तो वो यूरोपियन से ज्यादा बहुत हद तक डेवलप हो चुके थे अरब लोग। तो इस वक्त यूरोपियंस ने अरबों से कांटेक्ट बनाया, तो इनको काफी हद तक फायदा मिला। तो अरबों से सीखकर इन यूरोपियंस ने सोचा कि हमारे पास भी एरिस्टोटल है, हमको उसे पढ़ना चाहिए, यानी कि हमारे पास भी क्लासिक राइटर्स हैं, तो हमें उनको पढ़ना चाहिए। इसी बीच दोस्तों एक जगह का नाम मैं आपको बता रहा हूं, नोट कर लेना, कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया नाम की एक जगह थी, यहाँ पर टर्की ने अटैक कर दिया था। कुस्तुनतुनिया दोस्तों उस वक्त ज्ञान का खजाना थी, यानी कि उस वक्त ग्रीक और रोमन मैन्युस्क्रिप्ट्स बहुत सारी थी कुस्तुनतुनिया में। तो वहां पर टर्की ने अटैक कर दिया, जिसकी वजह से काफी सारे लोग कुस्तुनतुनिया से यूरोप भाग गए। अब जिन लोगों को वहां से भगाया गया कुस्तुनतुनिया से, वो लोग अपने साथ में कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह लेकर यूरोप आ गए। यूरोप में कोई कार्डिनल नाम का एक बंदा था जो 800 मैन्युस्क्रिप्ट्स लेकर इटली आ गया। अब दोस्तों ध्यान देना, इटली आ गया, और ये बड़ी सही जगह पर आ गया इटली में, क्योंकि इटली में उस वक्त जो सामंतशाही थी वो कमजोर थी, सामंती राजा कमजोर था। यूरोप के बाकी हिस्सों के मुकाबले इटली में कुछ फ्रीडम भी थी कि लोग नई नई चीजों को, इटली में वहां पर जगह मिलती थी और ज्योग्राफिकल कंडीशन भी काफी अच्छी थी। तो उस वक्त इटली के कुछ समझदार लोगों ने उन मैन्युस्क्रिप्ट से सीखा और फिर इटली में सबसे पहले रेनेसां आया, इटली में सबसे पहले पुनर्जागरण आया। लेकिन एक नुकसान भी हो गया कि कुस्तुनतुनिया को ब्लॉक करने से क्या हो गया, यूरोपियंस इंडिया जैसे देशों में, चाइना जैसे देशों में नहीं जा सकते थे। यानी कि जमीनी रास्ता, इंडिया और चाइना जैसे देशों में जाने का जमीनी रास्ता ब्लॉक हो चुका था। तो अब क्या हुआ? ये एक अच्छी बात भी हुई कि यूरोपियंस ने नाव का, बोट का, या जहाज कह लें हम, जहाज का आविष्कार कर लिया कि जहाज में हम लोग जा सकें। यूरोप को अभी अभी इंडिया जैसे देश के बारे में पता चला था, तो वहां जाना जरूरी था, जमीन से नहीं तो पानी के रास्ते से। और इस टाइम पर दोस्त एक पुर्तगाली बंदा था, फर्डिनेंड मैगेलन, नाम याद रखना, उसने सबसे पहले ये काम किया था। उसके बाद कोलंबस और वास्को डी गामा, जिन्होंने इंडिया और अमेरिका को खोजा। तो अब ये ग्रीक और रोमन मैन्युस्क्रिप्ट्स मिली हैं इटली को, तो इटली में अब रेनेसां आ गया। हम लोग रेनेसां को पढ़ रहे हैं, तो इटली में अब रेनेसां आ गया। कैसे आया?
कि इटली में एक जगह थी इस वक्त फ्लोरेंस, उस जगह से रेनेसा की शुरुआत मानी जाती है। तो इस वक्त इटली में एक बहुत बड़े राइटर थे दांते, इनको दोस्तों रेनेसा का अग्रदूत माना जाता है। और पेट्रार्क, दांते और पेट्रार्क, दांते रेनेसा में सबसे पहला नाम है, उसके बाद पेट्रार्क इसको आगे लेके गया। इन जैसे राइटर्स ने क्लासिकल राइटर जैसे होमर हो गया, वर्जिल, इन सबको स्टडी किया और इनकी डिस्कवरी की गई। क्लासिकल राइटर्स की जो ग्रीक और रोमन राइटर्स थे उनकी वापस से रीडिस्कवरी की गई। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रेनेसा जो आया इसने मॉडर्न और एशियन कल्चर के बीच में एक ब्रिज का काम किया, एक ब्रिज का काम किया जोड़ने का। नहीं तो इससे पहले जो ये डार्क एज थी इसमें तो कुछ भी नहीं था। अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान देना, यहाँ पे सबसे जरूरी आइडियोलॉजी आती है ह्यूमनिज्म। ये बहुत जरूरी है रेनेसा में। ह्यूमनिज्म एक आइडियोलॉजी है जिसका फादर कहा जाता है पेट्रार्क को। पेट्रार्क ने इस आइडियोलॉजी, पेट्रार्क की राइटिंग से पता चलता है कि वो इस आइडियोलॉजी के फादर है। दोस्तों मिडिल एजेस में क्या माना जाता था कि धर्म ही सब कुछ है, बाहरी दुनिया कुछ भी नहीं है। लेकिन ये पेट्रार्क ने क्लासिकल राइटर्स को पढ़ा, उन्होंने ऐसा लिखा था कि ह्यूमन सब कुछ है, इंसान सब कुछ है, उसके लिए सब कुछ बना है। तो मिडिल एजेस में इसको बदलकर क्या कर दिया कि धर्म सब कुछ है, पोप सब कुछ है, चर्च सब कुछ है। तो बड़ी ही बेकार थी ये मिडिल एजेस की जो सिविलाइजेशन थी, विचारधारा थी, आइडियोलॉजी थी, बहुत ही बेकार थी। टोटल आइडियल बातें होती थी इसमें। तो इस वक्त एक फिलोसोफर आए रॉजर बेकन, इन्होंने इस चीज का विरोध किया और एक प्रिंसिपल दिया, प्रिंसिपल ऑफ रैशनलिज्म। इसी के बाद ह्यूमनिज्म डेवलप हुआ और ये माना गया कि ह्यूमन ही सब कुछ है। चर्च के पादरियों में कट्टरपन का विरोध हुआ, चर्च के पादरियों का बिल्कुल विरोध हुआ और कहा गया कि ह्यूमन सब कुछ है। तो ह्यूमनिज्म की विचारधारा को ध्यान में रखना दोस्तों, इस आइडियोलॉजी को ध्यान में रखना। यूरोपियंस ने इस वक्त अरबों से सीखकर एरिस्टोटल को पढ़ना शुरू किया। ये तो मैंने राइटर्स के नाम बताए, दो राइटर्स के नाम बताए यहाँ पे दोस्तों। इस वक्त तीन पेंटर्स भी थे, इटालियन पेंटर्स थे, तीन इटालियन आर्टिस्ट थे जिनका नाम है लियोनार्डो दा विंची, आपने नाम सुना होगा इनका। दूसरे माइकल एंजेलो और तीसरे राफेल। दोस्तों माइकल एंजेलो ये एक आर्टिस्ट थे, इनका नाम टी.एस. एलियट ने अपनी पोएम लव सॉन्ग ऑफ जे. अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक में भी लिया है। और इस साल जून 2019 नेट के पेपर में ये सवाल था कि किस पेंटर का नाम लिया गया है। तो इस एज के ये तीन जरूरी इटालियन पेंटर्स हैं तीनों। और दोस्तों इस वक्त रेनेसा के इतने पॉपुलर होने का कारण ये भी था कि इस वक्त पेपर और प्रिंटिंग आर्ट भी आ चुके थे। उन्होंने भी कमाल कर दिया था, किताबें खूब छपने लगी, लोग सस्ते में किताबों को पढ़ने लगे और समझदार होने लगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इटालियन राइटर जैसे पेट्रार्क, इनकी एक कमी भी थी। क्या कमी थी कि अब आप ये सोचोगे कि सबसे पहले अगर रेनेसा इटली में आया तो इटालियन लैंग्वेज को सबसे आगे होना चाहिए। तो दोस्तों नहीं, पेट्रार्क जैसे राइटर्स क्या समझते थे, इटालियन लैंग्वेज को समझते नहीं थे, वो समझते थे लैटिन लैंग्वेज को। लैटिन लैंग्वेज उस वक्त बहुत बड़ी लैंग्वेज मानी जाती थी दोस्तों। तो इटालियन लैंग्वेज पर फोकस नहीं किया पेट्रार्क ने, बजाय इसके उन्होंने लैटिन लैंग्वेज पर फोकस किया, अपने वर्क्स को लैटिन लैंग्वेज में लिखा। पेट्रार्क चाहते तो इटालियन लैंग्वेज में भी लिख सकते थे, लेकिन वो बहुत हीन समझते थे इस लैंग्वेज को। अब इटली में जब रेनेसा आया तो इसके बाद में ये फ्रांस में गया और पूरे वेस्टर्न और नॉर्दर्न यूरोप में फैल गया, यानी कि इंग्लैंड जैसे देशों में। बाद में इंग्लैंड में तो बहुत बाद में आया था, पहले इटली में आया, फ्रांस में आया और भी दूसरे देशों में आया, फिर इंग्लैंड में आया। लेकिन जब इंग्लैंड में आया तो उस वक्त इंग्लैंड में ट्यूडर डायनेस्टी राज कर रही थी, यानी कि उस वक्त हेनरी 8 राजा थे और उन्हीं के राज में, उन्हीं के काल में एक बंदे थे सर थॉमस मोर। दोस्तों ये नाम याद रखना था, सर थॉमस मोर। बहुत से व्यूअर्स ने इनका नाम सुन रखा होगा। सर थॉमस मोर ने अपनी बुक लिखी थी यूटोपिया। तो इनका इंग्लिश रेनेसा में एक बहुत बड़ा नाम है, लेकिन इंग्लिश रेनेसा सबसे ज्यादा फला फूला एलिजाबेथ फर्स्ट के काल में। दोस्तों हेनरी 8 की बेटी थी एलिजाबेथ फर्स्ट, उनके टाइम पर आर्ट लिटरेचर बहुत फला फूला, स्पेशली लिटरेचर। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश रेनेसा में इटालियन रेनेसा की तरह नहीं बल्कि लिटरेचर पर ज्यादा फोकस किया गया। इंग्लिश रेनेसा के अंदर लिटरेचर पर ज्यादा फोकस किया गया दूसरे आर्ट्स के मुकाबले। अब क्यों एलिजाबेथ फर्स्ट के टाइम पर ही लिटरेचर इतना फला फूला? तो दोस्तों 1558 में जब इंग्लैंड की क्वीन बनी एलिजाबेथ फर्स्ट, तो उन्हीं के साथ इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट्स वापस आ गए थे। तो इस वक्त स्पेन इंग्लैंड का दुश्मन बन गया। क्वीन एलिजाबेथ की गद्दी पर बैठने से पहले स्पेन की अच्छी खासी दोस्ती थी इंग्लैंड से, लेकिन आने वाले कुछ सालों में यानी कि 1588 में स्पेन का राजा था फिलिप सेकंड, उसने स्पेनिश जहाजों का एक बहुत बड़ा बेड़ा तैयार किया, इकट्ठा किया इंग्लैंड पर हमला करने के लिए। और उस जहाज के बेड़े को बोला जाता है स्पेनिश अर्माडा। वो हमला करने आ रहे थे इंग्लैंड पर और इस वक्त इंग्लैंड की क्वीन थी क्वीन एलिजाबेथ। स्पेन से लड़ना बहुत बड़ी बात थी इस वक्त, क्योंकि स्पेन इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर था। तो बड़े ताज्जुब की बात थी कि उस वक्त एलिजाबेथ के शासन में स्पेन को इंग्लैंड ने हरा दिया। कैसे हरा दिया? अपने जलते हुए फायर शिप से, यानी कि अपने जहाजों में आग लगा दी। ये टेक्निक अपनाकर इंग्लैंड ने स्पेनिश नेवी को हरा दिया और इसी के साथ इंग्लैंड को अपनी नेवी की पावर का पता चला। तो इसी के साथ इंग्लैंड की नेवी की पावरफुल जर्नी की शुरुआत हुई और कॉलोनाइजेशन की भी। क्वीन एलिजाबेथ अपने शासन में शांति चाहती थी और वो शांति आई भी, तभी आर्ट वहां पर इंग्लैंड में फला फूला। उस वक्त दोस्तों जब इन्होंने इंग्लैंड ने स्पेन को हराया था, बहुत तेज तेज हवाएं भी चल रही थी, तो उसी हवाओं की वजह से भी स्पेन हार गया। तो अंग्रेजों ने ऐसा कहकर जीत मनाई, अपनी जश्न मनाया कि भगवान ने हवा चलाकर हमारी मदद की है। इसके बाद दोस्तों इंग्लैंड में शांति आई, लिटरेचर में ग्रोथ हुई। ये एज गोल्डन एज बन गई लिटरेचर की। स्पेन से लड़ाई होने के बाद में ही लिटरेचर में ग्रोथ हुई और इस वक्त लिखने में सबसे बड़े बड़े लिटरेचर में क्रिस्टोफर मार्लो, एडमंड स्पेंसर, फिलिप सिडनी, शेक्सपियर, फ्रांसिस बेकन, जॉन मिल्टन, बेन जॉनसन, जॉन डन और ऐसे बहुत सारे नाम हैं। और इसी टाइम पर दोस्तों जैकोबियन एज के अंदर बाइबल को भी ट्रांसलेट किया गया और इसके बाद यूरोप जगह जगह पर जाकर नए नए कल्चर्स को ढूंढने लगा, कॉलोनीज बनाने लगा। दोस्तों रेनेसा के बाद में ही ये सब कुछ हुआ। दोस्तों जॉन मिल्टन का टाइम स्पेन था 1608 से 1674 तक, यानी ये जैकोबियन एज में पैदा हुए थे। इनकी लाइफ टाइम में इन्होंने बहुत सारी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स देखी, जैसे कि इंग्लैंड में सिविल वॉर, और ये एक प्यूरिटन पार्ट थे। बहुत सारी लैंग्वेजेस जैसे इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक, इटालियन, स्पेनिश, सबकी नॉलेज थी इनमें। तो इन सारी लैंग्वेजेस में इन्होंने लिखा था, तो ये इंटरनेशनली भी फेमस हो गए। अब लैटिन लैंग्वेज से बहुत सारे वर्ड्स इन्होंने कॉइन आउट किया है इंग्लिश लैंग्वेज में। विलियम हैली जो कि एक इंग्लिश राइटर थे, उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में ग्रेटेस्ट ऑथर बोला है मिल्टन को। बाकी इंग्लिश लिटरेचर में बहुत सारे राइटर्स इनको ग्रेट मानते थे, जैसे विलियम ब्लेक, विलियम वर्ड्सवर्थ, थॉमस हार्डी, जॉर्ज एलियट। इनके टाइम पर इंग्लैंड में बहुत सारे हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल चेंजेस आए। तो मिल्टन ने अपने करियर की शुरुआत की थी पैम्पलेट्स के साथ में। पैम्पलेट्स को पब्लिश करवाते थे। 1608 में ब्रैड स्ट्रीट नाम की जगह पर इनका जन्म हुआ। इनके फादर का नाम भी जॉन मिल्टन था, क्योंकि एक म्यूजिक कंपोजर थे। उनसे इनको उनका नाम तो मिला ही, लेकिन ये टैलेंट भी मिल गया म्यूजिक कंपोज करने का। तो हेनरी लाउस जो कि एक म्यूजिक कंपोजर थे खुद भी, वो मिल्टन की इस टैलेंट की तारीफ करते थे। इनकी शुरुआती एजुकेशन प्राइवेटली हुई थी, फिर उसके बाद में इन्होंने सेंट पॉल्स स्कूल ज्वाइन कर लिया, वहां लैटिन और ग्रीक पढ़ना शुरू किया और इन लैंग्वेजेस ने मिल्टन पर अपनी बहुत छाप छोड़ी। सिर्फ 15 साल की एज में 2 रिलीजियस सॉन्ग्स मिल्टन ने लिख डाले, 2 भजन लिख डाले। लेकिन इनके कंटेम्पररी थे जॉन ऑब्री। उन्होंने अपने वर्क, एक वर्क था उनका ब्रीफ लाइफ्स, उन्होंने अपने इस वर्क के अंदर लिखा है कि मिल्टन को कॉलेज में एक निकनेम से बुलाया जाता था, जैसे लेडी ऑफ क्राइस्ट कॉलेज। ये निकनेम दिया था शायद मिल्टन की बालों को लेकर, क्योंकि मिल्टन बाल लंबे लंबे रखते थे अपने। तो 1629 में वहां से ग्रेजुएशन की, बीए की डिग्री ली यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से। तो उस वक्त 24 ऑनरेबल स्टूडेंट्स में मिल्टन का चौथा नंबर था। उनके छोटे भाई भी बोलते थे एजुकेशन को लेकर बहुत सीरियस थे, अपनी पढ़ाई को लेकर के। मिल्टन को एंग्लिकन प्रीस्ट बनना था। तो उसके बाद में 1632 में उन्होंने एमए की डिग्री ऑब्टेन की और कहा जाता है कि पहले ही साल अपने टीचर से झगड़ा होने की वजह से इनको सस्पेंड कर दिया गया। तो उस वक्त ये घर में थे, उस वक्त इन्होंने अपनी फर्स्ट लैटिन एलिजी लिखी थी, जिसका नाम था एलिजिया प्रीमा।
अपने किसी फ्रेंड चार्ल्स डिओराटी के लिए। उस वक्त प्लेग भी फैला था, तो हो सकता है उस वजह से मिल्टन घर में रहे हो। कैम्ब्रिज में मिल्टन के अच्छे दोस्त थे एडवर्ड किंग, जिनकी डेथ पर मिल्टन ने लेसरस लिखी थी, जो मैंने कुछ ही दिनों पहले कवर किया है। और रॉजर विलियम्स से भी दोस्ती थी। मिल्टन अपनी पोएटिक स्किल्स को डेवलप कर रहे थे। उस वक्त ये कॉलेज में अकेले पढ़ जाते थे। एक बार अपनी यूनिवर्सिटी में कुछ अपने फेलो स्टूडेंट्स की कॉमेडी को परफॉर्म करते हुए देख रहे थे, तो मिल्टन ने ऑब्जर्व किया कि ये लोग सोच रहे हैं, उस वक्त जब उनके फेलो स्टूडेंट्स कॉमेडी को परफॉर्म कर रहे थे, तो मिल्टन ने ऑब्जर्व किया कि ये लोग सोच रहे हैं कि ये लोग जेंटलमैन लग रहे हैं, लेकिन मुझे ये सारे के सारे फूल्स लग रहे हैं। तो कॉलेज का एनवायरनमेंट पसंद नहीं था मिल्टन को। 1632 में इन्होंने एमए की डिग्री लेने के बाद में हैमरस्मिथ गए अपने फादर के नए घर। तो वहां पर इन्होंने फिलोसफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल लिटरेचर बहुत कुछ पढ़ा अपने पॉलिटिकल करियर को तैयार करने के लिए। इससे इनकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हुई। इसलिए कहा जाता है दोस्तों, स्टडीज बताती है कि मिल्टन को सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा इंग्लिश पार्ट माना जाता है, क्योंकि इन्होंने कुछ सालों में खुद की प्राइवेट स्टडी के बाद लैटिन, ग्रीक, हिब्रू, फ्रेंच, स्पेनिश, इटालियन इन सब लैंग्वेजेस पर अपनी कमांड पाली थी और लिखना भी शुरू कर दिया था, जैसे आर्केड्स और कॉमर्स और फिर लेसिडस, जो कि इन सबको इन्होंने अपनी पोएट्री की नोटबुक में रखा था। और इसको बोला जाता है दोस्तों ट्रिनिटी मैन्युस्क्रिप्ट, क्योंकि अभी ये ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में रखी हुई है, तो इसको ट्रिनिटी मैन्युस्क्रिप्ट बोला जाता है। अब 1630 में मिल्टन गए फ्रांस और इटली टूर पर। इन्होंने ट्रैवल भी बहुत किया था, एक साल के लिए गए थे। वहां इन्होंने रोमन कैथोलिसिज्म को जो ट्रेडिशन था उसको देखा। फिर फ्रांस में बहुत सारे लोगों से मिलकर इटली जाकर एस्ट्रोनॉमर गैलीलियो से मिले। फिर फ्लोरेंस से ये गए रोम में। फिर वहां पर जियोवानी साल्ज़ेरी ने मिल्टन की तारीफ की। फिर ये नेपल्स गए, इसके बाद इनका सिसिली और ग्रीस जाने का भी प्लान था, लेकिन ये इंग्लैंड लौट कर आ गए। उस वक्त इन्होंने दोस्तों अपना एक बहुत ही फेमस पॉलिटिकल वर्क लिखा था, जिसका नाम था डिफेंसियो सेकंडा। उस वक्त इनको अपने रिलीजन की वजह से प्रॉब्लम्स उठानी पड़ी थी। उस टाइम पर इन्होंने बहुत सारा ट्रैवल किया। फिर 1639 में ये इंग्लैंड लौट कर आए। इनके वापस इंग्लैंड में आने पर यहाँ पर बिशप्स वॉर चल रही थी, तो मिल्टन ने अपने प्रोज लिखना शुरू कर दिए। प्यूरिटन्स और पार्लियामेंट को सपोर्ट किया। ये हाई चर्च पार्टी, चर्च ऑफ इंग्लैंड को अटैक करते रहते थे। इनके फादर ने इनके लिए ठीक ठाक छोड़ा था, लेकिन फिर भी एक प्राइवेट स्कूल मास्टर बन गए। तो इन्होंने उस वक्त ऑफ एजुकेशन नाम का वर्क लिखा था 1644 में, एजुकेशन में रिफॉर्म्स के लिए। उस वक्त दोस्तों 1642 में मिल्टन की एज लगभग 35 रही होगी। तब ये फॉरेस्ट हिल ऑक्सफोर्डशायर नाम की जगह पर गए और एक 16 साल की लड़की मैरी पॉवेल से शादी कर ली इन्होंने। 16 या 17 साल की एज थी उनकी, लेकिन एज डिफरेंस वो एक महीने बाद ही अपनी फैमिली के पास वापस चली गई और 3 साल तक लौट कर नहीं आए सिविल वॉर के चलते। उस वक्त मिल्टन ने अपने पैम्पलेट्स लिखे डिवोर्स को आर्ग्यू करने के लिए। अब क्या होता है, सिविल वॉर में पार्लियामेंट की जीत होती है, तो मिल्टन उस वक्त रिपब्लिकन प्रिंसिपल्स को सपोर्ट करते हैं। तो एक वर्क लिखा था टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मैजिस्ट्रेट्स 1649 में इन्होंने। उस वक्त इनकी पॉलिटिकल रेपुटेशन भी बढ़ रही थी, तो बढ़ती हुई पॉलिटिकल रेपुटेशन के चलते को सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन टर्न्स बना दिया गया। सिविल जॉब्स में भी आ गए थे मिल्टन। तो मिल्टन ने चार्ल्स फर्स्ट की पावरफुल इमेज को तोड़ने की कोशिशें की इकोनिक कलर्स में। तो मिल्टन को ऑर्डर मिलते रहते थे कि वो लिखते जाए डिफेंस में, तो बहुत सारे डिफेंस उन्होंने लिखे। 1652 में फर्स्ट डिफेंस इन्होंने लिखा था, 1654 में सेकंड डिफेंस, और सेकंड डिफेंस में इन्होंने ओलिवर क्रॉमवेल की बहुत तारीफ की। लेकिन उस वक्त मिल्टन पर बहुत सारे पर्सनल अटैक्स हुए। अब इस वक्त तक इनकी आंखों की रोशनी जा रही थी, तो इनकी ज्यादातर वर्क्स इनके डिप्यूटीज वगैरह जैसे पार्ट हेनरी मार्वेल इन्होंने लिखे। 1652 तक ये कंप्लीटली ब्लाइंड हो चुके थे। तो उस वक्त दोस्तों इन्होंने अपनी पोएम व्हेन आई कंसीडर हाउ माय लाइट इज स्पेंट को लिखा था। तो इसके बाद में एक एडिटर और बिशप थे, इसकी फर्स्ट लाइन को पहले माना जाता था। तो एक एडिटर थे जॉन न्यूटन नाम से, उन्होंने इस पोएम का टाइटल दिया था ऑन हिज ब्लाइंडनेस। जॉन न्यूटन, नोट कर लो, जरूरी पॉइंट है। अब इसके बाद में कुछ सालों बाद 1658 में ओलिवर क्रॉमवेल की हो जाती है डेथ। पॉलिटिक्स में, मिलिट्री में लड़ाइयां होने लगी। फिर इसके बाद होता है रेस्टोरेशन, लेकिन मिल्टन अभी भी कॉमनवेल्थ को सपोर्ट कर रहे थे। 1659 में ट्रीटिस ऑफ सिविल पावर को उन्होंने पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने स्टेट डोमिनेटेड चर्च पर अटैक किया। अब 1660 में रेस्टोरेशन हुआ, तो मिल्टन को अपनी जान बचाने के लिए छुपना पड़ा। एक वारंट इशू हुआ था कि मिल्टन को अरेस्ट किया जाए और पहले उसकी राइटिंग्स को जलाया जाए, लेकिन फिर जनरल पार्डन इशू हुआ और उसके बाद मिल्टन निकलकर सामने आए। उस वक्त मिल्टन को जेल भी हुई थी, लेकिन उसके बाद में मिल्टन जब जेल से बाहर आए तो उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट को कंपोज किया। अब दोस्तों अपने लाइफ टाइम में मिल्टन ने 3 शादियां की थी। तीसरी शादी की थी 1663 में और बाकी के साल ये चुपचाप लंदन में रहे। फिर नवंबर 1674 में किडनी फेलियर से इनकी डेथ हो गई। एक बायोग्राफर के हिसाब से इनके फ्यूनरल को अटेंड करने सिर्फ इनके पढ़े लिखे ग्रेट फ्रेंड्स आए थे लंदन वाले, क्योंकि मिल्टन ने अपनी लाइफ में वल्गर लोगों से यारी बनाई नहीं थी। इनकी तीनों वाइफ की बात की जाए, इनकी फैमिली की बात की जाए, तो इनकी फैमिली में इनकी फर्स्ट वाइफ थी मैरी पॉवेल, जिनसे इनको 4 बच्चे थे। दूसरी वाइफ थी कैथरीन, जिससे इनकी शादी हुई थी 1656 में। 2 साल बाद एक बेटी को जन्म देते हुए वो गुजर गई, दूसरी वाइफ भी गुजर गई। फिर थर्ड वाइफ से 1663 में इनकी शादी हुई, एलिजाबेथ नाम था उसका। अब तीसरी शादी के बाद में मिल्टन और उनकी वाइफ के बीच में 31 साल का एज गैप होने के बावजूद ये मैरिज सक्सेसफुल थी। अब मिल्टन की पोएट्री की बात करें तो सबसे अर्लीस्ट वर्क इनका था ऑन शेक्सपियर 1630 में। फिर कॉमर्स 1637, लेसिडस 1638, पैराडाइज लॉस्ट तो इन्होंने 1667 में पब्लिश करवाई थी, बहुत बाद में। इस पोएम को ब्लैंक वर्ड्स में लिखा था मिल्टन ने, और ये एक एपिक पोएम मानी जाती है। जब इसको मिल्टन ने लिखा था तब वो ब्लाइंड हो गए थे, तो 1667 में मिल्टन ने इस पोएम की पब्लिकेशन राइट्स को एक पब्लिशर को भेज दिया। उस पब्लिशर का नाम था सैमुअल सिमंस। पैराडाइज लॉस्ट जैसे ही पब्लिश हुई थी बड़े फेमस हो गए, क्योंकि इन्होंने एक एपिक पोएम लिख डाली थी। तो इनको इस वर्क के साथ में इंग्लिश के बड़े पार्ट्स के साथ गिना जाने लगा, जैसे शेक्सपियर। पैराडाइज लॉस्ट की सक्सेस के बाद में इन्होंने इसका एक सीक्वल भी लिखा था, पैराडाइज रीगेन्ड नाम का। वो सीक्वल पब्लिश हुआ था 1671 में एक ट्रेजेडी सैमसन एग्नेस के साथ में। जॉन ड्राइडन ने मिल्टन को एज अ पार्ट ऑफ द सबलाइम डिस्क्राइब किया। विलियम ब्लेक भी मिल्टन से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, तो उन्होंने मिल्टन पर एक वर्क लिखा है, मिल्टन अ पोएम इन 2 बुक्स। विलियम वर्ड्सवर्थ ने भी एक सोनेट लिखी है मिल्टन को एड्रेस करते हुए, लंदन 1802, जिस पर मैं वीडियो बना चुका हूं। कीट्स ने भी लिखा है, मिल्टोनिक वर्ड्स कैन नॉट बी रिटन बट इन एन आर्टफुल और रेदर आर्टिस्ट ह्यूमर। तो पैराडाइज लॉस्ट को एक ब्यूटीफुल वर्क मानते थे। विक्टोरियन एज में भी जॉर्ज इलियट पर आप इनका इन्फ्लुएंस देख सकते हो, थॉमस हार्डी पर देख सकते हो। दोस्तों मेटाफिजिकल एक टर्म है जो कुछ इंग्लिश पार्ट्स के लिए यूज की गई है। इन इंग्लिश पार्ट्स में पार्ट्स के नाम है जॉन डन, सबसे पहले जॉन डन, जॉर्ज हर्बर्ट, एंड्रयू मार्वेल, हेनरी वॉन, रिचर्ड क्रैशो, अब्राहम काउली और थॉमस ट्रायन, जॉन क्लीवलैंड, रिचर्ड ली और एडवर्ड बैनलॉस। इन सबको कहा जाता है मेटाफिजिकल पार्ट्स। अब क्यों इनको मेटाफिजिकल पार्ट्स कहा जाता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन दोस्तों ये याद रखो कि इनमें से जॉन डन सबसे बड़े मेटाफिजिकल पार्ट है। इन सब ने जॉन डन को फॉलो किया था। जॉन डन के आने से पहले इंग्लिश लिटरेचर में एडमंड स्पेंसर की स्टाइल को फॉलो किया जाता था। अभी इन सभी के नाम नोट कर लो, इसके बाद में आपको हिस्ट्री बताऊंगा। ये सारे मेटाफिजिकल पार्ट्स हैं कि ये मेटाफिजिकल की हिस्ट्री क्या है 18th सेंचुरी के, यानी कि इन पार्ट्स के बाद के एक बहुत बड़े राइटर आए, एक पोएट आए, क्रिटिक आए, जिनका नाम था सैमुअल जॉनसन। तो उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा वर्क लिखा था। उस वर्क का नाम है लाइव्स ऑफ मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोएट्स। दोस्तों ये वर्क का नाम याद रखना। ये एक बुक थी जिसे लेट 18th सेंचुरी में लिखा गया था, सैमुअल जॉनसन ने इसको लिखा था, जिसमें उन्होंने 52 पार्ट्स की 52 पार्ट्स को शामिल किया था, उनकी बायोग्राफीज
बताई थी, शॉर्ट शॉर्ट बायोग्राफीज बताई थी सबकी 52 पार्ट्स की, और उन 52 पार्ट्स की बायोग्राफी के अंदर इन मेटाफिजिकल पार्ट्स के लिए भी सैमुअल जॉनसन ने कुछ कहा है। दरअसल ये अब्राहम कावली जो थे, इनका नाम देख लो, अब्राहम कावली, ये जो थे सैमुअल जॉनसन, इनकी लाइफ को, इनकी बायोग्राफी को जब बताने लगे, तब इनका जब चैप्टर आया तो उन्होंने मेटाफिजिकल वर्ड का यूज किया था। तो अब्राहम कावली वाले चैप्टर के अंदर मेटाफिजिकल वर्ड सामने आया। इन्होंने देखा, सैमुअल जॉनसन ने देखा कि 17th सेंचुरी के ये सारे पार्ट्स अपने वर्क्स को, कोई अपने वर्क्स के अंदर ऐसी बातें करते हैं चालाकी से जो मैट्रिकली अगर हम देखें तो बिल्कुल ही फ्लेक्सिबल है, और ये सारे के सारे पार्ट्स अपने पार्टी में दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम लोग कितने पढ़े लिखे हैं, हम लोग कितने इंटेलिजेंट हैं, कितने विट है हमारे पास। खासकर इन पार्ट्स की पार्टी में जो बातें होती थी वो होती थी बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड, यानी कि इस फिजिकल वर्ल्ड से बिल्कुल परे, बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड, जैसे लव, रिलीजन, मोरालिटी, और ये अपने वर्क्स के अंदर सिमिलीज और मेटाफर्स का कुछ ज्यादा ही यूज करते थे। दोस्तों फ्रीक्वेंटली ये लोग कंपैरिजन करते थे। कंपैरिजन कैसे करते थे? दो डिफरेंट चीजों का, दो डिफरेंट चीजें ऐसी कि जिनमें कोई मेल ही ना हो, खुद का या फिर किसी भी चीज का कंपैरिजन अनएक्सपेक्टेड चीजों से करते थे जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। जैसे मैं आपको बताता हूं, एक जॉन डन की पोएम है फ्ली। तो ये फ्ली जो है एक टाइप का कीड़ा होता है जो खून पीता है, ठीक है। तो इस पोएम में जॉन डन अपने बेलविट से बोलते हैं कि ये फ्ली तुम्हारा खून पीता है और मेरा भी खून पीता है, तो हम दोनों का खून इसके अंदर मिक्स हो गया है, और अगर हम लोगों का खून इस फ्ली के अंदर मिक्स हो गया है, अगर मिक्स हो गया है तो हमने इस तरह से बिना शादीशुदा हुए भी सेक्स कर लिया है। ये कहने का मतलब है जॉन डन का। तो ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीजों का कंपैरिजन की जिसको कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, इस कंपैरिजन को ध्यान रखना दोस्तों, क्या बोलते हैं? कंसीट। मेटाफिजिकल पार्ट्स अपनी पोएट्री में यूज करते थे कंसीट का, याद रखना इस चीज को। अगर अभी भी कंसीट का मतलब समझ में नहीं आया तो जॉन डन की और भी दूसरी पोएम्स है, कैनोनाइजेशन, द सनराइजिंग और डेथ बी नॉट प्राउड, वो पोएम्स देखकर आपको पता चल जाएगा। तो सैमुअल जॉनसन ने देखा कि ये कोई एक पार्ट नहीं है जो कंसीट का यूज कर रहा है, ये तो बहुत सारे हैं, तो उन्होंने इन सबको बोला मेटाफिजिकल पार्ट, जो मेटाफिजिकल बातें करते हैं। इनका ग्रुप बना दिया, एक स्कूल बना दिया, स्कूल ऑफ मेटाफिजिकल पार्ट। दोस्तों यहाँ पर इस वर्ड का मतलब भी समझ लो, मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड यानी कि परे, और फिजिकल का मतलब द फिजिकल वर्ल्ड यानी कि बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड, इस फिजिकल वर्ल्ड से बिल्कुल परे जो पार्ट सोचता है उसको बोलते हैं मेटाफिजिकल पार्ट। दोस्तों सैमुअल जॉनसन से पहले जॉन ड्राइडन ने भी इन पार्ट्स के टैलेंट को देख लिया था, और 20th सेंचुरी में जाकर टीएस एलियट, याद रखना टीएस एलियट आए और उन्होंने मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री की इंपॉर्टेंस को बताया। इनको मेटाफिजिकल पार्ट्स की जो स्कूल ऑफ पोएट्री थी इसकी इंपॉर्टेंस को बताया, और वो खुद अपने वर्क्स में इनके इस मेथड को शामिल करते थे। और टीएस एलियट ने तो इन मेटाफिजिकल पार्ट्स के ऊपर एक ऐसे भी लिखा है, और उनके लिए टीएस एलियट कहते थे कि इन पार्ट्स ने हर टाइप के एक्सपीरियंस को टेस्ट किया था। अब इन सब मेटाफिजिकल पार्ट्स में मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट थे जॉन डन। जॉन डन को मोनार्क ऑफ विट कहा जाता था, यानी कि समझदारी का राजा या समझदारी का सम्राट। इनके शुरुआती कलेक्शंस थे सटायर्स और सॉन्ग्स ऑफ सोनेट्स और होली सोनेट्स। दोस्तों इन्होंने इनके वर्क्स को मैं आपको बता दूं बहुत बाद में पब्लिश करवाया गया था, इनकी डेथ के बाद में पब्लिश करवाया गया था। कुछ वर्क्स को इन्होंने पब्लिश होते हुए देख लिया था, कुछ वर्क्स को पब्लिश होते देख लिया था, लेकिन एंड्रयू मार्वेल और जॉर्ज हर्बर्ट ने तो अनफॉर्चुनेटली नहीं देखा था अपने कलेक्शंस को पब्लिश होते हुए। जॉन डन खुद भी नहीं चाहते थे अपने वर्क्स को पब्लिश करवाना, क्योंकि वो मानते थे कि पार्ट को कभी भी पैसों के लिए नहीं लिखना चाहिए। अब दोस्तों मैं आपको बताऊं कि इनकी एज क्या थी, ये कौन सी एज के पार्ट से, जब एलिजाबेथन एज खत्म हो गई फिर उसके बाद में जैकोबियन एज आई। दोस्तों इनमें ये जॉन डन तो एलिजाबेथन एज में भी थे और जैकोबियन एज में भी थे, लेकिन इनके वर्क्स बहुत बाद में पब्लिश हुए थे 1633 में, तो ये लेट रेनेसां के पार्ट कहलाएंगे, यानी खत्म होते रेनेसां के पार्ट, एलिजाबेथन एज के बाद के पार्ट्स। और दोस्तों जॉन डन इस टाइम के फर्स्ट ग्रेट एंग्लियन प्रीचर थे। इनसे पहले सारे पार्ट्स एडमंड स्पेंसर को फॉलो करते थे, मैंने आपको बताया। इनके आने के बाद में इनके भी फॉलोअर्स बन गए, ये सारे के सारे पार्ट्स जो थे ये इनके फॉलोअर थे। 1601 में इन्होंने अपना वर्क लिखा था ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द सोल। दोस्तों इसको कपलेट की फॉर्म में इन्होंने लिखा था, और इसी कपलेट की फॉर्म को आगे चलकर जॉन ड्राइडन और अलेक्जेंडर पोप ने यूज किया था, है ना। जॉन डन क्लियरली अपनी पोएट्री में दिखाते थे कि वो अपने आसपास के माहौल से, इस वर्ल्ड से सेटिस्फाई नहीं है, और ये अपने कंटेम्पररीज की तरह कभी भी स्मूथ और इजी पैटर्न को यूज करना पसंद नहीं करते थे। एलिजाबेथन पार्ट्स की पोएट्री से बिल्कुल इंडिपेंडेंट थे जॉन डन। इनकी पोएट्री आप थोड़ी सी देखोगे डिफरेंट टाइप की थी, तभी इनके फॉलोअर्स बन गए। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन पार्ट्स पर आप जॉन डन का इन्फ्लुएंस देख सकते हो। और क्लियरली अगर मैं मेटाफिजिकल पोएट्री को समझाऊं तो दोस्तों मेटाफिजिकल पोएट्री के अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, गौर से सुनना, मेटाफिजिकल पोएट्री के अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनके आंसर्स साइंस के पास नहीं होते। यानी क्वेश्चंस कुछ ऐसे होते हैं कि क्या भगवान है, भगवान एग्जिस्ट करता है कि नहीं, दिमाग के सोचने की लिमिट क्या है, क्या जो भी होता है वो पहले से तय है, अगर हाँ तो मतलब हम अपनी मर्जी से कोई काम कर ही नहीं सकते, या फिर क्या जो भी हम देखते हैं वही सच है, अगर नहीं तो क्या फर्क है रियलिटी और परसेप्शन में। ऐसे सवाल पूछे जाते थे जिनका आंसर साइंस के पास नहीं होता था। जॉन डन का बर्थ हुआ था 1572 में एक रोमन कैथोलिक फैमिली में, और उस वक्त ये रोमन कैथोलिक रिलीजन जो था उसको फॉलो करना इलीगल था इंग्लैंड में। तो जॉन डन के फादर का नाम भी जॉन डन ही था, वो एक मर्चेंट थे। जब जॉन डन 4 साल के थे तो इनके फादर की डेथ हो गई। इनकी मदर का नाम था एलिजाबेथ हेवुड, तो उन पर सारी जिम्मेदारी आ गई कि वो अकेले बच्चों को बड़ा करें, तो उन्होंने दूसरी शादी कर ली। अभी एलिजाबेथ हेवुड, तो ये नाम सुना लगता है, मैंने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की वीडियो में जॉन हेवुड का नाम लिया था, जो कि एक प्लेराइट थे इंग्लैंड में, इंटरल्यूड्स लिखा करते थे। तो जॉन हेवुड की बेटी थी एलिजाबेथ हेवुड। सर थॉमस मोर का नाम तो आपने सुना ही होगा, जिन्होंने यूरोपिया को लिखा था, तो उनकी भी कनेक्शन थे जॉन डन की मदर से। तो जॉन डन खुद एक लिटरेरी फैमिली में से थे। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से जॉन डन ने एजुकेशन ली, लेकिन इनके इसी कैथोलिसिज्म की वजह से इनको दोनों इंस्टीट्यूशंस ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज दोनों से डिग्री नहीं मिली। ऐसा नहीं था कि रोमन कैथोलिक अगर कोई होता था तो उसको ग्रेजुएट नहीं होने दिया जाए, बल्कि यहाँ पर एक सिस्टम था उस टाइम पर, क्वीन एलिजाबेथ के टाइम पर, कि ग्रेजुएट होने के लिए ओथ ऑफ सुप्रीमेसी को लेना जरूरी था। इस ओथ ऑफ सुप्रीमेसी को लेने से जॉन डन ने मना कर दिया, जिसकी वजह से उनको डिग्री नहीं मिली। अब दोस्तों ये ओथ ऑफ सुप्रीमेसी लेने का सिस्टम इंग्लैंड में किंग हेनरी VIII ने शुरू किया था, जिससे ये माना जाता था कि ग्रेजुएट होने वाले स्टूडेंट इंग्लैंड में राजा या रानी जो भी है उसको चर्च ऑफ इंग्लैंड का सुप्रीम गवर्नर मानते हैं। ग्रेजुएट होने के टाइम पर ये ओथ ऑफ सुप्रीमेसी उनसे दिलवाई जाती थी, लेकिन फिर मैरी फर्स्ट जब गद्दी पर आई तो उसने ये सिस्टम हटा दिया। फिर एलिजाबेथ फर्स्ट आई, उन्होंने ये सिस्टम वापस लगा दिया। तो हमारे जॉन डन ने मना कर दिया ओथ लेने से, तो उनको डिग्री नहीं मिली। तो एजुकेशन खत्म होने के बाद में जॉन डन ने अपना ज्यादातर टाइम ट्रैवलिंग और लिटरेचर में गुजारा। वो इटली और स्पेन वगैरह घूमने गए थे, पता नहीं और कहां घूमे, शायद यूरोप से बाहर गए थे। 25 की एज आते आते अपने डिप्लोमेटिक करियर के लिए तैयार हो गए थे। फिर आने वाले कुछ 2-4 सालों में इनको प्यार हो गया एन मोर से, और तब उनसे शादी हुई इनकी। सीक्रेटली उनसे इन्होंने शादी करी 1601 में, बिना किसी को बताए। लेकिन एन मोर के फादर थे जॉर्ज मोर, उन्होंने इस शादी को माना नहीं, वो खिलाफ थे शादी के। और दोस्तों इस शादी ने जॉन डन के बनते हुए करियर को बिगाड़ दिया, और इनको फ्लीट प्रिजन में, मतलब एक जेल थी उसमें जाना पड़ा। इनके साथ में चर्च के पादरी ने, प्रीस्ट ने, चर्च ऑफ इंग्लैंड के प्रीस्ट ने, सैमुअल ब्रूक, जिन्होंने इनकी शादी करवाई थी, जो इनके विटनेस भी बने थे, उनको भी इनके साथ में जेल में जाना पड़ा। लेकिन डन थोड़े टाइम में छूट गए और इनकी शादी को वैलिड कर दिया गया। लेकिन तब तक इनकी जॉब से छूट गई थी, तो उस वक्त इन्होंने अपनी वाइफ से कहा था, अपने सरनेम का पन बना करके इन्होंने कहा था जॉन डन एंड डन अंडन। छूटने के बाद ये एक सिंपल सी लाइफ जीने लगे, एक छोटे से घर में। बहुत सारा गरीबी में अपना टाइम निकाला था इन्होंने, अपनी मैरिड लाइफ का टाइम बहुत सारा गरीबी में निकाला था। एक लॉयर बन गए थे, लेकिन कुछ खास इनकम नहीं हो रही थी। और इनकी वाइफ एन मोर को हर साल बच्चे हो रहे थे। 16 साल में एन मोर ने दोस्तों 12 बच्चों को जन्म दिया। इनकी मैरिड लाइफ की 16 साल में 12 बच्चों को जन्म दिया, जिसमें से 2-3 तो गुजर गए। जॉन डन ने दोस्तों इसी टाइम पर लिखना भी शुरू कर दिया था, लेकिन अपने वर्क्स को पब्लिश नहीं कराया। एन मोर जब अपने 12वें बच्चे को जन्म दे रही थी तो 15 अगस्त 1617 को उनकी डेथ हो गई। जॉन डन को अपनी वाइफ से बहुत प्यार था, और दोस्तों उन्होंने अपने बच्चों की कसम खाई कि वो लाइफ में कभी दोबारा दूसरी शादी नहीं करेंगे। उनको अपनी वाइफ की डेथ का काफी दुख था, और ये दुख आप उनकी 17th होली सोनेट में देख सकते हो। करियर की बात करें तो 1602 में ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए, एमपी बन गए, लेकिन उसमें इनको कुछ खास मिला नहीं। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो थे, लेकिन अनपेड पोजीशन पर थे। फिर 1603 में क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट की डेथ हुई, और डन ने अपने कुछ पैसे वाले फ्रेंड्स के लिए पोएम वगैरह लिखी। इसके बाद 1610 और 1611 में इन्होंने और भी वर्क्स लिखे अपने एनिवर्सरीज वगैरह। फिर 1615 में ये चर्च ऑफ इंग्लैंड में प्रीस्ट बन गए, और सेम ईयर ये रॉयल चैपल में बन गए।
1621 में ये डीन ऑफ सेंट पॉल बने। 31 मार्च 1631 में इनकी डेथ हो गई और इनको ओल्ड सेंट पॉल्स कैथेड्रल में दफनाया गया और वहां पर इनका एक स्टैच्यू बनवाया गया। ग्रेट फायर ऑफ लंदन में दोस्तों हेनरी का स्टैच्यू बचा था, वो मैं आपको कभी और बताऊंगा। अब मैं इनकी वर्क्स और कुछ करियर की बात करता हूं। जॉन डन की अर्लीस्ट पोएम्स इंग्लिश सोसाइटी की प्रॉब्लम्स का क्रिटिसिज्म करती थी, जैसे लीगल सिस्टम हो गया और भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स। और फिर ये अपने करियर की शुरुआत में इरोटिक पोएम्स बहुत लिखते थे, स्पेशली इनकी एलिजीज जो थी, जिसमें ये अपने अनकन्वेंशनल मेटाफर्स का यूज करते थे, कंसील्स वगैरह का। द फ्ली नाम की पोएम याद होगी आपको, कुछ दिन पहले पढ़ाई थी दोस्तों। जॉन डन ने इन पोएम्स को, इरोटिक पोएम्स को पब्लिश नहीं करवाया था, बस हाथों से लिखी मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह की पड़ी हुई थी। कुछ लोग ये मानते हैं कि डन की इलनेस, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, फ्रेंड्स की डेथ वगैरह ये सब रीजन थे कि बाद में इनकी पोएम्स की टोन चेंज हुई। और यही चेंज आप उनकी वर्क एंड एनाटॉमी ऑफ द वर्ल्ड में देख सकते हो। और अपनी इसी बढ़ती हुई ग्लूमिनेस के चलते इन्होंने फिर अपने रिलीजियस वर्क्स को लिखना शुरू कर दिया और एंग्लियन चर्च में कन्वर्ट होने के बाद में ये सर्मन्स वगैरह देते थे और अपने रिलीजियस पोएम्स को लिखते थे, जिस वजह से ये अपने सर्मन्स जो उपदेश वगैरह थे और रिलीजियस पोएम्स इनकी वजह से बड़े फेमस हो गए। और इनकी इलनेस के चलते जब डेथ इनके पास आने लगी तो ये डेथ को चैलेंज करने लगे अपने वर्क्स के जरिए, जैसे डेथ बी नॉट प्राउड नाम की पोएम है, उसमें आप देख सकते हो दोस्तों। इनके वर्क्स को क्रिटिसाइज बहुत किया गया, स्पेशली इनकी मेटाफिजिकल फॉर्म की वजह से। 1781 में सैमुअल जॉनसन ने इनको मेटाफिजिकल पार्ट बोलकर और जॉन ड्राइडन ने इनके मेटाफिजिक्स पर कमेंट किया। जॉन डन मास्टर थे मेटाफिजिकल कंसीट के दोस्तों। कंसीट दो टाइप की होती है। पहला टाइप है पेट्रार्कल कंसीट, जिसमें क्या होता है, दो बहुत ही क्लोज ऑब्जेक्ट्स का कंपैरिजन किया जाता है, जैसे लव और रोज। तो ये क्लोजनेस का कंपैरिजन तो समझ में आता है, पेट्रार्कल कंसीट है ये। लेकिन मेटाफिजिकल कंसीट ये दूसरे टाइप का कंसीट होता है, इसके मास्टर थे जॉन डन। इसमें क्या होता है, इस टाइप के कंसीट में दो अलग-अलग कंप्लीटली डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का कंपैरिजन किया जाता है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। और इसी वजह से नियोक्लासिकल पार्ट्स ने डन की कंसीट्स के लिए कहा था कि इनकी कंसीट्स अब्यूज ऑफ मेटाफर्स हैं। दोस्तों इनकी वाइफ की डेथ से पहले इनकी पार्टी का सब्जेक्ट होता था लव और सेक्स, लेकिन वाइफ की डेथ के बाद में इनकी पार्टी का सब्जेक्ट हो गया डेथ और रिलीजन। जॉन डन मीटर के साथ खेलते थे, तो बेन जॉनसन की आदत पसंद नहीं थी, तो इन्होंने जॉन डन के लिए कहा था, डन फॉर नॉट कीपिंग ऑफ एक्सेंट डिजर्व हैंगिंग। इनकी डेथ के बाद में लॉर्ड हर्बर्ट ने इनकी डेथ के लिए एक एलिजी लिखी थी, एलिजी फॉर डॉक्टर डन। इनका लिटरेरी करियर दोस्तों 40 साल का था। 1631 में इनकी डेथ के बाद में 1633 में इनके वर्क्स को पब्लिश करवाया गया। इनकी एक बहुत ही फेमस फ्रेज है दोस्तों, दो फ्रेज है एक्चुअली। पहली फ्रेज है नो मैन इज विलन, इसका मतलब है नो मैन इज आइलैंड या फिर सेल्फ सफिशिएंट। नो मैन इज सेल्फ सफिशिएंट, कोई भी आदमी अपने आप में पूरा नहीं है, किसी ना किसी दूसरे आदमी की उसको जरूरत पड़ती है, तो कोई भी आदमी अपने आप में पूरा नहीं है। एक अमेरिकन राइटर थे थॉमस मार्टन, उन्होंने अपनी बुक का टाइटल इसी फ्रेज से लिया है, नो मैन इज एन आइलैंड, ये उनकी बुक का टाइटल है। और एक और फ्रेज है यहाँ पर जॉन डन की जो बहुत ही फेमस है, उनकी वर्क मेडिटेशन 17 से रूम द बैड टूल्स। ये जो फ्रेज है इसको टाइटल बनाया है अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने अपनी नोवेल का। तो आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा रेस्टोरेशन एज। इससे पहले मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूं, उसके अंदर डिटेल से बता चुका हूं कि रेस्टोरेशन एज क्या थी और इसके अंदर क्या क्या हुआ था, कौन से राइटर्स थे, सारी चीजें मैं कवर कर चुका हूं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपसे वादा करता हूं कि कोई भी चीज रिपीट नहीं होगी। चलिए मैं आपको बताता हूं कि रेस्टोरेशन एज कहां से शुरू होती है। देखिए इंग्लैंड में सिविल वॉर्स जब हुए थे ना, कहा जाता है कि 1642 से 1651 तक इंग्लैंड में सिविल वॉर चले थे। लगभग 10-11 सालों का पीरियड था, उसके अंदर सिविल वॉर्स हुए थे। इसको ग्रेट रिबेलियन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ग्रेट रिबेलियन। और ये लड़ाई किनके बीच में हुई थी? पार्लियामेंट के बीच में हुई थी। और जो रॉयलिस्ट जो थे, जो चार्ल्स फर्स्ट, चार्ल्स सेकंड को सपोर्ट करते थे, जो इंग्लैंड के राजा थे, चार्ल्स फर्स्ट, चार्ल्स सेकंड, उनको सपोर्ट करने वाले और दूसरे पार्लियामेंटेरियंस जो पार्लियामेंट में प्यूरिटन्स जिनको कहा जाता है, इन दोनों के बीच में लड़ाई। अब प्यूरिटन्स के लिए बहुत ही फेमस टर्म यूज की जाती है, राउंड हेड्स। आपसे पूछा जा सकता है कि इनको राउंड हेड्स क्यों कहा जाता है? जहां तक मैंने पढ़ा दोस्तों, ये अपने बालों को इस तरह से कटवाते थे, उसी के कारण इनके बालों की कटिंग को देखते हुए इनको कहा जाता था राउंड हेड्स। ठीक है, अब ये बात एक तरफ हो गई। 1649 में इंग्लैंड का राजा जो था वो था चार्ल्स फर्स्ट, तो उसको एग्जीक्यूट कर दिया था, मतलब बिहेड कर दिया था, उसकी गर्दन काट दी थी, उसकी बॉडी से अलग कर दी थी। फिर उसका बेटा जो था चार्ल्स सेकंड, वो 1651 में फ्रांस भाग गया या उसको फ्रांस भगा दिया गया और 1651 से 1660 तक इंग्लैंड में किसका राज था? प्यूरिटन्स का। ये प्यूरिटन एज कहलाती है दोस्तों, 1651 से 1660 तक। अब 1651 से लेकर 1660 तक ब्रिटेन बन गया कॉमनवेल्थ। क्या बन गया? कॉमनवेल्थ। और उस वक्त एक बहुत ही बड़ा नेता निकल के सामने आता है जिसका नाम था ऑलिवर क्रॉमवेल। दोस्तों मिल्टन ने भी क्रॉमवेल को मेंशन किया, बहुत सारे उस टाइम के राइटर्स ने क्रॉमवेल को मेंशन किया है अपने वर्क्स के अंदर। ऑलिवर क्रॉमवेल बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, आपको नोट कर लेना चाहिए। तो 1651 से लेकर 1658 तक ये इंग्लैंड में राज कर रहा था। 1658 में इसकी डेथ हो जाती है और जब तक इसने राज किया ये धीरे धीरे होता होता तानाशाह बन गया। फिर जब इसकी डेथ होती है तो इसका बेटा बनता है राजा। तो जब इसका बेटा राजा बनता है ऑलिवर क्रॉमवेल का, वो इतना लायक नहीं था, रिचर्ड नाम था उसका। वो जब राजा बना तो उसको गद्दी से उतारकर फिर से बुलवाया गया चार्ल्स सेकंड को। चार्ल्स सेकंड जो फ्रांस भाग गया था उसको वापस बुलवाया गया। अब 1660 में चार्ल्स सेकंड वापस आता है, वापस आकर गद्दी पर बैठता है, तो इस एज को हम रेस्टोरेशन एज मानते हैं। 1660 में मोनार्की रिस्टोर हुई थी यहाँ पर इंग्लैंड के अंदर। जो स्टुअर्ट डायनेस्टी अब तक राज कर रही थी इंग्लैंड पर, वो फिर से आकर रिस्टोर हुई। जो बीच में छोटे से पीरियड के लिए ये हट गए थे गद्दी से, वापस आकर वापस ये मोनार्क बन गए। चार्ल्स सेकंड जब मोनार्क बना तो उस वक्त थिएटर के लिए बड़ा अच्छा पीरियड शुरू हो गया। मतलब थिएटर वालों के लिए जो अभी तक प्यूरिटन एज में क्या हाल हुआ था थिएटर्स का, मैं आपको बताता हूं। प्यूरिटन्स ने थिएटर्स की बहुत बुरी हालत कर दी थी दोस्तों। यहाँ तक कि जो थिएटर्स जो होते थे ना, उनके अंदर जो इंटीरियर था उसको डिसमेंटल कर दिया और थिएटर परफॉर्म करने वालों को बहुत बुरी नजरों से देखा जाता था। थिएटर्स पर एक तरह से बैन लगा दिया। थिएटर्स के लिए एक्टर्स की भी बड़ी बुरी हालत थी, जो एक्टिंग वगैरह करते थे प्राइवेटली चुप चुप कर, उनकी भी बड़ी बुरी हालत थी। उनको ऐसे काम करने वाले तो समझते नहीं थे, ऐसे समझते थे कि ये बांड है, घूमता रहता है, ऐसे एक्टिंग करता रहता है। एक फेमस थिएटर था दोस्तों, ग्लोब थिएटर, आपने नाम सुना होगा, शेक्सपियर से डायरेक्ट कनेक्शन था इस थिएटर का, उसको भी क्लोज कर दिया गया था, उसको भी बंद कर दिया गया था। और कमाल की बात पता है क्या थी? ऐसा नहीं था कि थिएटर्स बंद हो गए थे, ऑफिशियली तो थिएटर्स बंद हो गए थे, लेकिन प्राइवेटली कहीं ना कहीं थिएटर्स चल रहे थे। ऐसे परफॉर्मर्स थे, ऐसे आर्टिस्ट थे जो अपने घरों के अंदर थिएटर बनाकर छोटे-मोटे प्लेस बनाकर परफॉर्म करवाते थे। भाई रोजी रोटी चलानी थी, अपना धंधा तो चलाना था, वो पूरे हो सकते थे, तो चल रही थी चीजें। फिर साल 1660 1660 एक ऐसा वक्त आया थिएटर वालों के लिए, थिएटर वालों की चांदी होगी, जब रेस्टोरेशन एज आई, यानी चार्ल्स सेकंड वापस आकर गद्दी पर बैठा। वो फ्रांस में काफी सारा आर्ट देख रहा था, खास करके थिएटर देख रहा था। वो चाहता था कि इंग्लैंड में भी वो सारी चीजें आए जो फ्रांस के लिटरेचर के अंदर है। तो इसने आकर जब मोनार्की रिस्टोर की तो सबसे पहले सुधार किया थिएटर में, थिएटर को वापस से रीओपन करवाया और उसके अंदर नई-नई चीजें शामिल की। अब क्या नई चीजें थी मैं आपको बताता हूं। लेकिन अभी तक थिएटर्स में पुराने राइटर्स जो थे, प्यूरिटन एज से पहले के एक दो राइटर्स थे, उनको खींचा जा रहा था, मतलब खींच-खींच के ड्रामा चल रहा था। तो इन्होंने रेस्टोरेशन एज में एक चीज पकड़ी दोस्तों, हेरोइक ट्रेजेडी। नाम नोट कर लेना, हेरोइक ट्रेजेडी। अब हेरोइक ट्रेजेडी किस टाइप की फॉर्म होती है? इसके अंदर हीरो कभी हारता नहीं है, तभी इसका नाम हेरोइक ट्रेजेडी है। इसके अंदर हीरो कभी हारता नहीं है। मैं एग्जांपल देकर समझाता हूं। इंडियन एग्जांपल लेते हैं शेक्सपियर का। शेक्सपियर ने क्या किया? एक राजा है जिसकी तीन बेटियां हैं, दो बेटियों ने उसको धोखा दिया, तीसरी बेटी ने उसको संभाला, तीसरी बेटी एंड में जाकर मर जाती है ट्रेजेडी के अंदर और किंग लेयर राजपाट उससे छिन जाता है। एंड में वो रोता रहता है, ये ट्रेजेडी है। जैसे रोमियो जूलियट है, उसके अंदर रोमियो और जूलियट मर गए तो ट्रेजेडी एंडिंग हो गई। ये शेक्सपियर की एंडिंग है। लेकिन रेस्टोरेशन वाले अगर इसी ट्रेजेडी को लिखते तो कैसे लिखते? वो ऐसा लिखते हैं कि किंग लियर एंड में अपना राज वापस पा लेता है, उसकी बेटी कॉर्डेलिया मरती नहीं है, क्योंकि हीरो इसके अंदर सुपर ह्यूमन क्वालिटी वाला होता है, उसको सुपर ह्यूमन पावर्स दी जाती है। उसके पास सुपर ह्यूमन पावर्स होती है, वो कभी हारता नहीं। रोमियो जूलियट की भी हैप्पी एंडिंग करेंगे। तो इस टाइप से हेरोइक ट्रेजेडी को इन्होंने अपनाया कि इसके अंदर मेन कैरेक्टर के पास में, प्रोटैगनिस्ट के पास में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटीज होती है। ठीक है, अब बेसिकली शेक्सपियर के टाइम पर नॉर्मल कॉस्ट्यूम्स चलती थी, नॉर्मल थिएटर चलते थे, इवन लड़कियों के रोल भी लड़के कर लेते थे। आपको पता है शेक्सपियर के टाइम पे जो ड्रामा परफॉर्म होते थे उसके अंदर लड़कियों के रोल भी लड़के कर लेते थे। लड़कियों को इतनी आजादी नहीं थी कि वो आकर थिएटर में रोल कर सके। लेकिन रेस्टोरेशन एज के अंदर बड़े-बड़े ढोल, ट्रम्पेट, नगाड़े और बड़ी भड़काऊ सी कॉस्ट्यूम्स, क्रीपी माहौल बनाने के लिए पीछे से हू की आवाजें निकालते थे और फायर वर्क्स होता था अलग-अलग टाइप का। एक तरीके से थिएटर बिल्कुल बदल चुका था, बिल्कुल भड़काऊ टाइप का हो गया था। अब से पहले जो प्लॉट पर फोकस किया जाता था, अब दिखावे पर ज्यादा फोकस किया जाने लगा। और दोस्तों एक फॉर्म पर ज्यादा जोर दिया गया इसके अंदर। वो फॉर्म क्या थी? कॉमेडी ऑफ मैनर्स और सेक्स और वल्गैरिटी पे इतना खुले रूप से अब से पहले कभी बात नहीं की जाती थी जितना इस एज के अंदर की गई। मतलब इस टाइम पर द कंट्री वाइफ नाम का एक ड्रामा है जो अब तक मैंने चैनल पर डिस्कस नहीं किया, लेकिन दोस्तों ये ड्रामा अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि उस टाइम पर थिएटर कैसे लिखा जाता था। और इस एज के सबसे प्रोमिनेंट राइटर जो थे वो थे जॉन ड्राइडन। जैसे मोनार्की में चार्ल्स सेकंड राजा बन के बैठा था, उसी तरीके से लिटरेचर में अगर कोई राजा हम बोल सकते हैं तो वो थे जॉन ड्राइडन। उन्होंने इस एज को डोमिनेट किया, इस वजह से इसको एज ऑफ ड्राइडन भी बोला जाता है। ठीक है, और सबसे बड़ा काम क्या हुआ था दोस्तों? वुमेन राइटर्स की एंट्री। एफ्रा बैन का नाम आपने सुना होगा। एफ्रा बैन इस टाइम पर फर्स्ट
फर्स्ट इंग्लिश लिटरेचर में फर्स्ट ऑफिशियल प्लेराइट थी वुमेन, फर्स्ट वुमेन ऑफिशियल प्लेराइट थी एफ्रा बेन। इनके अलावा कैथरीन टॉटर और मैरी पिक्स, ये भी वुमेन राइटर्स थी। एफ्रा बेन ने तो कहा जाता है कि चार्ल्स सेकंड के लिए स्पाई बनकर भी काम किया था। दोस्तों 1649 से 1660 तक के टाइम को इंग्लिश इंटररेग्नम बोला जाता है, क्योंकि 11 सालों का एक ऐसा टाइम था जब इंग्लैंड के पास में कोई भी राजा नहीं था। इंटररेग्नम का मतलब होता है इंटरवल या फिर पॉज बिटवीन टू पीरियड्स। टू पीरियड्स के बीच में 11 साल का एक छोटा सा गैप था ये, और ऐसे टाइम पर देश में या तो पार्लियामेंट रूल करती है या पार्लियामेंट के साथ में मिलिट्री रूल करती है। अभी 11 साल कौन से थे? जब 1649 की सर्दियों में जनवरी के महीने में चार्ल्स फर्स्ट की डेथ हो गई, चार्ल्स फर्स्ट को मार दिया गया गर्दन काट के। तब से लेकर 1660 तक 11 साल का ये टाइम था, जिसको इंग्लिश इंटररेग्नम कहा जाता है। लेकिन अगर आपको लगता है ये पूरे 11 साल ऑलिवर क्रॉमवेल ने रूल किया था तो आप गलत हो, क्योंकि 1649 से 1653 तक इंग्लैंड में कॉमनवेल्थ था। मतलब अभी तक ऑलिवर क्रॉमवेल के हाथ में सत्ता आई नहीं थी। इन 4 सालों में इंग्लैंड रिपब्लिक बन गया था दोस्तों। वही अजीब बात है ना, इंग्लैंड जैसा देश रिपब्लिक बन गया था। लेकिन फिर जैसे ही ऑलिवर क्रॉमवेल के हाथ में सत्ता आई, उसे 5 सालों के लिए राज किया था इंग्लैंड पर। वो 1653 के बाद से इंग्लैंड का लॉर्ड प्रोटेक्टर बन गया। ये खास तौर पर उस टाइम पर एक पोस्ट बनाई गई थी लॉर्ड प्रोटेक्टर की। इसके प्रोटेक्टर बनने से पहले रूल डायरेक्टली पार्लियामेंट करती थी। 5 साल तक ऑलिवर क्रॉमवेल ने राज किया, लेकिन 5 साल बाद में 1658 में इसकी डेथ हो गई। जैसे इसकी डेथ हुई उसी साल हमारे जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट पर काम करना शुरू कर दिया। दोस्तों ये आप कनेक्शन बहुत अच्छा बना सकते हो कि ऑलिवर क्रॉमवेल की डेथ हुई थी 1658 में, और उसी साल मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट को लिखना शुरू कर दिया था। और ऑलिवर क्रॉमवेल की डेथ पर एक जवान पोएट जॉन ड्राइडन, जो एक बड़ा राइटर बनने वाला था, उसने क्रॉमवेल की डेथ पर हेरोइक स्टैंजा लिखे थे दोस्तों। उस टाइम पर उसको ट्रिब्यूट करने के लिए ये बहुत अच्छा आदमी हमारे बीच से चला गया। और उसी वक्त मिल्टन ब्लाइंड भी हो रहे थे, गरीब भी हो रहे थे, गरीबी में डूब गया। मिल्टन की वाइफ की डेथ हो गई थी और एक छोटी सी बच्ची थी उनके हाथ में। पैराडाइज लॉस्ट का फर्स्ट एडिशन मिल्टन ने 5 या 6 साल काम करके तैयार किया था अपने ब्लाइंड ईयर्स में, यानी 1658 से 1664 या 1663 के आसपास तक पैराडाइज लॉस्ट का फर्स्ट एडिशन लिखा गया, जिसके अंदर 10 बुक्स थी, 10 बुक्स थी। और दोस्तों उस दौरान इंग्लैंड की हिस्ट्री में क्या हो रहा था, ऑलिवर क्रॉमवेल तो मर गया, लेकिन उसका बेटा रिचर्ड क्रॉमवेल उसकी जगह पर लॉर्ड प्रोटेक्टर बन गया। 1658 में वो लॉर्ड प्रोटेक्टर बन गया, लेकिन ये एक साल भी अपना पूरा राज चला नहीं पाया, क्योंकि आर्मी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, पार्लियामेंट को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। और मई 1659 में इसने रिजाइन कर दिया, इसने रेजिग्नेशन दे दिया कि मैं नहीं संभाल सकता इंग्लैंड को। तो ये जो 1659 से 1660 का एक छोटा सा टाइम था ना, एक साल का, इस दौरान इंग्लैंड में बड़ा बुरा हाल हो गया था, केओटिक माहौल, केओस फैल गया था चारों तरफ। तो रम पार्लियामेंट ने सोचा कि अब कोई और रास्ता नहीं है, हमें चार्ल्स सेकंड को इनवाइट करना पड़ेगा, क्या और आकर अपना राज संभालो। तो जैसे ही चार्ल्स सेकंड दोबारा लौट कर आया इंग्लैंड में, तब इंग्लैंड में फिर से स्टुअर्ट डायनेस्टी जो थोड़े टाइम के लिए रुक गई थी, वो वापस रीस्टोर हुई, इसलिए इस एज को रेस्टोरेशन एज कहा जाता है। अब चार्ल्स सेकंड के वापस आते ही 1660 में ड्राइडन ने मौका देकर एक पोएम लिखी, इसका नाम था एस्ट्रियाडक्स। इस पोएम का नाम आपको ऐसे याद रहेगा कि एस्ट्रियाडक्स का मतलब होता है कि एक ऐसा टाइम को ऐसे सेलिब्रेट किया जा रहा है कि हमारे देश में जस्टिस वापस आ गया। तो ये पोएम जॉन ड्राइडन ने लिखी थी चार्ल्स से माफी मांगने के लिए कि मैंने ऑलिवर क्रॉमवेल के लिए अपनी वफादारी दिखाई, उसके लिए मुझे माफ कर दो, मैंने उस टाइम पर हेरोइक स्टैंजा उसके लिए लिखे थे। तो ड्राइडन के इस चेंज को देखते हुए आने वाले टाइम के जो राइटर थे, क्रिटिक थे, सैमुअल जॉनसन, उन्होंने लिखा था इफ ही चेंज्ड विद द नेशन, इफ ही चेंज्ड विद द नेशन। सिद्धू की तरह थे थोड़े जॉन ड्राइडन, समय देखते हुए खुद बदल लेते थे, पार्टी देखते हुए खुद बदल लेते थे। लेकिन दोस्तों मिल्टन वैसे बिल्कुल भी नहीं थे। मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट लिख तो ली थी, लेकिन पब्लिश करवाने में इनको प्रॉब्लम आने वाली थी, क्योंकि अब चार्ल्स सेकंड राजा था और प्यूरिटन टाइम तो था नहीं। मिल्टन बूढ़े भी हो चुके थे, बुढ़ापा भी आ गया था, ब्लाइंड भी हो चुके थे, एक बेटी की जिम्मेदारी भी थी उनके सर पर। तो आखिर 1667 में मिल्टन को अपना पब्लिशर मिल गया, इसका नाम था सैमुअल सिमंस। तो सैमुअल सिमंस इनके लिए कोई नया पब्लिशर था नहीं। इसी पब्लिशिंग कंपनी में पहले भी मिल्टन ने काफी सारे वर्क्स अपने पब्लिश करवाए थे, और उस वक्त सैमुअल सिमंस का फादर इन वर्क्स को पब्लिश करता था। मैथ्यू सिमंस की डेथ के बाद में मैथ्यू सिमंस की बीवी मैरी सिमंस इस पब्लिशिंग प्रेस को, प्रिंटिंग प्रेस को संभाल रही थी। फिर सैमुअल सिमंस ने जब ये प्रेस संभाला तो मिल्टन की ये बुक पैराडाइज लॉस्ट को पब्लिश करवाया। उस वक्त सिमंस को खुद भी ये अंदाजा नहीं हुआ कि वो अपने बाप की पुरानी प्रिंटिंग प्रेस में किस एपिक को छापने जा रहा है। तो आप सब जानते हो कि जब ये वर्क पब्लिश हुआ तो क्या हुआ था। आपके दिमाग में आना चाहिए कि जिस वक्त मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट को पब्लिश करवा रहे थे, उस वक्त जॉन ड्राइडन क्या कर रहे थे। शेक्सपियर के बाद 17th सेंचुरी में सबसे बड़ा हेरोइक ड्रामा लिखा था जॉन ड्राइडन ने, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनाडा। और फिर सबसे बड़ी ट्रेजिक कॉमेडी मैरिज एट एलामॉट। फिर एक इसके अलावा एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी ऑल फॉर लव, और बहुत बड़ी बड़ी कॉमेडीज भी लिखी। ट्रांसलेटर के रूप में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। एक बहुत आसान तरीका डेवलप किया था जॉन ड्राइडन ने ट्रांसलेटर के रूप में, जिसे वो बोलते थे पैराफ्रेज। इसका मतलब होता है टू एक्सप्रेस समथिंग अगेन यूजिंग डिफरेंट वर्ड्स सो दैट इट इज इजियर टू अंडरस्टैंड। इस लाइन का मतलब यह है कि किसी भी चीज को फिर से बताना दूसरे शब्दों में, ताकि समझने में आसान हो जाए वो चीज। उन्होंने होमर, ल्यूक्रेशियस, होरेस, ओविड, जोवेनल, जेफरी चॉसर, वर्जिल, इन सबको ट्रांसलेट किया है अपने एंड के करियर में, जब इनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हुई। और दोस्तों एनियड को जो ड्राइडन ने ट्रांसलेट किया, तो एनियड को ट्रांसलेट किया वो अब तक का सबसे बेस्ट ट्रांसलेशन माना जाता है। और ये सटायर्स जो लिखते थे, जिनकी वजह से आज भी इनको जाना जाता है। सटायर्स में इनके 2 ग्रेट वर्क्स हैं दोस्तों, मैकप्लैकनो और दूसरा द मेडल। इसके अलावा और भी बहुत सारी फेमस पोएम्स हैं, जैसे अब्सलोम एंड एकिटोफेल। तो शुरू करते हैं। जॉन ड्राइडन का जन्म हुआ था एक प्यूरिटन फैमिली में, एजुकेशन भी अच्छी खासी मिली थी, ठीक ठाक टाइम पर ठीक ठाक फैमिली में जन्म हो गया था, क्योंकि उस वक्त प्यूरिटन्स का बोलबाला था। तो उस वक्त ऑलिवर क्रॉमवेल की गवर्नमेंट में ये काम करने लगे। जब ऑलिवर क्रॉमवेल की डेथ हुई तो उनके लिए ऑलिवर क्रॉमवेल की डेथ पर इन्होंने अपने हेरोइक स्टैंजा को पब्लिश किया। लेकिन फिर चार्ल्स सेकंड जब वापस आया इंग्लैंड में, तो उसको वेलकम करने के लिए इन्होंने अपना वर्क एस्ट्राडक्स लिखा 1660 में। और दोस्तों इनका ये वर्क बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल इसलिए है क्योंकि ड्राइडन ने इस टाइम पर अपने ओपिनियंस बदल लिए थे। तो ड्राइडन जो उनको सुटेबल लगता था उस हिसाब से अपने ओपिनियंस को चेंज करते रहते थे। कि जॉन ड्राइडन के जो इंटरेस्ट थे उस हिसाब से इनके फादर इनके लिए इतनी सफिशिएंट इनकम छोड़कर नहीं गए थे कि ड्राइडन उस हिसाब से सर्वाइव कर सके। तो ऑलिवर क्रॉमवेल और चार्ल्स सेकंड दोनों के लिए इन्होंने पोएम्स लिखकर अपने करियर को एक प्रोफेशनल राइटर की तरफ मोड़ लिया था। फिर उसके बाद ये एक बुक सिनल हेनरी हैरिंगमैन के लिए लिखने लगे और उन्हीं के साथ रहने लगे। फिर इसके बाद जॉन ड्राइडन की मुलाकात होती है सर रॉबर्ट हावर्ड से। जॉन ड्राइडन ने सर रॉबर्ट हावर्ड को इनकी फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएम्स को प्रिपेयर करवाने में इनकी हेल्प की थी। फिर उन्हीं के साथ सर रॉबर्ट हावर्ड के साथ में बहुत अच्छी चली थी इनकी यारी दोस्ती। 1664 में इंडियन क्वीन नाम का वर्क लिखा कोलैबोरेशन में। और दोस्तों इनकी दोस्ती रिलेशनशिप में तब बदली जब ड्राइडन ने हावर्ड की सिस्टर लेडी एलिजाबेथ से 1663 में शादी कर ली थी। ऐसे जॉन ड्राइडन ने अपना पहला वर्क लिखा था द वाइल्ड गैलेंट, लेकिन वो अनसक्सेसफुल रहा। लेकिन दोस्तों ये जो वर्क था कोलैबोरेशन में इनका लिखा हुआ इंडियन क्वीन, ये बहुत ठीक वर्क था। और ये शादी जो इन्होंने की थी लेडी एलिजाबेथ से, तो ये भी एक फायदे का सौदा रहा जॉन ड्राइडन के लिए, क्योंकि ये अब हावर्ड फैमिली के पावरफुल फैमिली के मेंबर बन चुके थे। और इसके बाद जॉन ड्राइडन सर थॉमस किलिंग की किंग्स कंपनी के लिए एक स्टेबल राइटर बन चुके थे। और इनको सक्सेस तब मिली जब इन्होंने अपनी फर्स्ट ट्रेजिक कॉमेडी द राइवल लेडीज को लिखा। अब जब इनका अच्छा टाइम शुरू हुआ ही था कि 1665 में लंदन में प्लेग फैल गया, तो ये अपनी फैमिली के साथ में चार्ल्टन विल्शायर नाम के गांव में चले गए। और वहां जाने के बाद में इन्होंने अपने करियर के 3 एक्सीलेंट वर्क्स को लिखा। पहला ऑफ ड्रामेटिक पोएसी एंड एसे, ये जो वर्क था लिटरेरी क्रिटिसिज्म में पहला प्रॉपर वर्क माना जाता है, ये प्लेग के दौरान ही इन्होंने लिखा था। दूसरा वर्क था सीक्रेट लव ट्रेजिक कॉमेडी, और तीसरा था अनस मिराबिलिस द ईयर ऑफ वंडर्स। तो ये जो वर्क था अनस मिराबिलिस दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा वर्क था। ये जो तीसरा वर्क है ये एक हिस्टोरिकल पोएम है। ये सेकंड डच वॉर जब हुआ था तब चार्ल्स सेकंड किंग था, तो समुद्र में इन्होंने इंग्लिश विक्ट्रीज को सेलिब्रेट करने के लिए ये वर्क लिखा। ग्रेट फायर ऑफ लंदन शामिल है, जिसके बाद जॉन ड्राइडन इंग्लैंड के फर्स्ट पार्ट लॉरिएट बने। दोस्तों जॉन ड्राइडन की हेरोइक पोएम्स को
जॉन मिल्टन की एपिक वर्क पैराडाइज लॉस्ट से कंपेयर किया गया, क्योंकि पैराडाइज लॉस्ट भी 1667 में पब्लिश हुई थी। तो 1666 और 1667 की सर्दियों में ड्राइडन वापस लंदन लौट कर आ गए और बहुत सारे ड्रामास को वापस परफॉर्म किया गया इनके। कुछ नए थे, कुछ पुराने थे, ऐसे पब्लिश हुए जो इन्होंने लिखे थे। फिर किंग्स कंपनी ने ड्राइडन को कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करके इनको शेयर होल्डर बना दिया और तय हुआ कि ड्राइडन हर साल एक नया प्ले देंगे उस कंपनी को। अब ड्राइडन को लॉयरशिप मिल चुकी थी। 1668 के खत्म होने से 1671 के खत्म होने तक ड्राइडन ने 4 प्लेस और प्रोड्यूस किए, जिसमें से 2 इनकी मास्टरपीस थे। उन 2 का मैं आपको नाम बताऊं। पहला था द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनाडा, ये 10 एक्ट्स का प्ले है दोस्तों, एक राइम्ड हेरोइक प्ले। उसके बाद दूसरा इनका मास्टरपीस है मैरिज एला मॉड, ये दोस्तों एक स्प्लिट प्लॉट ट्रैजिक कॉमेडी थी। फिर ये अपने टाइम के ऐसे ही वर्क्स लिखते लिखते ग्रेट ड्रामेटिस्ट बन गए। अब कोई एक पॉइंट होता है, उसने खुद को एज अ पॉइंट डेवलप किया है, तो उसके लिए प्लेस लिखना बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है, लेकिन इन्होंने अपने प्लेस को वर्ड्स में लिखा। यही बड़ी बात थी जो ड्राइडन ने किया एज अ पॉइंट, एज अ ड्रामेटिस्ट, वो ढंग से डेवलप हुए। 1672 तक ड्राइडन अपनी पावर्स और रेपुटेशन की हाइट पर थे, तो उस वक्त इनको अपनी सक्सेस पर प्राइड होने लगा। तो जॉर्ज विलियर्स ने इन पर अटैक किया ड्राइडन को एज अ पोएटिस्ट बताकर, और इस टाइम पर ड्राइडन पब्लिक कंट्रोवर्सीज में फंसना शुरू हो गए और वो फंसते जा रहे थे। चीजें और खराब होती गई, इनकी कंपनी थिएटर वगैरह डिस्ट्रॉय हो गया, तो इनकी राइवल कंपनी जो थी वो आ गई थी, अच्छे एक्टर्स आ गए थे और नए नए सक्सेसफुल प्लेराइट्स आने लग गए थे, जैसे थॉमस शैडवेल। फिर ड्राइडन ने द असिग्नेशन नाम की एक कॉमेडी लिखी जो कि अनसक्सेसफुल रही, हर टाइप का प्रोपेगेंडा फेल हो रहा था। फिर ड्राइडन ने 1675 में वापस कमबैक किया। इन्होंने किंग्स कंपनी को अपना एक्सीलेंट राइम्ड हेरोइक प्ले औरंगजेब देकर के कमबैक किया, और फिर इन्होंने अपना बहुत ही सक्सेसफुल प्ले ऑल फॉर लव लिखा, जो कि एक ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी बन गया। वैसे दोस्तों ये ड्राइडन अपने वर्क्स को हेरोइक कपलेट में लिखा करते थे, लेकिन ये प्ले था जिसको उन्होंने ब्लैंक वर्ड्स में लिखा था। ऑल फॉर लव इनका जो वर्क है, इसको एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, जो कि शेक्सपियर का एक वर्क है, उसी को पॉलिश करके इन्होंने ऑल फॉर लव को प्रेजेंट किया। और दोस्तों ये शेक्सपियर के बाद में 17th सेंचुरी में एक ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी बन गई। पूरे रेस्टोरेशन एज की शेक्सपियर के बाद लिखी हुई सबसे ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी बन गई। इसके बाद 1678 में पॉपिश प्लॉट के बाद ड्राइडन ने अपना वर्क लिखा एब्सलॉम एंड एकेस्ट्रोफेल। ये जो पोएम थी बहुत ही फेमस थी दोस्तों, जिसको मैंने कुछ ही दिन पहले कवर किया है। और दोस्तों इनकी सैटारिक वर्क्स में इनकी सबसे ग्रेट अचीवमेंट थी इनका वर्क मैक प्लैकनो। मैक प्लैकनो बहुत ही फेमस वर्क है और ये थॉमस शेडवेल पर बहुत अटैक करते थे जॉन ड्राइडन। फिर इसके बाद चार्ल्स सेकंड का भाई जेम्स सेकंड जब गद्दी पर बैठा, तो उसके लिए भी जॉन ड्राइडन ने द हेन एंड द पैंथर को लिखा था। ये वर्क भी बहुत फेमस है दोस्तों, क्योंकि जेम्स सेकंड खुद कैथोलिक था, तो ड्राइडन ने भी कैथोलिक को अपना लिया था और इस बार फिर से उन्होंने अपने ओपिनियंस चेंज कर दिए थे। फिर इसके बाद इंग्लैंड में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुआ, गौरवपूर्ण क्रांति जिसको हम बोलते हैं हिंदी में। तो ड्राइडन ने विलियम और मैरी जो उस टाइम के मनार थे, उनके लिए ओथ्स लेने के लिए मना कर दिया था। तो इसके बाद ड्राइडन को कोर्ट का फेवर मिलना बंद हो गया। ये शायद गलती थी ड्राइडन की कि इसके बाद ड्राइडन को हटाकर उनकी आंखों के सामने थॉमस शेडवेल को उन्हीं के सामने पार्ट लॉरेट बना दिया गया। वैसे आपने देखा होगा कि पार्ट की डेथ होती है, उसके बाद में पार्ट लॉरेट बनता है कोई और, लेकिन थॉमस शेडवेल के सामने ही पार्ट लॉरेट बन गए थे तब तक ये जिंदा थे। फिर इसी वजह से अपने करियर के लास्ट टाइम पर इनको फाइनेंशियल दिक्कतों का सामना करना पड़ा। फिर इन्होंने क्लासिकल राइटर्स के वर्क्स को ट्रांसलेट करना शुरू किया। फिर एज ए ट्रांसलेटर भी, ऐसा नहीं कि एज ए ट्रांसलेटर ये कुछ नहीं कर पाया, एज ए ट्रांसलेटर भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। में 1700 में ड्राइडन की डेथ हो गई, उनको वेस्टमिंस्टर एबी में दफनाया गया पार्ट्स कॉर्नर में। अब इस वीडियो को खत्म करते करते मैं ड्राइडन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बता देता हूं। ये अपने वर्क्स में हेरोइक कपलेट्स का यूज करते थे लगभग हर एक वर्क के अंदर। तो डब्ल्यू जॉर्डन ने इनके लिए कहा है मास्टर ऑफ मिडल स्टाइल। अलेक्जेंडर पोप इनके हेरोइक कपलेट वाले स्टाइल से हेवीली इन्फ्लुएंस थे, तो उन्होंने इस स्टाइल को बोरो किया था पोप ने, और वो भी एक अच्छी खासी लेवल तक लेके गए थे इस स्टाइल को। एंड्रयू फील्डिंग ने अपने वर्क टॉम जॉन्स में ड्राइडन के वर्क से कोटेशंस डाली है काफी सारी। आने वाले कई सारे पार्ट्स को इन्होंने प्रभावित किया था, लेकिन विलियम वर्ड्सवर्थ ने ड्राइडन पर अटैक किया है कि इन्होंने वर्जिल के वर्क्स का ट्रांसलेशन जो किया है उसे रेसिज्म कहते थे। दोस्तों 29 मई 1660 के दिन चार्ल्स सेकंड आकर वापस इंग्लैंड की गद्दी पर बैठा था। उस दिन नेशनल हॉलिडे था, पूरे देश में छुट्टी रख दी थी और उस डे को वो कैपिटल डे कहा जाता है। 1660 से 1685 तक तो ये राजा था, 1685 से 1688 तक जेम्स सेकंड राजा था। इसके टाइम पर वुमेन एक्टर्स को परमिशन मिल गई थी कि वो भी आकर स्टेज पर अपनी परफॉर्मेंस दें। मार्गरेट ह्यूग्स नाम की प्रोफेशनल एक्टर थी। ऐसा माना जाता है कि ब्रिटिश हिस्ट्री में पहली बार किसी वुमेन ने जो इंग्लिश स्टेज पर थिएटर परफॉर्म किया था वो ये थी। शेक्सपियर के ओथेलो में डेस्डेमोना का कैरेक्टर प्ले करने वाली 30 साल की एक्ट्रेस। दोस्तों इनको बहुत सेलिब्रेट किया जाता है, इनका नाम आप नोट करते हुए चलिए। इस एज के कुछ इंपॉर्टेंट प्लेराइट्स के नाम मैं आपको नोट करवाते हुए चलता हूं, कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स उनके बारे में बताऊंगा। जैसे विलियम कॉन्ग्रीव, ये जॉर्डन स्विफ्ट के लाइफ लॉन्ग फ्रेंड थे और जॉन ड्राइडन के स्टूडेंट। इन्होंने कुछ फेमस कॉमेडीज लिखी है, वे ऑफ द वर्ल्ड और लव फॉर लव। एक ट्रेजेडी भी लिखी है द मॉर्निंग ब्राइड, ये बहुत फेमस है। ये अपनी कॉमेडीज में सेक्सुअल कॉमेडी ऑफ मैनर्स का यूज करते थे, क्योंकि उस टाइम पर काफी पॉपुलर हो गया था ये उन ड्रामेटिस्ट के बीच में सेक्स की खुले रूप से बात करना। बहुत फेमस क्लब था इनके टाइम पर, क्रिकेट क्लब, उसके मेंबर भी थे। लाइफ टाइम अनमैरिड रहे और इनकी डेथ के बाद इनको वेस्टमिंस्टर एबी में दफनाया गया पार्ट्स कॉर्नर में। अब मैं इनके वर्क्स के बारे में थोड़ा आपको बताता हूं। जैसे इनका फेमस कॉमेडी प्ले है लव फॉर लव, जिसे 1695 के आसपास लिखा गया था। इस प्ले में वैलेंटाइन और एंजेलिका नाम के कैरेक्टर होते हैं। अगर आपको पूरा प्लॉट जानना है तो उसकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, लेकिन इनका वर्क वे ऑफ द वर्ल्ड ज्यादा फेमस है दोस्तों। हो सकता है उससे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएं। उस प्ले में मेलेमेंट की बोली एक फेमस लाइन है, कैरेक्टर है मेलेमेंट, उसकी एक लाइन है जो आपको नोट कर लेनी चाहिए, वंस क्रुएलिटी इज वंस पावर एंड व्हेन वन पार्ट्स विद वंस क्रुएलिटी वन पार्ट्स विद वंस पावर। ये प्ले भी मैंने कवर कर रखा है, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और इनकी जो ट्रेजेडी है द मॉर्निंग ब्राइड 1697 की, उसमें भी कुछ कोट्स आपको नोट कर लेने चाहिए। म्यूजिक है चार्म्स टू सूद द सैवेज ब्रेस्ट। इन्होंने एक नोवेल भी लिखी है दोस्तों, इनकॉग्निटा, लव एंड ड्यूटी रिकंसाइल्ड। ये सिर्फ एक ही नोवेल है जो इन्होंने लिखी है। इन सब के अलावा द ओल्ड बैचलर और द डबल डीलर, ये दोनों भी इन्हीं के प्ले हैं विलियम कॉन्ग्रीव के। अब हम बात करते हैं जॉन बनियन की, जो कि अपनी फेमस रिलीजियस एलेगरी द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस के लिए जाने जाते हैं। तो राइटिंग तो इनका पार्ट टाइम जॉब था। एक्चुअली ये एक प्रीचर थे, 12 साल इन्होंने जेल में गुजारे, क्योंकि इन्होंने प्रीचिंग को छोड़ने से मना कर दिया था। जेल में रहते हुए द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस के साथ-साथ एक और स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी इन्होंने लिखी। उस वर्क का नाम है ग्रेस अबाउंडिंग टू द चीफ ऑफ सिनर्स। सिर्फ 16 की एज में इन्होंने आर्मी को ज्वाइन किया था दोस्तों। उसी एक्सपीरियंस के बारे में ये अपने इस वर्क में लिखते हैं। अब बात करते हैं सर जॉर्ज एथरिज की। देखो इनको लोग अलग-अलग नामों से बुलाते हैं, लेकिन मैं जॉर्ज एथरिज बोलता हूं। इन्होंने रेस्टोरेशन होने के तुरंत बाद एक बड़ी फेमस कॉमेडी लिखी थी द कॉमिकल रिवेंज, जिसको लव इन अ टब भी कहा जाता है। ये भी कॉमेडी ऑफ मैनर्स में अपने वर्क्स को लिखा करते थे और द मैन ऑफ मोड इनका लास्ट प्ले था और बेस्ट वर्क माना जाता है कॉमेडी ऑफ मैनर्स का। इन दोनों के अलावा एक और फेमस वर्क है जिसकी मैं पहले भी बात कर चुका हूं, शी वुड इफ शी कुड 1668 का। जॉर्ज एथरिज से रिलेटेड यही 3 प्लेस हैं जो आपको ध्यान में रखना है। हम बात करते हैं एफ्राबेन की। दोस्तों इनको एजेंट 160 भी कहा जाता है, क्योंकि चार्ल्स सेकंड के लिए इन्होंने एजेंट का काम किया था। स्पाई थी, बेल्जियम का एक शहर है एंटवर्प, वहां पर ये प्लेराइट थी, पोएट थी, ट्रांसलेटर थी, फिक्शन राइटर थी और मॉडर्न नोवेलिस्ट वर्जीनिया वुल्फ की इंस्पिरेशन भी। उन्होंने अ रूम ऑफ वंस ऑन नाम के वर्क में इनको याद किया है। इनको इंग्लिश लैंग्वेज में लिखने वाली फर्स्ट प्रोफेशनल वुमन राइटर कहा जाता है। इनका फेमस वर्क है ओरोनको। लगभग 19 प्लेस इन्होंने लिखे थे। वैसे कुछ फेमस वर्क्स के नाम आपको नोट कर लेने चाहिए। ओरोनको, पोस्ट मैरिज, अमोरस प्रिंस, द डच लवर, द रोवर पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड, जिसको द बैनिश्ड कैवलियर्स भी कहा जाता है, जिसमें प्रोटैगनिस्ट हेलेना थी, द राउंड हेड्स, एम्परर ऑफ द मून और लास्ट में लव लेटर्स बिटवीन अ नोबलमैन एंड हिज सिस्टर। इन
इनके बाद उस एज के फेमस राइटर थे विलियम वाइचरली, जो अपनी जिंदगी के बाद के साल इंडिया में आकर रहे थे और फ्रांस में इन्होंने रोमन कैथोलिक धर्म को अपना लिया था। इन्होंने एक फेमस प्ले लिखा है लव एंड वर्ड। इसके अलावा द कंट्री वाइफ बहुत ही फेमस है दोस्तों, द प्लेन डीलर और अ जेंटलमैन डांसिंग मास्टर। देखो दोस्तों, इनका जो प्ले है लव एंड वर्ड, इसका दूसरा जो टाइटल है वो है सेंट जेम्स पार्क। हो सकता है किसी एग्जाम में आपसे इस टाइटल के बारे में पूछा जाए। ये अलेक्जेंडर पोप के अच्छे दोस्त थे, लेकिन पोप ने इन पर सटायर किया अपने ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म में, जो कि 1709 में लिखा हुआ वर्क था। लेकिन दोस्तों, इनका जो वर्क है द कंट्री वाइफ, ऐसा माना जाता है ये इनका मास्टरपीस वर्क है, जिसको कॉमेडी ऑफ मैनर्स में इन्होंने लिखा था। बात करते हैं जॉन वैन रो की। ये ड्रामेटिस्ट होने के साथ-साथ एक आर्किटेक्ट भी थे, जिन्होंने बेलिंगम पैलेस और कासल हावर्ड को डिजाइन किया था। अपने दो आर्गुमेंटेटिव और आउटस्पोकन रेस्टोरेशन कॉमेडीज को लिखा है, जिनमें से पहली है द प्रोवोक्ड वाइफ 1697 और दूसरी है रिलैप्स 1696। आज में हम लोग बात करेंगे सैमुअल बटलर की। दोस्तों, ये पोएट होने के साथ-साथ एक सटायरिस्ट भी थे, जिन्होंने एक फेमस वर्क लिखा था, एक सटायरिकल पोएम होडीब्रास। ये जो वर्क था होडीब्रास इनका, ये प्यूरिटनिज्म के अगेंस्ट एक अटैक था। इसका कैरेक्टराइजेशन जो किया गया है दोस्तों, वो डॉन कीहोटी जो फेमस वर्क था उससे किया गया है। इसके अलावा एक और फेमस वर्क है इनका द एलिफेंट ऑन द मून। देखो, सैमुअल बटलर का ये जो वर्क है होडीब्रास, ये एक मॉक हेरोइक नैरेटिव पोएम है, एक सटायर है राउंड हेड्स पर, प्यूरिटन्स पर। इस वर्क को एक साथ पब्लिश नहीं करवाया गया था, बल्कि तीन पार्ट्स में पब्लिश करवाया गया था, 1663, 1664 और 1678 में। एक फेमस फिलोसोफर थे वोल्टायर, उन्होंने इस वर्क होडीब्रास के लिए लिखा था कि आई नेवर फाउंड सो मच विट इन वन सिंगल बुक, इस वर्क के लिए। और इसी अपने वर्क में बटलर ने एक फेमस फ्रेज कॉइन की थी, स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग नियो क्लासिकल एज, ऑगस्टन एज इंग्लिश लिटरेचर को डिस्कस करेंगे। ये दोनों एक ही एज है और इसको नियो क्लासिकल एज क्यों बोला जाता है और ऑगस्टन एज लिटरेचर में इसको क्यों बोला जाता है, इस बैकग्राउंड को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम लोग इसका हिस्टोरिकल कल्चरल बैकग्राउंड भी देखेंगे, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन में जानेंगे कि क्या है ये, इसके बाद में मेजर राइटर्स को डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही कमाल की वीडियो होने वाली, थोड़ी लंबी होगी दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं, मिलते हैं इस वीडियो के एंड में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने जा रहा हूं जो आपको ऐसे बुक्स में भी सर्च करने से नहीं मिलेगी, तो गौर से सुनना इस वीडियो में क्या बताने जा रहा हूं। नियो क्लासिसिज्म जो वर्ड है, ये इसकी शुरुआत कहां से हुई? रोम से। रोम कहां पर है? इटली में। हुआ क्या था कि उस टाइम पर एक जर्मन आर्ट हिस्टोरियन थे जोहान विंकलमैन, इनके बारे में आप सर्च करना, जो एक आर्कियोलॉजिस्ट भी थे, आर्ट हिस्टोरियन के साथ-साथ ये एक आर्कियोलॉजिस्ट भी थे। तो इन्होंने क्या किया, बड़ा कमाल का काम किया। ग्रीको रोमन और रोमन आर्ट में फर्क बताया। अब आप सोचोगे कि कौन सा बड़ा काम कर दिया, लेकिन दोस्तों उस वक्त ये बहुत बड़ा काम किया था इन्होंने, कि आर्ट की हिस्ट्री बताने वाला कोई पैदा हुआ था, जिसने 18th सेंचुरी के टेस्ट को एकदम चेंज करके रख दिया। उस टाइम पर दो नए शहरों की रीडिस्कवरी की गई थी। इटली में नेपल्स के पास दो नए शहरों को खोजा गया था। ये दो नई सिटीज कौन सी थी? पहली थी पॉम्पी, इसको नेपल्स के पास में खोजा गया था, और दूसरी थी हरक्यूलिनियम। ये सिटी भी वोल्केनो होता है ना, ज्वालामुखी, उसकी राख के नीचे दब गई थी। ये भी इटली में थी, दोनों सिटीज इटली में थी। अब ये खबर पूरे यूरोप में आग की तरह फैल गई कि इटली में दो पुरानी सिटीज मिली है जो बहुत पुरानी है। तो जगह जगह से यूरोप में स्टूडेंट्स आए इटली घूमने के लिए। वो आए तो आए, जब यहाँ से गए तो नए नए ग्रीको रोमन आइडियल्स को लेकर गए अपने साथ अपने देश वापस। लोगों में पुराना जानने की एक भूख, क्लासिकल पीरियड के बारे में जानने की एक भूख पैदा होगी। तो अब मैंने आपको एक आर्कियोलॉजिस्ट हिस्टोरियन का नाम बताया था शुरुआत में, जोहान विंकलमैन। इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट और पहला काम किया था, क्या किया था? ग्रीक आर्किटेक्चर और विजुअल आर्ट्स को कॉपी मारने को लेकर या इमिटेट करने को लेकर एक किताब लिखी। उस किताब का नाम क्या था? थॉट्स ऑन द इमिटेशन ऑफ ग्रीक वर्क्स इन पेंटिंग एंड स्कल्पचर, 1750 में। और इस बंदे ने क्या किया, बड़ा शार्पली फर्क बताया कि एशियन ग्रीक और रोमन आर्ट में फर्क क्या है, और ग्रीक आर्ट के आइडियलिज्म की बड़ी तारीफ करने लगा कि ग्रीक्स तो ग्रीक्स थे, अगर हमें उनके लेवल का बनना है, ग्रेट बनना है, तो एक ही तरीका है, उनको इमिटेट करो, इमिटेट द एंशिएंट्स। बस अब आप समझ जाओ कि असली जड़ यहीं से शुरू हुई थी नियो क्लासिसिज्म की। इटली में दो पुरानी सिटीज का मिलना, पुराना क्लासिकल जानने के लिए भूख पैदा होना, और एक आर्ट हिस्टोरियन का इमिटेशन को लेकर इतना बड़ा वर्क लिखना। लेकिन आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि इस बंदे ने विजुअल आर्ट की बात की है, आर्किटेक्चर की बात की है,